पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। आय 201 चैलेंज। खुद को और ताइशॉन को गिनते हुए मैदान पर 6 लोग थे, उनमें से 2 महिलाएं। दोनों पुरुष मध्यम आयु वर्ग के हैं। महिला एक मध्यम आयु वर्ग की महिला है और अपनी उम्र के समान एक लड़की है, लेकिन लड़की खुद से कुछ साल बड़ी लगती है। उसे अपने शुरुआती बेसवा दशा में होना चाहिए। महिला के पास एक सुंदर उपस्थिति और निष्पक्ष रंग है, लेकिन उसका आकर्षण अभी भी है। रो किंच ने अचानक पता लगाया कि उन्हें प्रधानमंत्री का शौक था। ये गलत था। उसने इन विविध विचारों से छुटकारा पाने के लिए अपना सिर हिलाया। उसने लड़की पर अपनी आंखें डाली और पाया कि वह भी उसे उत्सुकता से देख रही थी। लड़की ने एक लाल पोशाक पहनी हुई थी और उसे देखने में शर्मीली नहीं थी। रो किनगे ने अनुमान लगाया कि उनका व्यक्तित्व सामान्य महिलाओं की तरह रूढ़िवादी नहीं था। दादाजी, आपका प्रशिक्षु उतना प्रतिभाशाली नहीं लगता है जितना आपने कहा। ऐसा लगता है कि वह मेरी तुलना भी नहीं कर सकता है। इस समय लाल रंग की लड़की ने अचानक कहा और वह बिजली से मारा गया, जिसने रो किंगे को झटका दिया। यह महिला काफी प्यारी लग रही है, लेकिन इतनी घमंड से बात करती है। जियांग मियान, चारों ओर गड़बड़ मत करो। अचानक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने महिला के कंधे को पकड़ लिया। हाँ, सुप्रीम आदरणीय तब नाराज नहीं था जब उसने इस दृश्य को देखा। वह इसे थोड़ा मजाकिया मिला होगा। उन्होंने अपने बगल में रो किंग को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, शिष्य, मुझे आपसे मिलवाओ, यह मेरी पोती है। क्या बकवास है। जब वह ये सुनता था तो रो किंच दम रह गया। उन्होंने उस महिला को देखा जो अपनी उम्र के समान थी, और फिर उस सर्वोच्च आदरणीय में जो 100,000 साल से अधिक उम्र की थी। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि यह अमर खेती की दुनिया है, तो उन्होंने जल्दी से राहत महसूस की। ऐसा लगता है कि ताइशॉन जैसे एक मजबूत व्यक्ति के लिए प्रजनन करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। या आदरणीय बहुत आलसी है, पिता की तरह, पुत्र की तरह, इसलिए उसका बेटा उसके जैसा ही है। 100,000 साल सिर्फ 3 पीढ़ियों का है, लेकिन इसने रो कियोंच को और भी उत्सुक बना दिया। नो दा की ऊपरी दुनिया में केवल 3 पीढ़ियां कैसे प्रसिद्ध हो सकती हैं? अंतिम विश्लेषण में ये ताइशन वंशानुक्रम की कठिन शक्ति और इसके पीछे परिवार के संचालन है। बाद में ताइशन विनरेबल ने 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों और एक मध्यम आयु वर्ग की महिला को रो किंच में पेश किया, जो क्रमशः उनके 2 बेटे और बहू थी। विज्ञापन उनमें से जिसने शादी की वह सबसे बड़ा बेटा था, और यह वह था जिसने पहले खड़े होने का नेतृत्व किया। आप युवाओं के पास बात करने के लिए कुछ है? चलो एक दूसरे को जानते हैं। सर्वोच्च आदरणीय ने जीव जियांग के सामने रो केने को धक्का दिया। रो कियोंच सिर्फ नमस्ते या कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपने सामने महिला की आंखों में तिरस्कारपूर्ण रूप देखा, तो वह अचानक थोड़ा दुखी महसूस करती थी और नमस्ते कहने की जहमत नहीं उठाती थी। साइड में इस दृश्य को देखने वाली महिला आखिरकार अभी भी नहीं बैठ सकती थी और जल्दी से आगे बढ़ी और ये जियांग को धक्का दिया। जियांग नियान, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ कि सप्ताह के दिनों में ये कैसे करना है? इसलिए अनुचित। दू जियांग ने मध्यम आयु वर्ग की महिला का विरोध करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने अपनी नाक को चुटकी ली और कहा, हेलो, मेरा नाम दू जिंजिन है। आप बस मुझे जियांग नियान कह सकते हैं। और रो कियोंच ने सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि वह समझ गया था। मुझे लगता है कि दू जियांग मेजबान के कारण गुस्से में है। बदला अंक जोड़ 777। उसके दिमाग में अनुस्मारक ध्वनि को सुनकर रो कियोंच अचानक भ्रमित हो गया। क्या इसका उपयोग बदला लेने के लिए भी किया जा सकता है? मेजबान के लिए व्यवसाय बढ़ाने के लिए सिस्टम को रातों रात अपग्रेड किया गया था। अब जब तक नायका ने अपने पिछले जीवन में जियांग चेंग की मदद की, तब तक मेजबान उससे बदला लेने के अंक अर्जित कर सकता है। और दू जियांग भी डेस्टिनी के बेटे जियांग चेंग की 1,14,514 महिला नायक में से एक है। आप, तुम्हारा क्या मतलब है? किंजन के उदासीन रवैये को देखकर दू जियांग अचानक और भी दुखी हो गया। ये कुछ भी नहीं है, रो किंज ने हल्के से कहा, लेकिन उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति ज्यादा नहीं बदली। सर्वोच्च आदरणीय, जो एक तरफ खड़े थे, स्वाभाविक रूप से इस दृश्य को गंभीरता से ले गए। वह दू जियांग के पास गया और थोड़ा मुस्कुराया। नियाना, ये बहुत प्रतिभाशाली शिष्य है जिसे मैं आमतौर पर आपको बताता हूँ। हम टैलेंट, अगर आप ऐसा दिखते हैं तो आप किस तरह की प्रतिभा कर सकते हैं? दू जियांग ने किंगसन के मनहूस नजर के बारे में सोचा जब उन्होंने इधर उधर देखा और उनके होठों को घुमाया। रो कियोंच एक पल के लिए अवाक था। है ये व्यक्ति अभी भी एक बच्चा है? वह बहुत बूढ़ा है और वह अभी भी लोगों को उनकी उपस्थिति से जज करता है। और वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? ये स्पष्ट रूप से एक बोहेमियन लड़का कहा जाता है। शिष्य, मेरी पोती आपकी ताकत को नहीं पहचानती। आप इसका खंडन क्यों नहीं करते? सर्वोच्च आदरणीय ने रो किंच को देखा और मुस्कुराया। रो किंगे ने अपना सिर हिलाया। मैं आमतौर पर मूर्ख के रूप में जानकार नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं जीता हूँ तो भी यह बेकार है। आप, दू जियांग तुरंत उग्र हो गया था। उसकी छाती बढ़ रही थी और गिर रही थी। उसने अपने दांतों को पीस लिया और कहा, ये वास्तव में हास्यास्पद है। क्या आप मेरे मुकाबले एक बेवकूफ की तरह नहीं दिखते हैं जब आप यहाँ और वहाँ देखते हैं? हाँ, रो किंगे खुश थे जब उन्होंने ये सुना। जो लोग अपनी उपस्थिति से लोगों का न्याय करते हैं, वे आमतौर पर बेवकूफ होते हैं और ज्यादा नहीं समझाते हैं। जल्द ही रो कियोंच और दू जियांग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। मैदान के अन्य 4 लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जब वे इस दृश्य को देखते थे तो उन्हें गूंगा हो जाता है और विभिन्न भावनाएं उनके दिलों में फैल जाती हैं। विज्ञापन दू जियांग के माता पिता मूल रूप से दू जिंजिन को मनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें सर्वोच्च आदरणीय द्वारा रोका गया था। हालांकि वे इससे हैरान थे, लेकिन उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय वे एक तरफ रहे और उन 2 लोगों को देखा जिनके पास कोई भिक्षु नहीं था। समय समय पर उनकी आंखें सर्वोच्च आदरणीय पर गिर गईं और उन्होंने पाया कि दूसरा व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। उसके दिल में संदेह अचानक अधिक तीव्र हो गया। 2 लोगों को एक दूसरे के साथ चकमा देते हुए देखकर आदरणीय ने देखा कि वह अधिक से अधिक संतुष्ट है और उसके चेहरे पर मुस्कान मोटी हो गई। अज्ञात समय के बाद उन्होंने आखिरकार उन दोनों को रोकने के लिए कार्रवाई की। हालांकि उन दोनों ने रुक गया, लेकिन उनके दिलों में गुस्सा बिल्कुल कम नहीं हुआ। इसके बजाय वे इस डरावनी लड़ाई के कारण एक दूसरे से घृणा करते थे। यह निश्चित रूप से सबसे बदसूरत आदमी है जिसे मैंने कभी देखा है। दू जियांग ने अपने दिल में गुस्से में सोचा, मैं वास्तव में अवाक हूँ। ये पहली बार है जब मैंने इस तरह की घमंडी और अनुचित महिला को देखा है। वह सुरुई की तुलना में भी अधिक अपमानजनक है। कम से कम वह हरी चाय है और उसके शब्द कम से कम इतने अभिमानी नहीं है। जियांग की रो किंच की पहली छाप भी उतनी ही खराब थी। उन 2 लोगों को देखते हुए जिनकी आंखें शत्रुता से भरी थीं, सर्वोच्च आदरणीय, जिन्होंने उन्हें लंबे समय तक नहीं देखा था, आखिरकार बोला, चूंकि आप दोनों सोचते हैं कि दूसरा आपके लिए हीन है, एक द्वंद्व युद्ध के बारे में कैसे? ताइशन विनरेबल ने किसी के पक्ष में नहीं चुना, लेकिन ये देखने के लिए चुना कि कौन सही था और इस तरह से कौन गलत था। और ताइशन विनरेबल भी ऐसा करने में अपना उद्देश्य है द्वंद्व युद्ध। जब वह ये सुनता है तो दू जिंजिन तुरंत खुश हो जाता है और यह अपमानजनक था। मुझे एक छोटे से भूमि भगवान से निपटने दो। हाँ, मैं इस तरह की बदमाशी की बात करने के लिए बहुत आलसी हूँ। उद्धरण चिन्ह, क्या इसका मतलब है कि आपका दायरा बहुत अधिक है? रो किंच ने मजाक किया, लेकिन दूसरे व्यक्ति की पृष्ठभूमि का पता लगाना भी चाहता था। आकाशीय अमर स्तर 3, क्या आप डरते हैं? दू जियांग को उनके चेहरे पर बहुत गर्वित मुस्कान थी और उनकी आंखों में अभी भी कियोंच के लिए अवमानना थी। ठीक है, मैं तुम्हें लड़ूंगा। रो कियोंच बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए। बस जब दू जियांग बोलने वाला था तो रो केन ने कहा, यदि आप अनुसरण नहीं करते हैं तो आप डरते हैं। ठीक है। ये सुनने के बाद दू जियांग ने आखिरकार गुस्से में हंसते हुए कहा, मैं एक निर्णायक लड़ाई के लिए आपके अनुरोध से सहमत हूँ। लैंड फेयरी चैलेंज सेलेस्टियल इमोर्टल बस शौचालय में एक लालटेन को रोशन करने और मौत को पार करने की तरह है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि यह खगोलीय अमर का तीसरा स्तर है।
गू जियांगमियन ने हमेशा किएंजन पर नीचे देखा है। इसका कारण भी बहुत सरल है। वह पहले से ही 9 साल की उम्र में एक आधा विस्मय थी, जबकि चेहरों ने अपनी उपलब्धि के स्तर को प्राप्त नहीं किया जब तक कि वह एक किशोरी नहीं की। सप्ताह के दिनों में गू जियांगमियन हमेशा अपने दादा को किंगसन की प्रशंसा करते हुए सुनता है और कहता है कि वह उसके सामने कितना अच्छा है। क्या उसकी कीमती पोती अच्छी नहीं है? क्या वह थोड़ा किंगसन की तुलना में एक प्रतिभाशाली नहीं है? इस मामले का सार यह है कि गू जियांगमियन को किंगसन से जलन होती है। विज्ञापन अध्याय 202। वह एक मास्टर है। युवा आदमी, आप अभी भी बहुत छोटे हैं। ऐसा लगता है कि आप नहीं जानते कि भागने की शक्ति क्या है। रो किंगे ने अपना सिर हिला दिया, दूसरे व्यक्ति की आंखों में अविश्वास की कल्पना करते हुए उसके द्वारा खटखटाया जाने के बाद, और फिर कहा, असंभव, असंभव। मैं तीसरे स्तर के आकाशीय अमर का एक मास्टर हूँ। आपको चाहिए धोखा हो। सही। गू जियांगमियन ने हमेशा महसूस किया कि किंगसन की आंखें तिरस्कार और क्रोध से भरी हुई थीं और वह अचानक और भी दुखी महसूस कर रहा था। उन्हें समझ नहीं आया कि इस युवक की श्रेष्ठता जो प्रतिभा में अब तक हीन थी, वह थी। हालांकि गू जियांगमियन वास्तव में वह बेशर्म नहीं था और कहा, इसे भूल जाओ। मैं अपने स्वयं के खेती के स्तर को भूमि देवताओं के लिए दबाऊंगा और आपके समान ही दायरे में रहूंगा। इस तरह से मैं आपको धमकाने नहीं करूंगा। रो किंगे ने अपना सिर हिलाया। मैं आपको 30 चाली दूंगा। ये वास्तव में आपके जैसे बच्चे से लड़ने के लिए व्यर्थ है। मेजबान के प्रति गू जियांगमियन के गुस्से का पता चला। बदला अंक जोड़ 999। हाँ, इस समय साइड में सर्वोच्च आदरणीय ने अपनी दाढ़ी को मार दिया और अंत में कहा, वह एक छोटी लड़की नहीं है। वह इस साल पहले से ही 100 साल से अधिक पुरानी है। ओह, ये बात है। रो किंज ने अचानक माफी मांगी। मुझे क्षमा करें, क्योंकि आपका व्यवहार एक किशोरी की तरह है, इसलिए मैंने इसे गलत बताया। आपकी अनुमानित उम्र, क्षमा करें। गे जियांगमियन की शर्म का पता चला। बदला अंक जोड़ 2000। तुम्हारा क्या मतलब है? गू जियांगमियन बेवकूफ नहीं था। वह यह नहीं बता सकता था कि वह खुद का मजाक उड़ा रहा था। वह गुस्से में था, लेकिन थोड़ा शर्मिंदा भी महसूस किया। यदि कियांग जी समझता है तो जियांगमियन के ओवरबियरिंग चरित्र को देखते हुए वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा सबसे अधिक खराब हो जाता है। दूसरे शब्दों में, परिवार को इसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक है और परिवार इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। यदि वे इसे नियंत्रित करने की हिम्मत करते हैं तो वे कुछ कठोर कार्य करेंगे, जैसे कि बैंगनी रेत या कुछ और। गू जियांगमियन जैसे लोग साथ पाने के लिए सबसे कठिन है और किसी की ऊर्जा और कीमती जीवन को बर्बाद करना आसान है। यदि संभव हो तो दूर रहना सबसे अच्छा है। रो किंज ने पहले ही इस खेल के समाप्त होने के बाद उसके साथ कोई भी बातचीत बंद करने से रोकने की योजना बनाई है और स्थिति जीत गई है। इस समय गू जियांगमियन के पिता गू टियानिंग सर्वोच्च आदरणीय तक चले गए। पिता, वह लड़का बहुत पतला दिखता है। आप भी जियांगमियन के चरित्र को जानते हैं। मैं थोड़ा चिंतित हूं कि वह उस बच्चे को वापस नहीं रख सकती। लड़के को पीट कर मार डाला गया। सुप्रीम विनरेबल खुश था जब उसने ये सुना। हाँ, अगर यह पोती वास्तव में लड़के को मार सकती है तो मैं अपनी नींद में भी हंसते हुए जागूंगा। विज्ञापन लेकिन गू टियानिंग कुछ और कहना चाहता था, लेकिन आदरणीय अपने स्वयं के व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए छोड़ दिया। गू टियानिंग फिर से पालन करना और फिर से मनाना चाहता था। आखिरकार भूमि भगवान के पास तीसरे मोड़ पर खगोलीय अमर के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था, जैसे कि खरगोश के खिलाफ घास के एक कमजोर लेप की तरह। लेकिन आदरणीय ने अपना हाथ लहराया। बस रुकिए और अच्छा शो देखें। ऐसा कहने के बाद आंकड़ा हॉल में गायब हो गया। उसके बाद मैदान पर 6 लोग जीयू परिवार में एक उच्च अंत क्षेत्र में आए। खेल देखने के लिए सभागार में आने वाले परिवार के 100 से कम लोग नहीं थे। आखिरकार वे परिवार के पिछले प्रमुख के शिष्य हैं। परिवार में प्रतिभाशाली सबसे बड़ी बेटी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और वे वास्तव में इस तरह के दृश्य के बारे में उत्सुक नहीं हैं। दर्शकों में भीड़ को देखकर गू जियांगमियन ने किंगसन को देखने के लिए बदल दिया और मजाक में कहा, यदि आप शर्मिंदगी से डरते हैं तो मैं दादाजी से उन्हें छोड़ने के लिए कह सकता हूँ। इसे भूल जाओ। कुछ लोग सनसनीखेज करने के लिए पैदा होते हैं। रो किएगे ने बहुत दुखी दिखते हुए कहा, जैसे कि वह उस दृश्य से बहुत असहज था जहां वह खुद को एक मूर्ख बना देगा। हाँ, तुम बहुत जिद्दी हो। गू जियांगमियन ने अपने होठों को तिरस्कारपूर्वक कर दिया। दूसरी पार्टी खुद के बारे में चिंतित लग रही थी, लेकिन वास्तव में वह उसका मजाक उड़ा रहा था, जिसका मतलब था कि उसे लगा कि वह हार जाएगी। चूंकि आप बार बार बहुत घमंडी हैं, इसलिए मुझे बाद में निर्दयी होने के लिए दोषी न माने। गू जियांगमियन ने किएंजन के प्रति थोड़ा कम दयालु होने का विचार दूर रखा। वह आज इस लड़के को एक अच्छा सबक सिखाने जा रही थी, जिससे उसे पता चल गया कि दुनिया के बाहर किसी के होने का क्या मतलब है और दुनिया के बाहर एक दुनिया है। इस समय दर्शकों में हर कोई भी बकवास कर रहा था और इसके बारे में बात कर रहा था। आपको क्या लगता है कि ये द्वंद्व युद्ध जीत जाएगा? बेशक वह हमारी सबसे बड़ी महिला है। वह 100,000 वर्षों में हमारे परिवार में नंबर 1 प्रतिभा है। ऐसा नहीं है कि आपने सबसे बड़ी महिला के वीर कार्यों के बारे में नहीं सुना है। क्या आप अभी भी कुछ साल पहले याद करते हैं? ली परिवार के दूसरे युवा मास्टर सबसे बड़ी महिला को चिढ़ाना चाहते थे, लेकिन वह एक छड़ी के साथ मौत के घुटने टेक दिया और अपनी आवाज खो दी, बाहर भेज दिया और शांति से छोड़ दिया। विज्ञापन और आपको पता होना चाहिए कि ली परिवार के इस युवा गुरु की ताकत खगोलीय अमर के रूप में मजबूत है और इस किंगसन लड़के की ताकत केवल एक भूमि भगवान की है, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उसके पास पतले हाथ और पैर हैं, इसलिए वह शायद अधिक शांति से चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ, सबसे बड़ी महिला निश्चित रूप से इस खेल को जीतेंगी। ताइशन विनरेबल ने एक बार गुंजोनियन को निचले दायरे में किंगसन की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बताया था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह हमेशा टेढ़ा बुरा व्यक्ति अपने प्रशिक्षु के बारे में डींग मार रहा था, इसलिए उसने इस मामले को प्रचारित नहीं किया। यद्यपि कबीले में कई लोग भी किएंजन के बारे में पूछताछ करने गए थे, वे सभी निचले डोमेन में अपने विभिन्न कर्मों के बारे में संदेह कर रहे थे। इसके अलावा ताइशन विनरेबल कभी भी अफवाहों का खंडन करने के लिए सामने नहीं आया है, इसलिए हर कोई सोचता है कि निचले डोमेन में किंगसन के काम सभी नकली हैं और उसकी ताकत उसी तरह है। इसलिए मैदान पर 90% से अधिक लोगों का मानना था कि गू जियांगमियन इस खेल को जीत जाएगा। केवल 10% से कम लोगों ने ताइशन आदरणीय की दृष्टि में विश्वास किया और महसूस किया कि किंगसन खेल जीत सकता है। हालांकि क्योंकि किएंजन का समर्थन करने वाली बहुत कम आवाजें थीं, वे सभी गू जियांगमियन का समर्थन करने वालों द्वारा दबाए गए थे। क्या आपने देखा कि मैदान पर हर कोई मेरी प्रशंसा कर रहा था? किसी ने नहीं सोचा था कि आप जीतेंगे। आखिरकार गू जियांगमियन अभी भी किएंजन को चेहरा खोने के लिए सहन नहीं कर सकता था और राजी किया। अब आपको हार मानने में बहुत देर हो चुकी है, इसलिए आपको मेरे द्वारा गतिहीन जमीन पर पीटने की जरूरत नहीं है, जो बहुत शर्मनाक होगा। उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है, मैं मोटी चमड़ी हूँ। मैंने कभी अनुभव नहीं किया है कि यह क्या महसूस करता है कि शर्मिंदा होना चाहिए। मैं वास्तव में आज इसका अनुभव करना चाहता हूँ। रो किंज थोड़ा मुस्कुराया। जिद्दी गू जियांगमियन ने बस उसे मनाने की कोशिश करना बंद कर दिया। वैसे भी उसे इस लड़के को एक स्वाद देने का विचार था और फिर आदरणीय को देखा। दादाजी, क्या हम शुरू कर सकते हैं? ठीक है लड़की, आप अब कार्रवाई कर सकते हैं। सुप्रीम आदरणीय ने गू जियांगमियन ने मुस्कुराया। मुझे पहले कार्रवाई करने दो। गू जियांगमियन थोड़ा उलझन में था और फिर वह और भी अधिक गुस्सा हो गया। अब भी उसके दादा अभी भी उसे नीचे देखते हैं। क्या आपने नहीं सुना कि कमरे में सभी ने सोचा कि वह जीत जाएगी? ठीक है, मैं इसे पहले करूंगा। हालांकि वह अपने दिल में बहुत पीड़ित महसूस करती थी, लेकिन गू जियांगमियन ने अभी भी अपने दांतों को पीस लिया और सहमति व्यक्त की। वह सर्वोच्च आदरणीय बताना चाहती थी कि असली प्रतिभा कौन है। ऐसा नहीं है कि वह किंगसन से तुलना नहीं कर सकती है। वह एक मास्टर है जो अपने प्रतिद्वंदी को कुचल सकता है। विज्ञापन अध्याय 203। एक चाल के साथ तुरंत मारा गया। गू जियांगमियन ने पहले कदम के रूप में कड़ी मेहनत करने की योजना बनाई, किंगसन को जमीन पर फेंक दिया और अपने दादा और सभी को मैदान पर तेजस्वी किया। इस विचार के साथ गू जियांगमियन ने अपने हाथों में उग्र लाल
ऊर्जा जमा करते हुए शक्ति जमा करना शुरू कर दिया। आसपास का वातावरण तुरंत गर्म हो गया और घास के ब्लेड धीरे धीरे आकाश में तैरते हुए राख तक जल गए। थोड़ी देर के बाद एक विशाल ज्वलंत महिला लगभग 5 मीटर ऊंची गुंजियानियन के पीछे दिखाई दी। एक क्रिम्सन ब्रॉडस्वर्ड गुंजियानियन के हाथ में दिखाई दिया और एक ज्वलंत ब्रॉडस्वर्ड भी महिला के हाथ में दिखाई दिया। बैंगनी आग की लपटें ब्रॉडस्वर्ड की परिधि के चारों ओर जल गईं, सभी जीवन को खा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर सर्वोच्च आदरणीय मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। आपको लगता है कि यह खेल एक पूर्वगामी निष्कर्ष है और आप जानबूझकर इस तरह से दिखाते हैं कि यह केवल सुर्खियों में है। ये लड़की नहीं जानती कि उसने किससे सीखा है। ये वास्तव में मुझे निराश करता है। क्रिम्सन की तलवार दिखाई देने के बाद गुंजियानियन ज्यादा नहीं रुका। 2 बार तलवार के साथ नाचने के बाद उसने जल्दी से किंजन की ओर गोता लगाया। लगभग उसी समय फ्लेम महिला ने अपने कार्यों की नकल की और किंजन की ओर गोता लगाया। अपनी गति को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए गु जियानियन ने भी जानबूझकर अपनी गति को धीमा करने के लिए चुना, बस ताकि मैदान पर लोग बेहतर तरीके से उसकी वीर मुद्रा देख सकें और देख सकें कि उसने इसे आसानी से कैसे किया। एक झटका के साथ चेहरों को जमीन पर दस्तक देना। इस समय का दृश्य काफी चौंकाने वाला था। रुओ किंज आग की लपटों में इतनी छोटी लग रही थी कि आकाश भर गया। वह गतिहीन रहा, जैसे कि वह जानता था कि वह भयानक ज्वलंत जानवर का सामना नहीं कर सकता है, इसलिए उसने निराशा में इसका सामना किया। मृत्यु के साथ मैदान पर सभी ने भी ऐसा सोचा। उन्होंने नहीं सोचा था कि किंजन इस समय अभी भी इतना शांत था, क्योंकि वह इस पर अपमानजनक था, शक्तिशाली आक्रामक। वे सभी सोचते थे कि वह एक नुकसान में था। इसने मुझे इतनी मेहनत से हंसाया। ये किंजन बहुत भयभीत था। मुझे आश्चर्य है कि अगर वह अपनी पैंट को पीता है। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो एक दर्शक सदस्य हंसते हुए फूट गया। उसने सोचा कि किंजन का कारण ये था कि वह भयभीत था, क्योंकि वह भयभीत था। मैंने वापस नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, भले ही मैं ऐसा नहीं कर सका। मैंने भी मजबूत होने का नाटक किया और कठोर शब्द कहा। क्या इस बार भयानक नहीं है? मैं इस खेल के बाद सभी का हंसी स्टॉप बन जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि इस तरह का आदमी एओ लाओडेंग की आंखों में कैसे मिला। मुझे अपने प्रशिक्षु के रूप में चुनना बेहतर होगा। और ऐसा लगता है कि किंगसन नाम का ये छोटा भाई मुसीबत में आने वाला है। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी महिला का वापस रखने का कोई इरादा नहीं है। वह एक झटका में हार जाएगा। हाँ, क्या आप उसे चेहरा नहीं देने के लिए सबसे बड़ी महिला को दोषी ठहरा सकते हैं? यह स्पष्ट है कि यह बच्चा किंगसन को नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा है। अगर वह बिना किसी आत्म जागरूकता के इतना क्रूर होना चाहता है, तो सबसे बड़ी महिला अभी भी उसे अपने चरित्र के साथ बेहतर महसूस कर सकती है। हाँ, वह इसका हकदार है। मैदान के कई लोगों को चेहरों के लिए ज्यादा सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगा कि यह चेहरों की अपनी गलती है। विज्ञापन एक दौर में जमीन पर गिरना उसकी सजा थी। तथ्य यह था कि जैसा कि वे उम्मीद करते थे, जिस क्षण ज्वलंत तलवार किंजन के शरीर के संपर्क में आ गई, जमीन पर एक आकृति पड़ी थी। ये सिर्फ इतना है कि यह आंकड़ा रो किंज नहीं है, लेकिन गू जियानियन है। मौन पूरी प्रक्रिया घातक चुप्पी में पड़ गई। विभिन्न अभिव्यक्तियां जैसे कि सदमे, विस्मय और अविश्वास सभी की नजर में दिखाई दिए। अंत में एक अज्ञात समय के बाद एक आश्चर्यचकित चिल्लाने ने चुप्पी को तोड़ दिया। गू जियानियन को गया, वह किंजन से हार गया। जिस व्यक्ति ने बात की थी उसे अक्सर गू जिंजिनियन ने धमकाया था, इसलिए उसने हमेशा उसे नापसंद किया। अब जब उन्होंने दूसरी पार्टी की शर्मिंदा उपस्थिति देखी तो उन्हें बहुत खुशी हुई। कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। हमारे डैशिंग और वीर सबसे बड़ी महिला को जमीन पर खटखटाया गया और गतिहीन हो गया। यह एक सपना होना चाहिए, यह एक सपना होना चाहिए। वक्ता ने उसके बगल में साथी को थप्पड़ मारा और पूछा, क्या इससे चोट लगती है? ये दर्द होता है, ये बहुत दर्द होता है। वो जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारा गया था वह शिकायत में रोया। ओह, ये सच लगता है। लेकिन अब जब यह मामला इस पर आ गया है, तब भी ऐसे लोग हैं जो एक कदम से तुरंत मारे जाने के दृश्य में विश्वास नहीं करते हैं। वे अपनी आंखें रगड़ते रहते हैं। यह असंभव है, यह असंभव है। मैंने इसे गलत देखा होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसे कितनी देर तक रगड़ता है। अभी भी एक आंकड़ा था, जैसे कि गू जियानियन उसके सामने लेटा हुआ था और उसके बगल में खड़ा था। वह हंगसुन था। यह नहीं कहा जा सकता है कि मंच पर किंजन को गू जियानियन द्वारा बदल दिया गया था, जबकि जमीन पर पड़ा था किंजन था। गू जियानियन एक शरारत खेलना चाहता था, है ना? इस विचार के बाद उसके दिमाग में दिखाई दिया। आदमी की आंखें अचानक जल गईं। हाँ, यह ऐसा होना चाहिए। सबसे बड़ी महिला स्वभाव से शरारती है, यह निश्चित रूप से उसका शरारत है। विज्ञापन ये सिर्फ ये कहने के बाद, यहाँ तक कि वह इस पर विश्वास नहीं करता था। आखिरकार, हालांकि उनकी सबसे बड़ी महिला थोड़ी घमंडी है, वह मूर्ख नहीं है और इस तरह के अपमानजनक कदम नहीं बनाएगी। रो कियोंज धीरे धीरे गू जिंजिन के लिए चला गया। गू जियानियन अपने दिल में कुछ महसूस कर रहा था और कठिनाई के साथ अपनी आंखें खोली। जब उसने किंजन देखा तो उसने तुरंत अपना मुंह खोला। आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या मैं धोखा दे रहा हूँ? रो किंज थोड़ा मुस्कुराया, फिर शर्मिंदा दिखे और अपराध बोध से कहा, मुझे क्षमा करें मिस गू, मैं पहले से ही अपनी ताकत वापस ले चुका हूँ, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आप बिना किसी पिटाई के जमीन पर गिर गए और मुझे बहुत सारे लोगों के सामने शर्मिंदा करने के लिए वास्तव में खेद है। आप गू जियानियन अभी भी केवल आप शब्द कह सकते हैं, लेकिन इस बार शिखर झटके से अधिक गुस्सा था। मेजबान के प्रति गू जियानियन के गुस्से के बारे में पता बदला लेने वाले अंक जोड़ 2275। वैसे मिस गू को अब चार्ज ब्लैक में कवर किया गया है। वह एक मृत कुत्ते की तरह जमीन पर लेटी हुई है जो स्थानांतरित करने में असमर्थ है। इतने सारे लोगों के लिए इस तरह के दुखी दृश्य को देखना अच्छा नहीं है। रो कियोंज अचानक गू जिंजिन के लिए चिंतित हो गए, इसलिए उन्होंने दर्शकों की ओर देखा और एक आदेश दिलाया, तुम लोगों को जल्दी छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ी महिला को मेरे द्वारा एक भाग्यशाली कदम से मार दिया गया था। आपने ऐसा शर्मनाक दृश्य दिखा और फिर पूरी दुनिया को इसके बारे में बताया। भविष्य में किसी को भी देखने के लिए वह शर्मिंदा हो जाएगी। तो आप सभी यहाँ से निकल जाते हैं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आपको कभी किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि आज क्या हुआ है, खासकर यदि आप इसे रिकॉर्ड करने के लिए एक फोटो स्टोन का उपयोग करते हैं और इसे उन लोगों को दिखाते हैं जो नहीं जानते हैं। रो किंज की अनुस्मारक के बाद मैदान पर कई प्रतिभाएं अचानक एक सपने से जाग गईं और वे सभी ने अपने फोटो स्टोन्स को गे जियानियन के इस दुर्लभ दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए निकाल लिया। आप बीत आराम दी। गुन जियानियन का शरीर एक लंबे समय तक काम किया, इससे पहले कि वह आखिरकार इन 3 शब्दों को बोला। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनकी दृष्टि अचानक अंधेरा हो गया और उन्हें लग रहा था कि वह बेहोश हो गया है। जब उसने इस दृश्य को देखा तो रो किंगे को और भी असहज महसूस हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और दर्शकों को ठंड से देखा। देखो, ये सब तुम्हारी गलती है। यह इसलिए है क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया जो मैंने तुमसे कहा था कि युवती इतनी गुस्से में थी कि वह बेहोश हो गई थी। मैंने देखा कि मेजबान गुज जियानियन गुस्से से बेहोश हो गया। बदला अंक जोड़ 1000। यदि कियांजी एक पल के लिए थोड़ा गूंगा था तो ये पता चला कि वह पहले चक्कर आने का नाटक कर रही थी। क्या यह मामला है? हालांकि रो किंज वास्तव में डर नहीं है कि सर्वोच्च आदरणीय उसे इस मामले के लिए दोषी ठहराएगा। आखिरकार सर्वोच्च आदरणीय निश्चित रूप से गू जिंजिन के चरित्र को खड़ा करने में सक्षम नहीं होगा, अन्यथा आज का द्वंद्व नहीं होगा। तथ्य ये था कि रो केन ने उम्मीद की थी। सर्वोच्च आदरणीय जो दर्शकों में इस दृश्य को देख रहा था, उसे न केवल उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि लोगों को यह महसूस भी दिया कि वह एक मुस्कान को दबा रहा था और उसे वापस पकड़ने में परेशानी हो रही थी। विज्ञापन अध्याय 204 1 लाख साल बाद का उद्घाटन। बच्चा प्रतिक्रिया देने के बाद गू की मां जल्दी से मंच पर भाग गई। उसे एक हीलिंग अमृत खिलाया और फिर उत्सुकता से उसकी शारीरिक स्थिति की जांच की। आप सभी नीचे खड़े हैं। गू परिवार के वर्तमान पितृसत्ता गू तियानिंग खड़े हो गए और मैदान पर सभी दर्शकों को खारिज कर दिया। फिर वह गू जिंजिन के पास चला गया, ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी शारीरिक स्थिति की जांच करने के बाद कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। उन्होंने गू की मां को देखा, बच्चों को यातना दी जा रही है। आपने उसे बिगाड़ दिया और इस बार जो हुआ वह उसे सबक सिखाया है।
क्या आपने कहा कि मैंने उसे बिगाड़ दिया? मदर गू ने अविश्वास में झपकी ली। क्या आपने हमेशा अपने बच्चे को खराब नहीं किया? मैंने उसे क्यों खराब किया? बस जब वे दोनों बहस करना जारी रखना चाहते थे, आदरणीय सुप्रीम बीइंग साइड से आगे बढ़े और उन दोनों को देखा और अपनी आंखें गुस्से से लुढ़क गईं। ये पर्याप्त शर्मनाक नहीं है ना? सर्वोच्च आदरणीय ने इन शब्दों को कहा। उन दोनों ने अपना मुंह बंद कर लिया और सावधानी से एक तरफ खड़े हो गए। सर्वोच्च आदरणीय को देखकर रो केने ने भी अपना हाथ झुका दिया। मास्टर, मैंने गलती से आपकी पोती को कुछ अपमान का सामना करना पड़ा, मुझे क्षमा करें। हालांकि अगर कियान जी को पता है कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, तो उसे अभी भी उचित शिष्टाचार करना है। सर्वोच्च आदरणीय ने अपना हाथ लहराया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह इस बार जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार है। अब सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उसे लेटने के लिए जगह मिल जाए। बाद में सर्वोच्च आदरणीय ने गूंज यानियन के शरीर को दिखाया। वह गूंज यानियन को अपने कमरे में वापस ले गया। रो किएगे ने पाया कि पूरा कमरा लाल था, जिसमें लगभग केवल लाल तत्व मौजूद थे, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि गूंज यानियन को रंग लाल पसंद था। लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गूंज यानियन पर नजर डाली, जिनकी आंखें बिस्तर पर बंद थीं। रो कियांश भी आलसी रूप से रहना जारी रखा। उन्होंने आदरणीय को देखा और कहा, मास्टर, कृपया मेरे रहने के लिए एक जगह खोजें। कोई भी नहीं है। सर्वोच्च आदरणीय ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास आपको बताने के लिए एक और बात है। ओह, क्या बात है? रो किंगे ने कुछ भ्रम के साथ सर्वोच्च आदरणीय को देखा। विज्ञापन लगभग 1 लाख साल पहले ऊपरी दुनिया में एक लड़ाई में एक आधा साम्राज्य गंभीर रूप से घायल हो गया था। लंबे समय तक वह अपने भाग्य को नहीं जानता था। उसने चुपचाप एक खंडहर छोड़ दिया। 1 मिलियन साल बाद खोलने के लिए सेट किया। पहले से खोजे जाने से अवशेषों को बचाने के लिए हमने क्यूई मशीन को कवर करने के लिए महान साधनों का उपयोग किया। यह अचानक आज हमारे बिंदु में दिखाई दिया और इसे खोलने का समय 24 घंटे बाद होगा, यानी कल। इस बिंदु पर रो कियांश ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि सर्वोच्च आदरणीय आगे क्या कहने जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा, क्या आप मुझे अपने साथ इस खंडहर में जाने का मतलब है? सर्वोच्च आदरणीय मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। इस खंडहर पर एक प्रतिबंध है, अर्थात केवल आकाशीय अमर स्तर 3 वाले भिक्षु खंडहर में प्रवेश कर सकते हैं। रो किंज ने सिर हिलाया। लगता है कि कुछ के बारे में सोचा है और अचानक थोड़ा हैरान हो गया। यदि यह वास्तव में आधे साम्राज्य के खंडहर है, तो ये हमारी बारी नहीं होगी। ये सिर्फ एक प्रतिबंध है, कुछ शक्तिशाली यह भिक्षुओं के लिए एक साथ पाने और इसे तोड़ने के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च आदरणीय ने शब्दों को सुना और थोड़ा मुस्कुराया। आजकल ऊपरी दुनिया में स्वाभाविक रूप से भिक्षु हैं जो इस प्रतिबंध को तोड़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कोई भी इस प्रतिबंध को तोड़ने का विकल्प नहीं चुनता है। ऐसा नहीं है कि वे नियमों का पालन करते हैं, लेकिन इन भिक्षुओं में जूनियर्स भी हैं और उनके जूनियर्स की प्रतिभा बहुत उत्कृष्ट होनी चाहिए। वास्तव में ये जूनियर्स मंच पर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए कोई भी प्रतिबंध तोड़ने और पीछे पड़ने वाले पहले व्यक्ति को तैयार नहीं करता है। एक बुरी प्रतिष्ठा मिली। उद्धरण चिन्ह। क्या प्रतिष्ठा इतनी महत्वपूर्ण है? पाखंड। रो किंगे ने उसके होठों को घुमाया। अगर वह इस खंडहर को चाहता था, तो वह निश्चित रूप से इन भ्रामक प्रतिष्ठाओं के बारे में परवाह नहीं करेगा। ये खुद को मजबूत बनाने में सक्षम होने के लिए कठिन सच्चाई है। बेशक प्रतिष्ठा पहला बिंदु नहीं है। एक और बड़ा कारण यह है कि बाहर खड़े होने वाले पहले व्यक्ति को आसानी से सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बना सकता है और संयुक्त रूप से अन्य हमें भिक्षुओं द्वारा लक्षित किया जा सकता है। आखिरकार ये भिक्षु ये नहीं सुझाव देते हैं कि दुनिया में एक व्यक्ति से कम होना चाहिए, एक प्रतिद्वंदी जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। सर्वोच्च आदरणीय ने अपना सिर हिलाया। आप अभी भी बहुत छोटे हैं। आप नहीं जानते कि घटना के माध्यम से सार कैसे दिखना है, और आप नहीं जानते कि कैसे अचेतन रूप से अपने आप को किसी और के जूते में विश्लेषण करने और पेशेवरों और विपक्षों का वजन करने के लिए कैसे रखा जाए। उन्होंने मुझे ईमानदारी के साथ राजी कर लिया। मैं आपके जैसा था, फिर एक शरारती प्रकृति के साथ, इसलिए मुझे पूरी तरह से परिपक्व होने में लगभग कुछ हजार साल लग गए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरे जैसे बने। लेकिन इसमें केवल कुछ 100 साल लगते हैं, या यहाँ तक कि कुछ दशकों में जब आप परिपक्व होते हैं, तो आप केवल उन चीजों को करेंगे जो आपके सपनों के लिए फायदेमंद हों। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, आदरणीय ने फिर से आंखें भरी। मैं कुछ सच्चाइयों को बहुत देर से समझता हूँ, लेकिन समय को उलट नहीं दिया जा सकता है, और मैं केवल इसे पछतावा कर सकता हूँ। मैं वास्तव में नहीं चाहता कि आप मेरे जैसा रहें। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जैसा कभी नहीं रहूंगा। रो किंज ने आदरणीय पर झपकी ली। ठीक है, अब मैं बिल्कुल भी आश्वासन नहीं दे सकता। आदरणीय के मुंह के कोने ने चिकोटी डाली। उसने अपना गला साफ कर दिया और इस विषय को बदल दिया। ठीक है, चलो विषय पर वापस जाओ। तो क्या आप इस खंडहर में जाने के लिए तैयार हैं? विज्ञापन। क्या आपने बकवास नहीं कहा? बेशक मैं तैयार हूँ, रो कियांश ने कहा। ठीक है, फिर जब आप खंडहरों में आते हैं, तो मुझे अपनी पोती की देखभाल करने में मदद करना याद रखें। सर्वोच्च आदरणीय ने अपनी दाढ़ी को मार डाला। अपनी पोती की देखभाल करते हुए रो कियांश का मुंह थोड़ा खुल गया। नहीं, लेकिन ठीक होने के बाद किंज ने एक शब्द भी बताया। वह आदरणीय से बाधित हो गई। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। जब वह खतरे में है, तो क्या आप सिर्फ उसे मरते हुए देखेंगे? सर्वोच्च आदरणीय ने रो किंज को अविश्वास में देखा। यह नहीं है कि मेरा मतलब है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। रो किंग ने अभी भी सजा का दूसरा भाग नहीं कहा। थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रहने के बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है, हाँ, मुझे पता है। वह अब अनुमान लगा सकता है कि आदरणीय ने उसे पहले स्थान पर अपने शिष्य के रूप में क्यों स्वीकार किया। यह आज की वजह से सबसे अधिक संभावना थी। हालांकि रो किएगे ने जो ज्ञान नहीं दिया, वह ये था कि ताइशंग आदरणीय को पता नहीं था कि उसके पास एक जादुई छोटी प्रणाली थी, और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी विकसित हो जाएगा। इसलिए उसका अनुमान अभी भी निराधार था। ठीक है, मामला खुशी से तय किया गया है। आप यहाँ जियांग नियान पर एक अच्छी नजर डाल सकते हैं। मेरे पास निपटने के लिए अन्य चीजें हैं और पहले छोड़ देंगे। सर्वोच्च आदरणीय ने कंधे पर रो किंज को थपथपाया और छोड़ दिया। अब केवल रो किंगे और गू जंगनियन को मैदान पर छोड़ दिया गया था, क्योंकि विनरेबल के पास पहले रो केने से बात करने के लिए कुछ था। उन्होंने गू जियानियन के माता पिता को पहले से छोड़ने के लिए कहा। बेशक यह अज्ञात है कि क्या ऐसा करने में उनका कोई अन्य उद्देश्य था। रो किंज ने चारों ओर देखा, समय समय पर खिड़की को देखा और फिर समय समय पर बुकशेल्फ में, और पाया कि इस पर कई किताबें थीं। तब उन्होंने गू जियांजियन पर नजर डाली, जो अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर पड़ा था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उत्सुक हो सकता है। इस तरह का व्यक्ति को पढ़ने के लिए धैर्य भी हो सकता है। विज्ञापन। अध्याय 205। बहुत व्यस्त। सर्वोच्च आदरणीय रो किएगे ने बुकशेल्फ में चले गए, एक किताब निकाली जो उस पर लिखे गए शीर्षक पर नजर डाली और मदद नहीं कर सका, लेकिन पढ़ा द लीजेंड ऑफ हीरोइन। ये वास्तव में एक मार्शल आर्ट उपन्यास है। हाँ, मैं यह नहीं देखता कि आपके पास कोई भी चरित्र है जो एक नायक हो सकता है, लेकिन आप एक दस्यु होने और परेशानी का कारण बनने के लिए अधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि वह गू जियांजियन के साथ सौदा नहीं कर सकती थी। रो कियांश ने अपने बुकशेल्फ को ब्राउज करना जारी रखने का इरादा नहीं किया। उसने बस अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट किया और पुस्तक को वापस रखा। इस समय एक गुस्से में महिला आवाज अचानक लग रही थी। एक तारांकन छेद। आप क्या कर रहे हैं? गू जियांजियन के गुस्से से अवगत बदला अंक जोड़ 752। रो किएगे ने चारों ओर घूमकर देखा कि गू जियांजियन, जो बिस्तर पर पड़ा था, पहले से ही बैठ गया था और उसे जमकर घूर रहा था। आपकी पुस्तक गिर गई। मैंने आपको इसे वापस रखने में मदद की, लेकिन मैं मदद नहीं कर सका। लेकिन इसे वापस रखने से पहले शीर्षक पढ़ा। रो कियांश ने बिना शर्माए कहा। जब गू जियांजियन को पता चला कि वह अपनी किताब पकड़ रही थी, तो वह निश्चित रूप से जितनी जल्दी हो सके खुद को जमकर डांटने का विकल्प चुनेंगी। इसलिए इस समय उसे यह नहीं पता होना चाहिए कि क्या किताब जमीन पर गिर गई या उसने जानबूझकर इसे पढ़ने के लिए बाहर ले लिया। हाँ, मेरी किताबें इन सभी वर्षों में कुछ समय के लिए जमीन पर नहीं गिरी हैं, और यहाँ तक कि अगर उनके पास है, तो मैंने उन्हें एक बार नहीं देखा है। क्या संयोग है, आपने मुझे केवल एक ही समय में टक्कर दी है। गू जियांजियन ने ठंड से मुस्कुराया।
शब्दों में अर्थ स्पष्ट है। हाँ, यह ऐसा संयोग क्यों है? अगर मुझे पता होता कि मैं इतना अच्छा इंसान नहीं रहूंगा, मैं बदले में कुछ भी पूछे बिना अच्छे काम करता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी गलत समझ में आता है। रो किंगे ने इस वाक्य को असहायता की एक नजर के साथ समाप्त कर दिया और आखिरकार उन्होंने निराशा में भी आह भरी। हाँ, गु जियांग ने अब उससे बात करने की जहमत नहीं उठाई। वह जानता था कि उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने बस कहा, आप अपने दिल में सबसे अच्छा जानते हैं कि आप क्या हैं। आप केवल तय कर सकते हैं कि आप एक अशुद्ध बदमाश हैं या नहीं। आप इसे स्वयं जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद गु जियांग ने कुछ सोचा था और उसकी आंखें अचानक अधिक भयंकर हो गईं। किंगसुन की आंखों में घूरते हुए, आप मेरे कमरे में क्यों दिखाई दिए? यदि एक अजीब आदमी लड़की के कमरे में दिखाई देता है तो कियांग जी पूरी तरह से इस तरह की चरम प्रतिक्रिया को समझ सकता है। हालांकि क्योंकि रो कियांग को गु जंगनियन की बुरी छाप थी, उसने उसे समझाने का इरादा नहीं किया और गैर स्पष्ट रूप से कहा, मैं भूल गया, कृपया मुझे इसके बारे में सोचने दें। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। गु जियांग ने अपने दांत पीस लिए, फिर चारों ओर देखा और अवचेतन रूप से चिल्लाया, दादाजी। हालांकि भले ही उनके पास विशाल कमरे का मनोरम दृश्य था, लेकिन वह सर्वोच्च आदरणीय का आंकड़ा नहीं देख सका। विज्ञापन, दादाजी वह यहाँ क्यों नहीं है? गु जियांग ने किंगजन को देखा। वह पहले यहाँ था, लेकिन वह बहुत पहले नहीं छोड़ा क्योंकि उसके पास निपटने के लिए कुछ था। रो किंच ने थोड़ी देर के लिए सोचा और ये कहा, ठीक है, ठीक है। गु जियांग ने एक पंक्ति में 3 अच्छे शब्द कहा। जब उसने सोचा कि यह लानत भी तारांकन जी अभी भी उसके कमरे में है, तो उसे अचानक उसके दिल में एक बीमार एहसास महसूस हुआ। उन्होंने किंगजन को देखा और ठंड से कहा, क्या आप यहाँ हैं? यदि आप मेरी अनुमति के बिना मेरे कमरे में टूट जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से इसे दादाजी को सच्चाई से रिपोर्ट करूंगा। अब कृपया मेरे कमरे को जल्दी से छोड़ दें। हाँ, बस जाओ। लेकिन इसे रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बूढ़े ने मुझे अपने कमरे में रहने और आपको देखने के लिए कहा। रो किंच ने ये कहा, वह कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर के लिए घूमने के बाद उसने हॉल पाया और बैठ गई। इस प्रक्रिया के दौरान रो किएगे को लगता था कि वह और गु जिंजिन इस कमरे में केवल 2 लोग थे। गु जियांग शायद एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो आमतौर पर वहां रहता था। आपके पास एक व्यक्तिगत नौकरानी भी नहीं है। रो किंच थोड़ा चौंक गया था, लेकिन इस क्षण में एक दरवाजा खोला गया और कुछ नक्शे कदम के साथ हॉल में गु जिंजिन दिखाई दिए। वह चुपचाप किंगजन को देख रहा था और एक लंबे समय के बाद उसने अपना सिर नीचे कर दिया। मैं मानता हूं कि मैं पहले अभिमानी था और आपकी ताकत को कम करके आंका। ये दुनिया मजबूत का सम्मान करती है। चूंकि मैं आपके जैसा मजबूत नहीं हूं, इसलिए मैं अभिमानी नहीं रहूंगा। लेकिन यहाँ तक कि अगर मैं गलत हूं, तब भी मैं आपको अभी नहीं देखना चाहता, इसलिए कृपया मेरा घर छोड़ दें। हालांकि गु जियांग को पता था कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन किंगसुन ने उसे मंच पर बहुत अपमानित किया कि वह बेहोश हो गई। वह इस सांस को कोई फर्क नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकती थी। आप परेशानी की तलाश नहीं कर सकते, इसलिए आपको दूसरे व्यक्ति को अपनी दृष्टि छोड़ने के लिए कहना होगा। ये सुनकर रो कियांग ने बिना किसी आश्चर्य के सिर हिलाया। ठीक है, इससे पहले मैंने मास्टर द्वारा सौंपी गई मिस गु की देखभाल की, लेकिन अब जब मिस गु के पास शाप देने की ऊर्जा है, तो मैं निश्चिंत हो सकता हूँ कि वह बहुत जीवंत है। छोड़ दिया। गु जियांग फिर से रो कियांग को नहीं देखना चाहता था, तो रो कियांग क्यों नहीं? एक दूसरे को रहने और यातना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलने के बाद उन्होंने दूसरे पक्ष के जवाब की प्रतीक्षा नहीं की और सीधे दरवाजे से बाहर चले गए। लेकिन वह अचानक रुक गया जब उसने दरवाजा आधा खोला, अपना सिर घुमाया और गु जियांग को देखा। वैसे यदि आप मुझे नहीं देखना चाहते हैं, तो आप बूढ़े आदमी को आधे साम्राज्य खंडहरों के बारे में बताना सबसे अच्छा है, अन्यथा आप मुझे हर दिन लंबे समय तक देखेंगे। आपका क्या मतलब है? गु जियांग ने कुछ भ्रम के साथ किंगजन को देखा। ये स्पष्ट था कि वह इस वाक्य से थोड़ा भ्रमित था। विज्ञापन, आप नहीं जानते हैं। गु जियांग की हैरान करने वाली आंखों को देखते हुए रो किएगे को यकीन था कि दूसरी पार्टी को इस बारे में नहीं पता था और अचानक अवाक महसूस हुआ। क्या वह इस मामले पर पहले गु जियांग के साथ चर्चा नहीं करेंगे? रो किंच के पास इस मामले को ठीक वैसा ही बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किंगजन की कहानी सुनने के बाद गु जियांग अभी भी बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता है। एक अंधेरे चेहरे के साथ, ऐसा कैसे हो सकता है? दादाजी, आपने इसे पहले से मुझे क्यों नहीं समझाया? मुझे नहीं पता, आपको उससे पूछना होगा। रो किंगे ने अपने सिर को असहाय रूप से हिला दिया। ठीक है, मैं उसे अभी ढूंढता हूँ। इन शब्दों को छोड़ने के बाद गु जियांग एक अंधेरे चेहरे के साथ छोड़ दिया। रो किंच ने गु जिंजिन को रोक दिया। 1 मिनट रुको, उन्होंने कहा कि जब वह छोड़ दिया तो वह कुछ के साथ व्यस्त था। यदि आप अभी उसके पास जाते हैं तो आप केवल उसके काम को परेशान करेंगे। आखिरकार रो कियांग भी सर्वोच्च आदरणीय के शिष्य हैं। यद्यपि वह आमतौर पर विद्रोही दिखता है, फिर भी वह अपने दिल में सर्वोच्च आदरणीय की परवाह करता है। स्वाभाविक रूप से वह उसके बारे में सोच रहा है। हे गु जियांग ने कहा। न तो कियांग का जवाब दिया और न ही सलाह को सुना, और अभी भी दरवाजे से बाहर चला गया। रो किएगे ने अचानक असहाय महसूस किया, लेकिन उन्होंने गु जियांग को रोकने का विकल्प नहीं चुना। वह जानता था कि वह उसे रोक नहीं सकता है, और यहाँ तक कि अगर वह कर सकता है तो उसे रोकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। धूप की आधी छड़ी के बाद गु जियांग दरवाजे से वापस चला गया। बस जब रो किंगे ने सोचा कि दूसरा पक्ष सफलता के बिना लौट आया है, तो एक और आंकड़ा दरवाजे से चला गया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सर्वोच्च आदरणीय था। उन दोनों के बैठने के बाद रो कियांग ने उनके बोलने के लिए इंतजार किए बिना अपनी भ्रम व्यक्त की। मास्टर, क्या कुछ गलत नहीं है? आपने यहाँ मेरा अनुसरण क्यों किया? सर्वोच्च आदरणीय समझाने वाला था, लेकिन गु जियांग ने उसे पीटा। उसने कहा और कहा, मैं वास्तव में बहुत व्यस्त हूँ। मंडप के बाहर के दृश्यों को देखते हुए एक कप चाय खत्म करने में शायद कई घंटे लगेंगे। ये सुनकर आदरणीय का चेहरा अचानक लाल हो गया। विज्ञापन, अध्याय 206 GUJIANGNIANSAGROGANCE। इन शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने ताइशॉन को देखा, जिनकी अभिव्यक्ति थोड़ी अप्राकृतिक थी, और रो किंग एक पल के लिए अवाक थे। अच्छा आदमी, ये पता चला है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण के साथ व्यस्त हूँ, जिसका मतलब है कि चाय पीना मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये याद कर सकता हूँ कि 10 साल से अधिक समय पहले आदरणीय ने एक संदेश भी छोड़ दिया। मेरे पास अभी भी चीजें हैं जिनके साथ व्यस्त रहना है, इसलिए मैं पहले छोड़ दूंगा। रो किंच ने आखिरकार पता लगा लिया कि ताइशॉन आदरणीय पिछले 10 वर्षों में गायब होने के बाद से क्या कर रहा था। आप लड़की, आप बकवास कैसे कर सकते हैं? मुझे एक कप चाय पीने में इतना समय क्यों लगता है? सर्वोच्च आदरणीय ने गु जिंजिन को डांटा, जो उसके दिल में थोड़ा दर्दनाक महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी कपास गद्देदार जैकेट लीक हो रहा था। हाँ, मुझे नहीं पता कि आप इस समय कब तक पिएंगे। वैसे भी यह आमतौर पर आपको कुछ घंटे लगते हैं। गु जियांग ने एक मुस्कान के साथ कहा। उस समय मैं एक टकटकी में नहीं था, लेकिन मैं आसपास के दृश्यों को देखने से प्रेरित था, और फिर मैंने अंदर और बाहर सांस लेना शुरू कर दिया। ताइशॉन विनरेबल ने समझाया। ये सुनने के बाद गु जियांग ने महसूस किया कि यह समझ में आया। आखिरकार अगर उसके दादा के स्तर पर एक भिक्षु अपनी खेती में सुधार करना चाहती थी, तो उसे हर दिन और बाहर सांस लेने के लिए प्रेरणा और एक सामान्य दिल पर अधिक भरोसा करना पड़ा। इसे इस तरह से देखते हुए ये बनाता है समझदारी है कि एक कप चाय पीने के लिए आदरणीय के लिए एक लंबा समय लगता है। बस जब वह बोलने वाली थी तो रो किएगे ने पहले बात की। मास्टर, आपको इतना क्यों समझाना है? मेरा शिष्य आपको समझता है। एक कहावत है कि अच्छी तरह से चला जाता है। स्पष्टीकरण कब है, कब वास्तविकता है। ताइशॉन वंशानुक्रम के चरित्र के साथ युग्मित रो किएगे के लिए ये संदेह नहीं है कि उसकी तथाकथित व्यस्तता वास्तव में मछली पकड़ने के लिए है। वैसे जब आपने मुझे यहाँ बुलाया तो आप क्या कहना चाहते थे? सर्वोच्च आदरणीय अचानक व्यापार लाया। ये कल के खंडहर के बारे में है, गु जियांग ने कहा। फिर उसके चेहरे पर थोड़ा दुखी नजर के साथ किंगजन पर नजर डाली। मेरी ताकत खुद को बचाने के लिए पर्याप्त है, इसलिए मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सर्वोच्च आदरणीय ने अपना सिर हिला दिया। खंडहरों के लिए उच्चतम खेती की सीमा आकाशीय अमर की तीसरी रैंक है।
क्या आपको लगता है कि आप अजेय हैं क्योंकि आप खगोलीय अमर की तीसरी रैंक हैं? हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं अजेय हूं, मैं अभी भी खगोलीय अमर के तीसरे चरण में एक नेता हूं। यह मेरे जीवन को बचाने के लिए बहुत सरल है, गू जंजियन ने गंभीरता से कहा। जिस तरह से वह बोलती थी वह वास्तव में रूढ़िवादी थी। वह जीयू परिवार की पहली स्वर्गीय बेटी थी जो अपने दायरे में अजेय थी और यहाँ तक कि सीमाओं पर आकाशीय अमर के चौथे स्तर में एक भिक्षु को भी हराया। विज्ञापन सच में? सर्वोच्च आदरणीय ने मजाक में मुस्कुराया, फिर रो केनेज पर इशारा किया। फिर आप केवल एक भूमि भगवान को भी क्यों नहीं हरा सकते? यह गू जियानियन एक पल के लिए अवाक था। लड़की लड़की सर्वोच्च आदरणीय ने गू जियानियन के कंधे को थपथपाया और ईमानदारी से कहा, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आपको यह समझना होगा कि दुनिया के बाहर के लोग हैं। दुनिया के बाहर एक आकाश है। चूंकि किंजन पृथ्वी के अमर की खेती के स्तर के साथ तीसरे स्तर के खगोलीय अमर को हरा सकता है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे भिक्षु हैं जो चौथे, पांचवें या यहाँ तक कि छठे स्तरीय खगोलीय अमर भिक्षुओं को हरा सकते हैं जो कि खगोलीय अमर की तीसरी स्तर की खेती के साथ हैं। गू जियानियन ने तुरंत बात करना बंद कर दिया, लेकिन लंबे समय तक इसे पकड़ने के बाद उन्होंने अपने होंठों को घुसा दिया और कहा, दादाजी अपनी पोती को कम मत समझो। मैं चौथे स्तर के खगोलीय अमर भिक्षुओं के खिलाफ भी लड़ सकता हूँ, ठीक है? और खगोलीय अमर क्षेत्र में हर कोई घुमावों के बीच एक बड़ा अंतर है। खंडहरों में भिक्षु होंगे जो सबसे अधिक आकाशीय अमर रैंक 5 के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसलिए अगर मैं अपनी खुद की जान बचाना चाहता हूं, तो यह एक बहुत ही सरल मामला है और मुझे दूसरों की जरूरत नहीं है कि वे मुझे फॉलो करें। हाँ, खगोलीय अमर के बाद हर क्षेत्र पूरी तरह से अलग है, तो उसके साथ क्या हो रहा है? सुप्रीम आदरणीय ने एक बार फिर से रोकिंज की ओर इशारा करते हुए कहा, जो निष्क्रिय और ऊब गया था। उसके पास केवल एक भूमि भगवान की खेती का स्तर है, लेकिन वह आसानी से आपको हरा सकता है, एक तीसरे स्तर के खगोलीय अमर। सर्वोच्च आदरणीय ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ गू जिंजिन को देखा। बच्चे, आपको यह समझना होगा कि हर क्षेत्र के अपने अंतर हैं। नहीं, यह आम लोगों के सापेक्ष है और इसमें अतीत में पियरलेस जीनियस और अद्वितीय राक्षस शामिल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रो क्योंज जो इन शब्दों को सुन रहे थे थोड़ा हंसना चाहते थे। वास्तव में वह ये समझाना चाहता था कि वियतनाम युद्ध में वह इतना मजबूत कारण था कि उसने बहुत अधिक अमर गोली ली थी। लेकिन उनके दृष्टिकोण में कमियां हैं और एकमात्र दोष ये है कि यह विधि लंबे समय तक नहीं रहती है। आजकल रो क्योंज लगभग सभी दवाओं के लिए प्रतिरोधी हो गया है जो सिस्टम में खरीदे जा सकते हैं और अब भविष्य में अपनी ताकत में सुधार करने के लिए इन दवाओं पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। मेरी अपनी प्रतिभा वास्तव में अपेक्षाकृत अच्छी है। मैं वास्तव में कुछ प्रतिभाओं को हरा सकता हूं, लेकिन मुझे वास्तव में एक राक्षस नहीं माना जा सकता है। मैं उसे बताने के लिए थोड़ा शर्मिंदा था। गू जियानियन ने सुना कि सर्वोच्च आदरणीय फिर से किंजन की प्रशंसा कर रहा था। हालांकि उसने अपने दिल में स्वीकार किया कि यह मामला था और किंजन वास्तव में एक दुर्लभ इवल दुआ था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह सिर्फ ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि जब उसने सर्वोच्च आदरणीय प्रशंसा की प्रशंसा सुनी तो उसे घृणा महसूस हुई। वास्तव में ये सामान्य है। आखिरकार जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अधिक स्नेह होगा जिसने खुद को अपमानित किया है, अकेले हमेशा अभिमानी गू जियानियन को जाने दें। क्यों? आपको देखकर आप बहुत असंबद्ध लग रहे हैं। गू जियानियन को देखते हुए जिसने अपना चेहरा बदल दिया, महामहिम आदरणीय ने अपनी दाढ़ी को मार डाला और आसानी से अपने विचारों के माध्यम से देखा। विज्ञापन। हाँ, असंतुष्ट होने की बात क्या है? गू जियानियन ने ठंड से मुस्कुराया। यदि आप हार जाते हैं तो आप हार जाते हैं। मैं किंजन से हार गया। मैं मानता हूं कि मेरी ताकत उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि उसके साथ असंतुष्ट होने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप अपनी वर्तमान उपस्थिति से असंबद्ध नहीं है? सर्वोच्च आदरणीय थोड़ा मुस्कुराया। मैं। गू जियानियन ने अपना सिर नीचे कर दिया, न जाने क्या कहना है। यहाँ तक कि अगर वह आश्वस्त है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह किंजन से नफरत नहीं करेगी और उसके साथ कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार है। क्या अधिक है, वह अभी भी कुछ असंबद्ध है। अभी भी जिद्दी गू जंगनियन को देखते हुए सर्वोच्च आदरणीय गुस्से में नहीं था। उसके चेहरे पर अभी भी एक दयालु मुस्कान थी जिसने लोगों को अनैच्छिक रूप से दोस्ताना महसूस किया। मेरे बच्चे, क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए कभी भी किंजन नहीं होंगे? प्रतिद्वंद्वी। ये सुनने के बाद गू जियानियन एक पल के लिए दंग रह गया। उसने उसके बगल में किंजन को देखा और लग रहा था कि उसने अपना मन बना लिया है। उन्होंने सुप्रीम की आंखों के साथ सर्वोच्च आदरणीय को देखा। निश्चित रूप से नहीं, एक दिन मैं किंजन को पार कर सकता हूँ, इसके लिए देख रहे हैं। उसे हरा दो। गू जियानियन ने भी अपने दिल में अपना गर्व किया। वह कौन है? 100,000 वर्षों में जीव परिवार की पहली गर्भ की बेटी मिस गू, जो गू परिवार में सभी के द्वारा सम्मानित है, अजेय है और उसने अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को हराया है। उसे नहीं लगता था कि वह किंजन से भी बदतर थी। यह सही है। गू जिंजिन की आंखें फिर से दृढ़ होकर देखती हैं। सर्वोच्च आदरणीय भी उसके दिल के नीचे से मुस्कुराया। गू जियानियन ने अचानक अपना सिर घुमाया और किंजन को देखा। मैं आपको एक दिन हरा दूंगा और मेरी शर्म का बदला लूंगा। हाँ, फिर मैं मिस गू गुड लक की कामना करता हूँ। रो किंज थोड़ा मुस्कुराया। गू जियानियन इन शब्दों में उपहास नहीं सुन सकता था और ठंड से मुस्कुराया। हालांकि मैं वास्तव में अब आप जितना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आपको जानना होगा, नदी के पूर्व में 3000 साल, नदी के पश्चिम में 3000 साल, एक युवा लड़की को गरीबी में धमकाने के लिए नहीं। पुनश्च कल जोड़े जाने वाले एक और अध्याय है और शेष अध्याय अगले कुछ दिनों में जोड़े जाएंगे। विज्ञापन। अध्याय 207 प्रतीक्षा करने के लिए तैयार। रो किंज का पूरा शरीर काम गया। न जाने क्यों उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसने कुछ भयानक छुआ है। यह एक भ्रम होना चाहिए। रो किंज केवल इस तरह से खुद को आराम दे सकता था। तब मैं केवल आपको शुभकामनाएं दे सकता हूँ। रो किंज अभी भी मुस्कुराया। ठीक है, तुम महत्वाकांक्षी हो, तुम मेरी पोती होने के योग्य हो। सर्वोच्च आदरणीय संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। आपने कहा कि आप किंजन को पार करना चाहते हैं। क्या आपको उससे अधिक मेहनत करनी है? सर्वोच्च आदरणीय ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ गू जियानियन को देखा। हाँ, मैं निश्चित रूप से आगे अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। गू जियानियन ने सुप्रीम की आंखों के साथ सर्वोच्च आदरणीय को देखा। ठीक है, ठीक है। सर्वोच्च आदरणीय ने अपने हाथों को ताली बजाई और एक मुस्कुराहट के साथ गू जिंजिन को देखा। तब ऐसा लगता है कि आधे साम्राज्य खंडहरों की इस यात्रा में महान अवसर है। क्या आपको किंजन का पालन नहीं करना चाहिए? क्योंकि केवल इस तरह से आप, जो अभी भी कमजोर है, उसके पास अधिक अवसर है और यहाँ तक कि शीर्ष खेती संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर है। उद्धरण चिन्ह। महामहिम आदरणीय ने जो कहा वह बहुत अच्छा है। यद्यपि गू जियानियन एक प्रतिभाशाली है, अगर उसे उस खंडहर में रखा जाता है जो कल खोला जाएगा, तो वह केवल तोप के चारे के रूप में योग्य होगी। इसलिए शक्तिशाली किंजन का पालन करके उसे अधिक और बेहतर अवसर प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह क्योंकि वह वास्तव में चेहरा नहीं खो सकती थी। गू जियानियन मना करना चाहता था, लेकिन सर्वोच्च भगवान उसके कान के करीब झुक गया और फुसफुसाया, मजबूत बनने के लिए उचित निषेध आवश्यक है। आपको यह जानना होगा कि यह भविष्य के लिए है। मजबूत बनो और अपने लिए मार्ग प्रशस्त करो। मैं। गू जियानियन ने अपने सिर को किंजन को देखने के लिए घुमाया और पाया कि दूसरी पार्टी ने उस पर झपकी ली और अपना सिर एक तरफ घुमाया। विज्ञापन। एक पल के लिए संकोच करने के बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं उसका अनुसरण करने को तैयार हूँ। रो किंगे ने दूसरे पक्ष की बहुत अनिच्छुक अभिव्यक्ति को देखा और थोड़ा अवाक महसूस किया। ऐसा लगता है कि वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। ये बुरे आदमी की खातिर नहीं है, अन्यथा वह दूसरे पक्ष को भी नहीं देखना चाहेगा। हालांकि रो कियोंज उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो विशेष रूप से सहिष्णु था। उसने दयालुता दिखाई थी, गूजे IANGNIAN समय और समय फिर से, लेकिन उसके चेहरे पर एक अच्छा नजर नहीं था और बस उसके चेहरे पर मुस्कान वापस ले ली। इस बार खंडहर में क्या मूल्यवान वस्तुएं हैं? रो किंगे ने अपने मन में इस सवाल के बारे में सोचा और सर्वोच्च आदरणीय को देखा। मैं इस बारे में भी नहीं जानता। सर्वोच्च आदरणीय ने अपना सिर हिला दिया। लेकिन यह निश्चित है कि यदि आप यहाँ सबसे बड़ा अवसर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस आधे साम्राज्य द्वारा निर्धारित परीक्षण को पूरा करना होगा और यहाँ तक कि जीवन धन की अस्तित्व भी हो सकता है।
जीवन धमकी आधे साम्राज्य के तरीकों के साथ अगर वह वास्तव में हमारे लिए भिक्षुओं के लिए हानिकारक होना चाहता है तो हमारे पास वास्तव में विरोध करने की कोई क्षमता नहीं है। रो किंच को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसके दिल में एक अशुभ विचार पैदा हुआ। मरने के बाद ये भिक्षु अपने स्वयं के अवशेष छोड़ने के लिए तैयार होंगे। क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप दुनिया में खुद के निशान छोड़ना चाहते हैं? सर्वोच्च भगवान ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखें जल्द ही गहरी हो गईं। तुम बहुत चिंता कर रहे हो। हर अमर कल्टीवेटर के दिल में एक सपना होगा, चाहे वह पहली बार में अज्ञानी हो या परिपक्व हो जाता। वह सोचता रहेगा कि एक दिन वह दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होगा और सभी जीवित प्राणियों को देखेगा। या आपका एक मार्शल आर्ट कौशल या चालें दुनिया भर में प्रसिद्ध हो सकती है, ताकि हर कोई आपका नाम जान सके और आप इस तरह के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जब आप मर जाते हैं तो इस दुनिया में अपनी खुद की किसी चीज को छोड़कर चुने गए भिक्षु पर अपनी आशाओं को रखने के बराबर होता है। एक अन्य अर्थ में आप अपनी अप्रभावित इच्छाओं को पूरा करने का मौका देने के लिए अपनी अंतिम वित्त की क्षमता भी कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ओ तो ये है। रो किंच ने सिर हिलाया जैसे कि उसने कुछ के बारे में सोचा था और एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ सर्वोच्च आदरणीय को देखा। जिस कारण से आपने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है वह ये है कि आपने भी अपनी उम्मीदें मुझ पर रखी हैं। क्या यह आपके शरीर पर है? इस मामले में ये बताएगा कि आप चाय पीने के लिए आलसी क्यों हैं। विज्ञापन। ताइशन आदरणीय, आपके पास एक समृद्ध कल्पना है, अगली बार बहुत ज्यादा मत सोचो। सर्वोच्च भगवान ने कंधे पर रो केने को दर्द से कंधे पर थपथपाया और वह एक आलसी नहीं है लेकिन आत्मज्ञान ज्ञानोदय। 3 महत्वपूर्ण चीजें सभी पर। ठीक है मैं समझता हूँ, मैं अब आपको उजागर नहीं करूंगा। रो कियोंज ने सिर हिलाया। इस अर्थहीन विषय पर ज्ञान देना जारी रखने के लिए सर्वोच्च आदरणीय बहुत आलसी था। उसने अपना गला साफ किया और व्यवसाय के लिए नीचे उतर गया। चूंकि आप लंबे समय तक एक साथ रहने वाले हैं, आप पहले एक दूसरे को जान सकते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि जब आप इसे प्राप्त करते हैं तो कुछ नहीं होता है, संघर्ष होगा और फिर आप खतरे में पड़ जाएंगे। रो किंगे ने अपना सिर घुमाया और गू जियानियन को देखा और पाया कि दूसरा व्यक्ति भी उसे देख रहा था। वे दोनों लगभग एक ही समय में अपने सिर को दूर कर देते हैं। एक उसके घमंडी स्वभाव के कारण है और दूसरा इसलिए है क्योंकि वह इतना ठंडा नहीं होना चाहता है। ये वास्तव में गुजिनियन के लिए ऐसा करने के लिए समझ में आता है। आखिरकार अगर कियान जी ने उसे इतना शर्मिंदा कर दिया था और जब वह मंच पर थी तो जानबूझकर उसका अपमान किया, इस खाते को लिखना नहीं असंभव होगा। महिलाएं बहुत तामसिक जीव हैं। गू जियानजियन के विपरीत रो केन ने अब उन लोगों के प्रति लगभग कोई नाराजगी नहीं की है जिन्होंने अपने पिछले जीवन में उसे चोट पहुंचाई है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वाका चिका का एक कमजोर चरित्र या कुछ भी है, लेकिन अधिकांश बदला लेने वाले लोगों को बदला लिया जाना चाहिए। इन लोगों द्वारा लगाए गए दोष को वापस भुगतान किया गया है, गुस्से को हटा दिया गया है और संघर्ष करने के लिए जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। लोगों को एक नया जीवन देना तय है। यदि आप अतीत में रहते हैं तो आप केवल शालीन हो जाएंगे और भविष्य की सुंदरता को याद करेंगे जो आपके लिए होना चाहिए। इन आक्रोशों के अलावा रो किंगे को अभी भी अपने पिछले जीवन की भावनाओं को भूल जाना है, लेकिन भावनाओं को नाराजगी से अधिक मुश्किल लगता है। अतीत की गहरी भावनाओं को भूल जाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लंबा समय लगता है। इस प्रक्रिया में 1 वर्ष या 10 साल या 100 साल या यहाँ तक कि हजारों साल लग सकते हैं, लेकिन अगर कियोंज परवाह नहीं करता है तो वह इंतजार करने को तैयार है। उनका मानना था कि समय उनके दिल में पूरी गहराई से दूर हो जाएगा। विज्ञापन। अध्याय 208 आप सूप क्यों नहीं पीते हैं? ये देखते हुए कि उन दोनों के बीच कुछ स्पष्ट रूप से गलत था, आदरणीय को पता नहीं था कि एक पल के लिए क्या कहना है। ऐसा लगता है कि यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे वह हस्तक्षेप कर सकता है। साथ आदरणीय ने अपने दिमाग को रैक किया और समस्या को हल करने के तरीके के बारे में नहीं सोचा। अंत में मैंने इसे पेंच करने का फैसला किया और बस प्रकृति को अपना पाठ्यक्रम लेने दें। वह एक बूढ़ा व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक रहता है वह युवा लोगों के मामलों में शामिल नहीं हो सकता। आप लोग धीरे धीरे चैट करते हैं। मेरे पास देखभाल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं, इसलिए मैं पहले छोड़ने जा रहा हूँ। सर्वोच्च भगवान के बाद इन शब्दों को छोड़ दिया न तो उनमें से कोई भी जवाब नहीं दे सकता था और वह सीधे दरवाजे से बाहर चला गया। आदरणीय वापस आने के बाद से 6 महीनों में उन्होंने कई फूल लगाए हैं और पाया है कि उन्होंने लंबे समय तक उन्हें पानी नहीं दिया है या उन्हें निषेचित नहीं किया है। अब वह इस कठिन कार्य को पूरा करने की योजना बना रहा है। उन लोगों के लिए जो ताइशॉन के स्तर पर हैं, यदि उनके पास पर्याप्त प्रतिभा और खेती नहीं है तो उनके लिए पर्याप्त मेहनती होना मुश्किल होगा। इस समय जो महत्वपूर्ण है वह है आत्म संस्कृति और चरित्र की खेती। प्राचीन दानव की प्रतिभा स्पष्ट रूप से आदरणीय की तुलना में बेहतर है, इसलिए उनका प्रदर्शन उनके समान स्थिर और स्वतंत्र नहीं है। आदरणीय छोड़ने के बाद दृश्य लंबे समय तक शांत हो गया। रो कियोंज स्वाभाविक रूप से इस तरह से समय बर्बाद नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने बस कहा, मैं अब खेती की स्थिति में प्रवेश करने जा रहा हूँ। यदि आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद वह सोफे पर क्रॉस लेग किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। ठीक है, बस समय में मैं भी अब क्यों प्राप्त करना चाहता हूँ। चूंकि किंगजन का रवैया काफी अच्छा था, गू जियानियन एक सीधा चेहरा नहीं रख सकता था। उसने सिर हिलाया और उसकी आंखें बंद करते हुए सोफे पर क्रॉस लेग किया। रात तक इस तरह का समय जारी रहा जब रो किंज ने अचानक उसकी आंखें खोल दी। क्योंकि मैं अपनी खेती के कारण दोपहर को भोजन नहीं करता, मुझे रात का खाना खाना होगा, अन्यथा मैं मानसिक रूप से असहज महसूस करूंगा। कोई रास्ता नहीं है। अगर कियान जी और लिन किंगसेहन इतने लंबे समय से रहते हैं तो वे नश्वर की जीवित आदतों के आदी हो गए हैं। इसे रातों रात नहीं बदला जा सकता है, ये केवल धीरे धीरे किया जा सकता है। क्या आपके पास यहाँ पकाने की जगह है? रो किंगे ने गू जियानियन को देखा जिनकी आंखें बंद थीं और पूछने से पहले थोड़ी देर के लिए झिझक गईं। विज्ञापन। ये सुनने के बाद गू जियानियन ने उद्देश्य पर किंजन को नजरअंदाज नहीं किया और अपनी आंखें खोली, लेकिन जब उसने किंजन को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। नहीं, क्या आप लालची हैं? लालची शब्द सुनकर रो किएगे को नहीं पता था कि एक पल के लिए क्या कहना है, लेकिन आखिरकार समझाया, नहीं, मैं सिर्फ भूखा हूँ। ओह, पृथ्वी अमर स्तर के भिक्षु अभी भी भूखे हैं। ये पहली बार है जब मैंने इसे देखा है। गू जियानियन मुस्कुराया, लेकिन वह बिल्कुल नहीं पर विश्वास नहीं करता था। सभी के पास एक अलग काया है, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। मेरा काया सिर्फ इतना खास है। रो किंगे ने अपना सिर हिला दिया। बेशक इस समय वह कुछ ऐसा नहीं कह सकता था जैसे, मुझे वास्तव में खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक प्रच्छन्न प्रवेश होगा कि वह भूखा नहीं था और वह केवल इसलिए खाना बनाना चाहता था क्योंकि वह लालची था। गू जियानियन ने सिर हिलाया। घर में खाना पकाने के लिए कोई जगह नहीं है। यदि आप खाना बनाना चाहते हैं तो आप घर के पीछे के बगीचे में जा सकते हैं। बस उन चीजों को नष्ट न करें जो मैं उगता हूँ। ठीक है, आपको बहुत धन्यवाद। रो किंज ने भी सिर हिलाया, फिर घर से बाहर चला गया और घर के पीछे की ओर चला गया। जब मैं घर के पीछे आया तो मैंने पाया कि वास्तव में यहाँ एक बगीचा था, कई फूलों, पेड़ों और कई उड़ने वाले कीड़े और जानवरों के साथ लगाया गया था। ये स्पष्ट रूप से एक अच्छा पारिस्थितिक वातावरण था। एक खुली जगह खोजने के बाद रो किंगे ने मातम को साफ कर दिया, आध्यात्मिक अंगूठी से आवश्यक वस्तुओं को बाहर निकाला और एक अलाव जलाया। बगीचे में बहुत सारे फूल और पौधे हैं जिन्हें सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रो किंज उनमें से कुछ को जानती है क्योंकि उसने किताबें पढ़ी हैं, इसलिए उसने चुपके से कुछ फूलों और पौधों को चुना जिसे वह जानती थी और उन्हें सामग्री के रूप में इस्तेमाल करती थी। सूप को उबालने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। खाने के बाद रो कियोंज ने संतुष्टि की भावना महसूस की। यह आरामदायक भावना वापस आ गई है। हालांकि रो कियागे ने गू जियानियन के लिए सूप का एक छोटा बर्तन भी छोड़ दिया। आखिरकार उन्होंने अपनी सहमति के बिना बगीचे में कुछ फूलों और पौधों को उठाया जो कुछ शर्मनाक था। घर लौटने के बाद रो कियोंज ने सीधे गू जियानियन के सामने मेज पर बड़े बर्तन को ले जाया। अचानक आंदोलन को महसूस करते हुए गू जिंजिन ने अवचेतन रूप से अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने उसके सामने एक बड़ा
बर्तन देखा। उन्होंने तुरंत कुछ के साथ किंजन को देखा। ब्रह्म, आप क्या कर रहे हैं? मैंने सूप बनाने के लिए आपके बगीचे में कुछ फूल और पौधे उठाए, इसलिए मैंने आपके लिए एक हिस्सा छोड़ दिया, रो कियोंज ने कहा। मूल रूप से गू जियानियन थोड़ा दुखी था जब उसने पिछला वाक्य सुना था, इसलिए नहीं कि वह कंजूस था, बल्कि इसलिए कि किंगसन ने उससे कभी नहीं पूछा क्या यह उसे अपना घर मानता है। विज्ञापन। लेकिन अगले वाक्य को सुनने के बाद गू जियानियन ने बहुत अधिक आरामदायक महसूस किया। कम से कम किंगसन अभी भी उसे गंभीरता से ले गया। मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन आप इसे अपने लिए रख सकते हैं। मैंने तुम्हें बाकी ही दिया क्योंकि मैं भरा हुआ था, रो किंज ने समझाया। सटीक होने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं भरा हुआ हूँ, लेकिन मैं इसे तृप्त कर रहा हूँ। बाकी गू जिनजिन एक पल के लिए अवाक था। उसने सिर्फ इतना कहा, इतना कृतघ्न व्यक्ति इतना दयालु कैसे हो सकता है? क्या आप इसे बचे हुए के रूप में नापसंद करते हैं? चिंता मत करो, मैं हमेशा एक चम्मच का उपयोग एक कटोरे में डालने और इसे पीने के लिए करता हूँ। ये बहुत साफ है, रो किंज ने समझाया। मेरा ये मतलब नहीं था। गू जियानियन ने अपना सिर हिला दिया। फिर तुम्हारा क्या मतलब है? रो कियोंज अचानक और भी हैरान हो गया, मुख्य रूप से क्योंकि मुझे डर है कि आप गंदी चीजें या कुछ और फेंक देंगे। आखिरकार मैं आपके जैसे लोगों के व्यवहार को जानता हूँ। गू जियानियन ने एक स्नेह के साथ किंजन को देखा। रो किंज, अगर कियांजी को पता था कि दूसरी पार्टी के बारे में क्या गुस्सा था, तो क्या ये पिछले द्वंद्व के बारे में नहीं होगा? लेकिन इस घटना का कारण किसने? उन्होंने दूसरे पक्ष के साथ तर्क करने की जहमत नहीं उठाई। एक कुत्ता लू डोंगविन को काटने वाला एक अच्छा दिल नहीं जानता। रो किंगे ने इस तरह की सजा छोड़ने के बाद उन्होंने कटोरे और चॉपस्टिक की एक जोड़ी निकाली, सूप को कटोरे में डाल दिया और उसे पी लिया। एक को बर्बाद नहीं करने के सिद्धांत का पालन करना है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि गू जियांगियन को दिखाना है कि क्या सूप के इस बर्तन को पिया जा सकता है। सूप खत्म करने के बाद रो किंग ने गू जियांगियन को देखा और पाया कि दूसरा व्यक्ति भी उसे देख रहा था। उन्होंने तुरंत कहा, क्या आपको लगता है कि इस सूप में कुछ गंदा है? क्योंकि यह मुझ पर लाल है, इसलिए निश्चित रूप से मैं डरता नहीं हूँ, गू जियानियन ने एक मुस्कान के साथ कहा। जब उन्होंने ये सुना तो रो किंग जवाब था और नहीं जानता था कि क्या कहना है। ये वास्तव में थोड़ा अपमानजनक था। विज्ञापन। अध्याय 209 लॉन्गहोटियन का साहस। समय जल्द ही दूसरे दिन आया। दिन के अंत में रो कियोंज और गू जियानियन अच्छी तरह से मिल रहे थे। ये निश्चित रूप से एक बात थी, वे दोनों एक अर्धविराम अंतरिक्ष यान पर यात्रा कर रहे थे जो सर्वोच्च आदरणीय से बच गए थे। बेशक रो किंग टिशन वरदान और गू जंगनियन के अलावा उसके माता पिता भी हैं। इस अवधि के दौरान गू जियानियन अपने माता पिता के साथ रहे। इस बार खंडहर में अपने प्रवेश के बारे में उनके विभिन्न निर्देशों को सुनकर सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए और उन अवसरों का सामना करते समय खुद को मजबूर करने के लिए जो वह जबत नहीं कर सकते थे। और रो कियोंज भी ताइशन के साथ रहे। केवल अंतर यह है कि ताइशन आदरणीय ने रो किंज को खंडहरों में प्रवेश करने और सुरक्षा पर ध्यान देने के बारे में नहीं बताया। मुझे पता है कि जियांग नियांग का चरित्र थोड़ा घमंडी है, इसलिए यह आपको असहज महसूस कर सकता है, लेकिन वह वास्तव में एक बहुत अच्छा इंसान है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जब आप इस बार खंडहर में प्रवेश करते हैं तो आप उसकी अच्छी देखभाल कर सकते हैं। आदरणीय, उन्होंने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ रो किंज को देखा। ठीक है, रो किंग ने उसके होंठों को घुमाया। आपने इसे कई बार कहा है, बस आराम करो। लेकिन जब मैं आपको दुखी दिख रहा हूँ तो मैं वास्तव में असहज महसूस करता हूँ। रो किंग के चेहरे को देखकर जैसे कि किसी का पैसा बकाया हो, आदरणीय का दिल चिंता से भर गया था। अचानक ये और भी अधिक हिंसक रूप से हिल रहा था। हाँ, अगर कोई आपके सामने दर्जनों बार एक बात दोहराता है तो क्या आप सहज महसूस करेंगे? अगर यह आप थे। रो किंग ने आदरणीय को देखा जैसे कि वह मानसिक रूप से मन था। और आप मेरे द्वारा कहे गए दर्जनों शब्दों के बीच मेरी सुरक्षा के बारे में परवाह क्यों नहीं करते? क्या मेरा जीवन आपकी आंखों में इतना बेकार है? रो कियोंज फिर से फुसफुसाया। एक वाक्य, ईर्ष्या, विज्ञापन, सर्वोच्च आदरणीय तुरंत खुश हो गया और एक मुस्कान के साथ कहा, तब आपको सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। रो किंग ने उसके होंठों को घुमाया। इस लोग को देखकर आदरणीय ने उसे किसी और को छेड़ने का इरादा नहीं किया। उसका चेहरा शांति के लिए लौट आया। उसने अपने कंधे को थपथपाया और एक तरह की मुस्कान दिखाई। ठीक है, मैं तुम्हें अब नहीं छेड़ूंगा। इस मामले का उल्लेख करने का कारण मेरी मान्यता को साबित करना है, आपका मजबूत पक्ष। मुझे आपके बारे में पूरी तरह से राहत मिली है। उद्धरण चिन्ह, बूढ़े आदमी, तुम मुझसे फिर से झूठ बोलना चाहते हो। सर्वोच्च आदरणीय से इतने झूठों का अनुभव करने के बाद रो कियोंज इस बार उस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं था। सर्वोच्च आदरणीय जल्दी में नहीं था, अपनी दाढ़ी को मार डाला और थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, इसके बारे में सोचो, अगर मुझे आपकी ताकत पर भरोसा नहीं है तो मैं जियांग नियांग को इस तरह के खतरनाक जगह पर जाने देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा मानना है कि आपकी ताकत के साथ आप न केवल अपनी रक्षा कर सकते हैं बल्कि उसकी पूरी तरह से बचाने के लिए अतिरिक्त शक्ति भी रख सकते हैं? हाँ, गू जियानियन उनकी पोती थी। यदि वह वास्तव में अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर सकता है तो वह खुद को इस तरह के हताश जोखिम में कैसे ले जा सकता है? सुप्रीम लॉर्ड ने हमेशा लोगों से झूठ बोलना पसंद किया है, लेकिन कुछ समय के बाद विश्लेषण के बाद रो किंगे ने नहीं सोचा था कि इसके बारे में कुछ भी नकली था। बेशक मुझे लगता है कि यह गलत नहीं है क्योंकि रो किंगे को पता है कि ताइशन वंशानुक्रम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि यह कोई और होता तो रो किंग निश्चित रूप से विचार करेगा कि क्या दूसरे पक्ष ने किसी ऐसी चीज का लाभ उठाया जिसके बारे में वह नहीं जानता था, जिसके कारण किसी चीज की प्रामाणिकता का गलतफहमी हुई। कई चीजें सूचना अंतराल के कारण होती हैं जिससे गलतफहमी होती है और यहाँ तक कि प्रतिद्वंद्वी द्वारा प्रशस्त मार्ग की ओर ले जाता है। विज्ञापन। रो किंगे की थोड़ी नर्म अभिव्यक्ति को देखकर सर्वोच्च आदरणीय को पता था कि उसकी गलतफहमी को हल कर दिया गया था और फिर से व्यवसाय लाया। आपको मेरे लिए जियांग नियांग की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, जब तक वह आत्महत्या नहीं करती है और हर जगह परेशानी का कारण बनती है, उसे अपनी जान बचाने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए चिंता न करें। रो कियोंज ने कहा। आपके शब्दों में एक निश्चित अर्थ है। मैं वास्तव में चिंतित महसूस करता हूँ। शिष्य। असहजता की भावना अचानक ग्रैंडमास्टर के दिल में दिखाई दी। रो किंज ने हमेशा अचेतन रूप से चीजों को रूढ़िवादी रूप से कहा था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि क्या गलत है तो उसने अपने शब्दों को बदल दिया और कहा, ठीक है, मैं निश्चित रूप से गू जियानियन के जीवन को बचा सकता हूँ। एक शानदार पर्वत के ऊपर काले कपड़ों में एक सुंदर आदमी उसकी पीठ के पीछे उसके हाथों से खड़ा था। उसकी आंखें ईगल की तरह ठंडी थीं। वह पहाड़ की चोटी पर 3 भागों का तिरस्कार, 3 भागों की अवमानना और उसकी आंखों में 4 भागों के घमंड के साथ खड़ा था, जो पहाड़ के तल पर और हवा में नीचे देख रहा था। इसमें तैरते हुए लोग। हाँ, मेरी नजर में ये तथाकथित प्रतिभाएं सिर्फ प्रतिभाशाली सैनिक हैं। लॉन्गहोटियन ने अपनी आंखें घुमाई, ये सोचकर कि ये भिक्षु जो आमतौर पर अजेय और श्रेष्ठ थे, उन्हें पीट दिया जाएगा, तुरंत मार डाला और मस्करों को कम कर दिया। मैं मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उनके लिए दया महसूस कर रहा था। इस समय लॉन्गहोटियन के पीछे खड़े 10 शीर्ष गार्डों में से एक लॉन्गहोटियन के पक्ष में चला गया और झुका। आपकी महारानी। हालांकि ड्रैगन किंग पैलेस में हमारे दुश्मनों को मिटा दिया गया है, हम नहीं है कि संभावित दुश्मनों की कोई संभावना नहीं है। आपकी महारानी, कृपया 2 बार सोचें। हमारे पास इस आधे साम्राज्य खंडहरों के संसाधनों की कमी नहीं है, इसलिए ओह, क्या आप मुझे सिखा रहे हैं कि कैसे कुछ करना है? लॉन्गहोटियन के मुंह ने अचानक एक शैतानी मुस्कान उठाई और उसने उस गार्ड को देखा जो बोल रहा था। वह इतना भयभीत था कि गार्ड ने सांस लेने की हिम्मत नहीं की और उसके माथे पर ठंडा पसीना सामने आया। अधीनस्थ, मैं करने की हिम्मत नहीं करता। गार्ड कांप गया क्योंकि उसने सजा सुनाई। उनके पास ड्रैगन किंग पैलेस के युवा मास्टर द्वारा उत्पीड़ित महसूस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं ड्रैगन किंग पैलेस के युवा मास्टर लॉन्गहोटियन के पास वास्तविक कठिन शक्ति है और मैं सिर्फ अपने पीछे की ताकतों की ताकत पर भरोसा नहीं कर सकता। लॉन्गहोटियन की आंखें गहरी थीं और उन्होंने धीरे धीरे बात की। भले ही मैं ड्रैगन किंग पैलेस के किसी भी संसाधन पर भरोसा नहीं करता, मैं कई कुलीन सैनिकों के बीच सबसे कीमती अवसर भी हड़प सकता हूँ। यह मेरा साहस
है। विज्ञापन अध्याय 210 गड़गड़ाहट। आदरणीय, अंतरिक्ष यान से उतरने के बाद रो किंगे ने बादलों और धुंध में एक पहाड़ को देखा। पहाड़ की कमर पवित्र सफेद हवा द्वारा कवर की जाती है और प्रशिक्षित आग की आंखें सफेद हवा के माध्यम से पूरे पहाड़ को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती हैं। वे केवल पहाड़ के नीचे का हिस्सा देख सकते हैं, लेकिन ये कई बार एक रहस्यमय माहौल भी जोड़ता है। परिवेश का अवलोकन करने के बाद मैंने पाया कि कई भिक्षु पहले ही आ चुके थे और ये भिक्षु लगभग हमेशा एक क्षेत्र में अकेले होते हैं, जैसे कि एक पत्थर पर क्रॉस लेग बैठना और उन्हें बंद करना ध्यान करने के लिए आंखें। अन्य लोग शून्य पर कदम रख रहे हैं, पूरे पर्वत बिट पर झांक रहे हैं और वे सभी अकेले रह रहे हैं। लेकिन ये सामान्य है, मजबूत लोग हमेशा अकेले चलते हैं। उनकी मजबूत ताकत के साथ युग्मित एक अलोप चरित्र होना आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन उसके सामने पहाड़ को देखते हुए रो किंग यह नहीं बता सका कि इसमें कोई खंडहर होगा। खंडहर यहाँ है। रो किंगे ने ब्रह्म में सर्वोच्च आदरणीय को देखा। हाँ, सुप्रीम विनरेबल ने सिर हिलाया, जो कि रो केनेज के संदेह को देखने के लिए लग रहा है। इसलिए उन्होंने एक मुस्कान के साथ समझाया, खंडहर को कवर किया गया है और जब तक वे आधिकारिक तौर पर नहीं खोले जाते हैं तब तक वे सामने नहीं आएंगे। रो किंज ने सिर हिलाया, फिर और नहीं कहा और समय समय पर उसके आसपास दिखाई देने वाले आंकड़ों को देखा। वह ये देखने के लिए मैदान का अवलोकन कर रहा था कि क्या उसके लिए कोई खतरा है। इन भिक्षुओं के माध्यम से जो दिखाई दिए हैं, रो कियोंज इसकी तुलना खुद के साथ कर सकते हैं कि वह किस स्तर पर है। आखिरकार अगला कदम अवसर को जब्त करना है। ये जीवन और मृत्यु का मामला है। यदि आप अपनी वास्तविक ताकत नहीं समझते हैं तो यह बेहद घातक होगा। लेकिन इस समय पूरी जमीन अचानक हिल गई और कुछ कमजोर भिक्षुओं को जमीन पर खटखटाने के लिए तीव्रता पर्याप्त थी। इस अचानक बदलाव के साथ रो कियोंज ने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से दृढ़ हो गया। उसी समय उनकी आध्यात्मिक अर्थ कुछ नोटिस करने के लिए लग रहा था। उसने अपना सिर उठाया और पाया कि पूरे पहाड़ को कवर करने वाली सफेद हवा गायब हो गई थी। पहाड़ के बीच में एक विशाल गोलाकार काला भंवर दिखाई दिया। भंवर के पास लगभग एक मुड़ जगह थी, जो इसके शक्तिशाली सक्शन को दर्शाता है, जो सब कुछ अवशोषित कर सकता है। परिपत्र भंवर की अचानक उपस्थिति के बारे में रो कियोंज ने जल्दी से उसके दिमाग में एक अनुमान लगाया। उसने सर्वोच्च आदरणीय को देखा और अनुमान लगाया, क्या ये खंडहर का द्वार है? विज्ञापन अगर कोई दुर्घटना नहीं है तो ये है। सर्वोच्च आदरणीय ने लंबे समय तक भंवर को देखा और कहा, फिर क्या हम अब अंदर जाना चाहते हैं? गू जियानियन ने उसके बगल में किंगजन को देखा। जितनी जल्दी हम खंडहर में प्रवेश करते हैं, उतनी ही संभावना है कि हम एक मौका प्राप्त करेंगे। रो किंगे ने अपना सिर हिलाया, कोई भीड़ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए इंतजार करें। क्यों प्रतीक्षा करें? क्या आप नहीं जानते कि शुरुआती पक्षी कृमि को पकड़ता है? गू जियानियन हमेशा बहुत घमंडी रहा है, इसलिए रो कियोंज ने उसे ध्यान से समझाने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस अपने होंठों को घुमाया और मजाक किया, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं एक पक्षी हूँ या बग। अगर मैं इतनी जल्दी जाऊं तो मुझे एक पक्षी भी नहीं माना जा सकता है। उदाहरण चिन्ह खंडहरों में बहुत जल्दी प्रवेश नहीं करने के लिए दो विचार हैं। पहला, पहले पक्षी को शूट करना है। यह अभी भी अज्ञात है कि क्या इस पोर्टल के पीछे कोई खतरा है, और पोर्टल में प्रवेश करने के बाद आपको ये बड़ा अवसर व्यर्थ देना असंभव है। किसी तरह का परीक्षण होना चाहिए। तो इस समय ये सबसे अच्छा विकल्प है कि प्यारे साथी दाववादियों को इस तरह से पता लगाने दें। वैसे भी भले ही वह मर जाता है, यह उसे प्रभावित नहीं करेगा, चूंकि ये कम प्रतियोगी है। क्या यह एक अच्छी लड़ाई नहीं होगी? दूसरा ये है कि यद्यपि रो किंगे वियतनाम युद्ध में शक्तिशाली है, लेकिन उसकी ताकत बहुत कमजोर है। वह सिर्फ एक भूमि ईश्वर है। चाहे उसकी वास्तविक लड़ाकू शक्ति कितनी भी अपमानजनक क्यों न हो, उन राक्षसों के साथ तुलना करना मुश्किल है। खंडहर में प्रवेश करने वाला पहला समूह भिक्षुओं के सबसे शक्तिशाली समूह से संबंधित होना चाहिए। बाद में प्रवेश करना उनके साथ किसी भी संघर्ष से बचने के लिए है। लेकिन गू जियानियन इन दोनों बिंदुओं में से किसी भी बिंदु पर विचार नहीं कर सकता था। इसने जीयू जियांगियन को और भी अधिक देखा। वह अनियंत्रित और बुरा स्वभाव वाला है। वह एक सुअर के रूप में बेवकूफ है और सोचता है कि वह अच्छा है। वह इस पर और उस पर नीचे देखता है। रो किंगे ने अपना सिर हिलाया और गू जिंजिन को अपने दिल में ऐसा मूल्यांकन दिया। मैं जैसे कि उसने किंगसन की आंखों में तिरस्कार देखा। गू जियानियन ने अचानक थोड़ा शर्मिंदा और नाराज महसूस किया और अपने होंठों को घुमाया। क्या ये सिर्फ होशियार नहीं है? बस समझाना नहीं चाहते। इतना हवादार होने की कोई जरूरत नहीं है। इस दृश्य को देखकर सर्वोच्च आदरणीय ने अपना सिर हिला दिया और मदद नहीं कर सका। लेकिन हंसना चाहते हैं। वह चिंतित महसूस करने के बजाय इस स्थिति के बारे में क्यों हंसना चाहता है? विज्ञापन आखिरकार इन दोनों लोगों को इस खतरनाक वातावरण का सामना करने के लिए एक टीम बनानी पड़ती है। क्या वे वास्तव में महत्वपूर्ण समय पर एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं जब वे साथ जाना मुश्किल होते हैं? साथ जवाब निश्चित रूप से हाँ है। आदरणीय ये देख सकता है कि यद्यपि दो लोगों के अलग अलग स्वभाव हैं, वे ऐसे लोग नहीं हैं जो आवेग से प्रेरित हैं। वे निश्चित रूप से अपने पूर्वाग्रहों को अलग कर सकते हैं और महत्वपूर्ण स्थितियों का सामना करते समय एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो यही कारण है कि भले ही वह जानता था कि वे दोनों एक दूसरे से निपटने के लिए नहीं जा रहे थे, सर्वोच्च आदरणीय ने अभी भी जियांगियन को रो केनेज को अवसरों का लाभ उठाने के लिए जाने की हिम्मत दी। निश्चित रूप से क्षेत्र में स्थिति के रूप में कियांग जी की उम्मीद थी। भंवर दिखाई देने के बाद मैदान पर कोई भी प्रवेश करने की जल्दी में नहीं था। जाहिर है, ये सभी लोग जानते हैं कि पहाड़ों के बाहर के लोग हैं और पहाड़ों के बाहर के लोग हैं, और उन्हें नहीं लगता कि वे मैदान के सबसे मजबूत लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वे अपुष्ट हैं, लेकिन वे स्थिर और परिपक्व हैं। ये है कि वे आज कहाँ हैं। केवल स्थिरता और परिपक्वता एक भिक्षु को इस क्रूर दुनिया में आगे जाने की अनुमति दे सकती है। इस समय गड़गड़ाहट के फटने से अचानक हवा में लग रहा था। आकाश जो मूल रूप से स्पष्ट था, बादलों के साथ घना हो गया। थंडर ने एक के बाद एक जमीन मारा, हरियाली के पैच को प्रज्वलित किया और एक उग्र आग लगा दी। एक पल में आग के पेड़ पूरे हरे रंग के जंगल में एक के बाद एक दिखाई दिए। इस जंगल को आग के समुद्र में बदलना तय किया गया था, और क्योंकि दूरी बहुत करीब है, जब आप अंधे होने से बचने के लिए हिट हो जाते हैं तो आप अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लेंगे। रो किंज ने कहा, जो इतना अयोग्य हो सकता है, ये दिखाई देने पर विशेष प्रभाव करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन आप इतनी बड़ी लड़ाई में भी संलग्न हैं, अपनी आंखों को बार बार चमकते हुए, इस डर के लिए कि दूसरों को पता नहीं चलेगा कि आप मंच पर हैं, है ना? जैसे जैसे समय बीतता गया, थंडर ने कमजोर होने के कोई संकेत नहीं दिखाए। इसके बजाय यह अधिक बेतहाशा गर्जना करता है, गड़गड़ाहट की बेलगाम प्रकृति को बाहर निकालने के लिए। अचानक बिजली के एक विशाल बोल्ट ने जमीन को मारा, एक विशाल गड्ढे का निर्माण किया और एक तीतर को इलेक्ट्रोक्यूट किया जो एक भुना हुआ चिकन में भोजन की तलाश कर रहा था। गड़गड़ाहट और बिजली के साथ कवर किया गया एक आकृति गहरे गड्ढे से बाहर तैरती थी। उसकी आंखों में अंतहीन गड़गड़ाहट के साथ उसने विनाश की आभा के साथ आग के समुद्र को देखा और उसके मुंह के कोने पर एक बेहोश बुरी मुस्कान दिखाई दी, जैसे कि वह अपने काम के बारे में चिंतित था। कृति से बहुत संतुष्ट। विज्ञापन अध्याय 211। वह मूल रूप से एक कम प्रोफाइल रखना चाहता था। 10 दिशाओं की गड़गड़ाहट। स्वर्गीय गड़गड़ाहट गड्ढे से बाहर तैरते हुए आकृति को देखते हुए एक भिक्षु व्यक्ति की उत्पत्ति को पहचानता था और उसे छोड़ दिया गया था। सम्मानित। उस आंकड़े के नाम को सुनकर रो किंगे को तुरंत चौंका दिया गया और उसके बगल में सर्वोच्च आदरणीय को देखा। क्या वह आधे आशावादी स्तर से ऊपर एक मजबूत व्यक्ति है? रो किंगे ने केवल गड़गड़ाहट से आकाशीय अमर स्तर की आभा को महसूस किया, इसलिए जब वह भिक्षु का नाम सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गई। उनकी ताकत खगोलीय अमर स्तर 3 के स्तर पर है। सर्वोच्च आदरणीय थोड़ा मुस्कुराया और कहा, लेकिन उसे कम मत समझो। हालांकि आपके लिए खगोलीय अमर स्तर 3 से निपटना आसान है, इसकी तुलना साधारण खगोलीय अमर स्तर 3 से भी है। दूसरे शब्दों में, गड़गड़ाहट के लिए वह एक साधारण तीसरे स्तर के खगोलीय अमर नहीं है, और उसकी वियतनाम युद्ध क्षमताएं आपसे ज्यादा बदतर नहीं है। क्या आपकी वियतनाम में मेरे से भी बदतर लड़ने की क्षमता नहीं है? जब वह ये सुनता है तो रो कियोंज अभी भी इस पर विश्वास नहीं करता था। आखिरकार उसने बहुत सारी चमत्कारी दवाओं को निगल लिया था और वह आसानी से उन परी घासों को प्राप्त कर सकता था जो कि पुनरावर्ती पुराने राक्षसों को भी प्रतिष्ठित करते थे।
इसलिए उन्होंने अभी भी विश्वास नहीं किया कि सर्वोच्च आदरणीय ने थंडर वंशानुक्रम के वियतनाम युद्ध की क्षमता के बारे में क्या कहा, जो अपने से अधिक मजबूत है। हाँ, सर्वोच्च आदरणीय को पता था कि रो किंगे ने इस पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं समझाया। इसके बजाय उसने अपने कंधे को थपथपाया और एक मुस्कान के साथ कहा, आप अभी भी बहुत छोटे हैं और बहुत कम लोगों से मिले हैं। वे सभी 3 धर्मों और 9 स्कूलों के लोग हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वे बहुत मजबूत हैं। सर्वोच्च आदरणीय जानता है कि यहाँ तक की स्पष्टीकरण भी नहीं है। रो किए जैसे गर्वित आदमी के लिए उसके दिल में अहंकार होना चाहिए। जितना अधिक वह बात करता है उतना ही आसान होगा कि उसे परेशान किया जाएगा और फिर वह गड़गड़ाहट के लिए परेशानी को खोजने के लिए पहल करेगा। लेकिन के लिए इन चीजों को आपको दीवार को मारना होगा इससे पहले कि आप जानते हैं कि कैसे घूमना है। इसलिए आदरणीय भी उम्मीद करता है कि अगर कियान जी अपने जीवन को बचा सकता है तो वह आदरणीय और उसके बीच का अंतर देख सकता है। वह 10 दिशाओं स्काई थंडर में प्रतिभाशाली गड़गड़ाहट है, जिसे दुनिया में सबसे बड़ी विद्युत ऊर्जा के साथ जगह कहा जाता है। एक और भिक्षु ने भी कहा, थंडर विनरेबल। ऐसा लगता है कि अफवाहें कहती हैं। कई महिला भिक्षु भी थे जिन्होंने थंडर के आदरणीय में प्रशंसा की थी। कुछ प्रतिभाशाली भिक्षुओं द्वारा पहचाना जा रहा है जो आकाश के रूप में उच्च हैं। ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि यह गड़गड़ाहट आदरणीय व्यर्थ नहीं है। ये 10 दिशाएं स्वर्गीय गड़गड़ाहट कहाँ हैं? रो किंगे ने आदरणीय को देखा। उनके बगल में सर्वोच्च नेता सर्वोच्च आदरणीय ने अपनी दाढ़ी को मार डाला और धीरे धीरे बात की। ऊपरी दायरे के जन्म के बाद से पूरी दुनिया को विभिन्न विशेषताओं के कारण कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा या घनी ऊर्जा के साथ कई स्थान हैं जो निस्संदेह भिक्षुओं की खेती के लिए बहुत मदद करते हैं। इसलिए ये स्थान निस्संदेह कुछ बलों के लिए युद्ध के मैदान बन गए हैं। विज्ञापन 10 दिशाओं के लिए स्वर्गीय गड़गड़ाहट। इस क्षेत्र का पैटर्न लगातार दुनिया की विद्युत ऊर्जा को अपने स्वयं के क्षेत्र में आकर्षित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप 10 दिशाओं में स्वर्गीय गड़गड़ाहट होती है, जिसमें दुनिया में विद्युत ऊर्जा की सबसे बड़ी मात्रा होती है। कुछ शक्तिशाली भिक्षुओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसकी खेती के मूल्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ निर्माण शुरू किया और अमर आकाश थंडर का जन्म हुआ। बाद में लोगों को पता चला कि अमर स्वर्गीय गड़गड़ाहट में विद्युत गुणों के रूप में दुनिया में कोई जगह नहीं थी। नतीजतन अधिक शक्तिशाली भिक्षु थे जिन्होंने अमर गड़गड़ाहट को प्रतिष्ठित किया। अमर स्वर्गीय गरज अंत में स्थिर होने से पहले स्वामित्व के 1 दर्जन से अधिक परिवर्तनों से गुजरा है। मालिकों की नवीनतम पीढ़ी ने थंडर की इस भूमि का नाम बदलकर शिफॉन तियानी कर दिया, जिसका इतिहास लगभग 1 मिलियन वर्षों का है। उद्धरण चिन्ह, क्योंकि वह ऊपरी दुनिया में चीजों से परिचित नहीं थी, रू केनेज ताइशोंग विनरेबल की कहानी को सुनने के बाद काफी हैरान था। तथाकथित शिफिंग तियानी का लाखों वर्षों का इतिहास है। ये लाखों साल कब तक होना चाहिए? एक सादृश्य के रूप में एक नश्वर के लिए 100 साल का जीवन अवधि लें। एक अद्भुत जीवन होने के लिए केवल 100 साल लगते हैं और 1 लाख साल 100 साल तक 10,000 गुना है। मैं ये भी कल्पना नहीं कर सकता कि कब तक समय रहता है। और इस शिफॉन तियानी ने स्वामित्व के 10 से अधिक परिवर्तनों का अनुभव किया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक मालिक ने लगभग 100 वर्षों तक शासन किया है? तब इस 10 दिशाओं में स्वर्गीय गड़गड़ाहट का इतिहास लाखों वर्षों का इतिहास होना चाहिए। शिफिन तियानी के रूप में शक्तिशाली बल से आदरणीय का शीर्षक प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के पास कुछ ताकत है। रो किंगे ने सोचा कि वह गरज और बिजली से भरे आकाश में विशिष्ट आकृति को देखती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा एस्केप और डबल सुप्रीम बोम को लटकाने की तकनीक से अधिक मजबूत या कमजोर है। इसके अलावा हालांकि आप बहुत शक्तिशाली हैं। रो किंज ने आसपास की लपटों को देखा और पाया कि लगभग सभी फूल, पौधे और पेड़ों को प्रज्वलित किया गया था। सर्वोच्च आदरणीय के नेतृत्व में उन्होंने हवा में भी उड़ान भरी। लेकिन मुझे कहना है, आप वास्तव में एक अच्छे इंसान नहीं हैं। लेकिन इससे पहले कि रो किए बहुत ज्यादा सोच पाता, एक ड्रैगन गर्जना अचानक आकाश से लग रही थी। ड्रैगन की गर्जना की आवाज के साथ आकाश में काले बादल अचानक गायब हो गए और एक सुंदर स्पष्ट आकाश में लौट आए। विज्ञापन लंबे समय के बाद स्पष्ट आकाश, भारी बारिश होने लगा, जलते हुए जंगल को बुझा दिया और आग की लपटों को आगे फैलने से रोक दिया। हालांकि भारी बारिश का ये दृश्य अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि इस समय आकाश स्पष्ट था, जो भारी बारिश के साथ इतना असंगत लग रहा था। अचानक सफेद बादलों से एक लंबा हरे रंग का ड्रैगन निकला, तुरंत मैदान पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। जब किंगलोंग ने देखा कि उसका लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, तो वह भी जमीन पर गिर गया और हरे रंग के कपड़े पहने एक सुंदर आदमी में बदल गया। आदमी के उतरने के बाद वह अपने लंबे बहने वाले बालों को हिलाना नहीं भूल गया और एक बहुत ही बुरी मुस्कान दिखाई, जिसने तुरंत कई महिलाओं का ध्यान आकर्षित किया। तीसरे बेटे कामोक सेबेस्टियन, गुफा का किंगलोंग कबीला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी आएगा। उद्धरण चिन्ह, मैंने लंबे समय से सुना है कि किंगलोंग कबीले का तीसरा बेटा सुंदर और सुंदर है, और जब मैंने उसे देखा तो ये सच हो गया। रो किंगे ने मैदान पर दृश्य को देखा और अवाक होने में मदद नहीं कर सका। इन तथाकथित प्रतिभाओं में कैसे कोई अहंकार नहीं है, ये पूरी तरह से अलग है जो उसने कल्पना की थी, लेकिन वह जल्द ही इसका कारण बन गया। हो सकता है कि दृश्य में ये लोग सभी खंडहरों में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ मस्ती में आना चाहते हैं। सर्वोच्च आदरणीय की तरह वह यहाँ खंडहर में प्रवेश नहीं करने के लिए आया था, लेकिन सिर्फ मस्ती में शामिल होने के लिए। जब आप इसके बारे में इस तरह से सोचते हैं तो ये बहुत अधिक उचित लगता है। इस समय घोड़े के खुरों की आवाज आकाश के माध्यम से गूंज उठी। उसने अपना सिर उठाया और देखा और आकाश में पंखों के साथ 12 काले घोड़ों को पाया, ऑब्सीडियन कवच पहने। घोड़ों के पीछे एक सुनहरा रथ खींच रहा था। घोड़े की कुलीनता और रथ के शक्तिशाली दबाव ने दर्शकों में लगभग सभी का ध्यान आकर्षित किया। गाड़ी जमीन पर उतरने के बाद लॉन्ग होटियन ने पर्दे को इनायत से उठाने के लिए एक हाथ फैलाया और धीरे धीरे गाड़ी से बाहर चला गया। उसकी आंखें तिरस्कार, लालित्य और अहंकार से भरी हुई थीं, जो देख रहे थे मेरा अपना जीवन विनम्र और तुच्छ चींटियों के समूह को देखने जैसा है। अंत में उसकी आंखें तीसरे राजकुमार किंगलोंग पर गिर गईं और उसकी आंखें तुरंत एक बहुत मजाक में बदल गईं। वह मूल रूप से सिर्फ एक कम प्रोफाइल रखना चाहता था और उसे दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। अगर वह दिखाता नहीं है तो उसकी महारानी द ड्रैगन किंग का शीर्षक हाथ बदल जाएगा। विज्ञापन अध्याय 212 द मिस्टीरियस टर्की। ड्रैगन किंग पैलेस के युवा गुरु लॉन्ग होटियन, क्या उसने अपनी खेती नहीं खोई? वह इस खंडहर में क्यों आए? मैदान में शोर का एक फट गया था। हर कोई लॉन्ग होटियन की अचानक उपस्थिति से हैरान था। थंडर आदरणीय और तीसरे राजकुमार किंगलोंग ने भी इस दृश्य को देखने पर थोड़ा उलझन में महसूस किया। लॉन्ग होटियन किसी भी खेती के बिना बेकार नहीं था, जैसा कि अफवाहों ने कहा था। वे अभी भी एक दूसरे में खेती की आभा को महसूस कर सकते थे और यह शक्ति उनकी तुलना में कमजोर भी नहीं थी। दो लोगों के चौंकाने वाले लुक स्वाभाविक रूप से लंबे होटियन की आंखों में फंस गए थे और उसके मुंह के कोने मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा बड़ा। क्या आप भ्रमित हैं नश्वर? मुझे नहीं पता कि यह ड्रैगन किंग ईश्वर के पक्ष में एक व्यक्ति है। उसका शरीर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन दिव्य वस्तु प्रणाली उसके पास आई जो इस ड्रैगन किंग की खेती के स्तर को थोड़ा सा पुनर्स्थापित कर सकती है। अब वह खगोलीय अमर के तीसरे स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि अपने तिरस्कार के बावजूद लॉन्ग होटियन ने अभी भी एक कोमल मुस्कान दिखाई, गड़गड़ाहट के चारों ओर देखा और तीसरे राजकुमार को देखा और मुस्कुराया। इससे आश्चर्यचकित मत हो, मैं सिर्फ भाग्यशाली हूँ। मुझे संयोग से कुछ अवसर मिले और मैं कड़ी टक्कर दे रहा था। ये सिर्फ इतना है कि मेरी ताकत धीरे धीरे ठीक होने लगी है और शून्य से अपने चरम तक उबरने में केवल 3 साल लगेंगे। उद्धरण चिन्ह, ये सुनने के बाद थंडर आदरणीय और तीसरा राजकुमार और भी अधिक स्तब्ध थे। नहीं दोस्त, आप इसे थोड़ा भाग्यशाली कहते हैं। अपनी ताकत को अपने चरम पर बहाल करने में केवल 3 साल लगते हैं, जो कि कुछ ऐसा है जिसकी वे हिम्मत नहीं करते हैं, इसके बारे में भी नहीं सोचते हैं। लेकिन यह निश्चित है कि उनकी खुशी व्यर्थ थी। लॉन्ग होटियन अभी भी उनके दुश्मनों में से एक बन जाएगा और उनकी स्थिति के लिए खतरा होगा।
दो लोगों के बदसूरत चेहरों को देखते हुए लॉन्गहोटियन ने अपने दिल में राहत की एक अवर्णनीय भावना महसूस की। उन्होंने बकवास करना बंद कर दिया और सीधे व्यवसाय को सामने लाया। जब से खंडहर खोले गए हैं, मैं अब यहाँ रुकूंगा, हर कोई। साथ ही दोस्त, हम आपको बाद में देखेंगे। ऐसा कहने के बाद ये काली रोशनी की एक धारा में बदल गया और सीधे भंवर में चला गया। थंडर आदरणीय अधिक लंबे समय तक नहीं रहे और एक ठंडे खर्राटे के साथ ये बिजली की एक किरण में बदल गया और भंवर की ओर बढ़ गया। लगभग एक ही समय में तीसरा राजकुमार भी एक नीले ड्रैगन में बदल गया और एक ड्रैगन गर्जना की आवाज के साथ मिला। हालांकि रो किंज अभी भी जल्दी में नहीं थे और गुज जियाग्नियन को देखने से पहले दर्जनों भिक्षुओं के प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रहे थे। हम खंडहर में प्रवेश करने वाले हैं, अपने दादा को अलविदा कहो। विज्ञापन। हालांकि उसके पास था एक महिला और सर्वोच्च आदरणीय की पोती के रूप में सर्वोच्च आदरणीय गू जिंजिनियन को कहने के लिए कुछ भी नहीं कहना है। ये कहने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। किंगजन के शब्दों को सुनकर गू जिंजिनियन एक पल के लिए दम रह गया, फिर से हिलाया और सर्वोच्च आदरणीय को देखा। अपनी दयालु आंखों से मिलने के बाद उसकी आंखें अचानक थोड़ी अनिच्छुक हो गईं। दादाजी, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। गू जियानियन ने अपना सिर नीचे कर दिया, उसका स्वर निराशा से भरा हुआ। मूर्खतापूर्ण लड़का, हम एक दूसरे को फिर से नहीं देखेंगे, इसलिए हमें इतना सनसनीखेज क्यों होना चाहिए? आदरणीय मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। हाँ, गू जियानियन ने सिर हिलाया, अपनी उदास भावनाओं को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत की और शांति से बरामद किया। उन्होंने सर्वोच्च आदरणीय को देखा और फिर से कहा, मेरे पास आपको बताने के लिए एक और बात है। ओह, क्या बात है? आदरणीय ने दूसरे पक्ष को उत्सुकता से देखा। वे मेरे बगीचे में लगाए गए फूल और पौधे हैं। इस बारे में चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपको उनकी देखभाल करने में मदद करूंगा। सर्वोच्च आदरणीय ने एक मुस्कान के साथ कहा। वह अभी भी उसके दिल में थोड़ा छुआ था। तथ्य यह है कि बच्चे ने उसे छोड़ने से पहले इन असंगत चीजों को सौंपा था। ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि दूसरा व्यक्ति उसके बहुत करीब था। नहीं, यही मेरा मतलब नहीं है। गू जियानियन ने अपना सिर हिलाया और समझाया, मैंने बगीचे की देखभाल करने के लिए एक नौकरानी को काम पर रखा है। मेरा मतलब है कि आपको अपने द्वारा लगाए गए फूलों और पौधों को नहीं छूना चाहिए, अन्यथा वे मारे जाएंगे। ताइशन आदरणीय। उसके बाद गू जियानियन ने अपने माता पिता को अलविदा कहा और रो किंग के साथ वर्लपूल में प्रवेश किया। जिस क्षण वह भंवर में प्रवेश किया, उसकी आंखें कुछ भी और अंधेरे से भर गईं। रो किंग ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर को देखकर आंखों की एक जोड़ी लग रही थी और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके दिल में असुविधा की भावना महसूस कर रही थी। लेकिन ये भावना लंबे समय तक नहीं चली। 5 सेकंड से भी कम समय में असुविधा गायब हो गई और उज्ज्वल प्रकाश के फटने की उपस्थिति के साथ उसके सामने का अंधेरा भी गायब हो गया। जो देखने में आता है वह एक अंतहीन रेगिस्तान है। चारों ओर देखते हुए आकाश में एक चिलचिलाती धूप है। गर्म रेत के अलावा यह अभी भी रेत है और जीवन का कोई निशान नहीं है। रेगिस्तान में एक नखलिस्तान हो सकता है, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा जहां रो किंज है। रो किंग ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि गू जिंजिन और खुद को छोड़कर पास में कोई और नहीं था। विज्ञापन। लेकिन इससे पहले कि रो कियोंज बोल पाता, गू जिंजिन ने पहले कहा, क्या आपको एक अजीब एहसास महसूस हुआ जब आप भंवर से गुजरते हैं? रो कियोंज ने आसानी से अपने शब्दों में प्रश्न के अर्थ को समझा, सिर हिलाया और कहा, हाँ, ऐसा लगता है कि कोई उसे गुप्त रूप से देख रहा है। तो हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं? ये परीक्षण करना चाहिए कि क्या हमारी ताकत सीमा के भीतर है। रो किंग ने उसकी थोड़ी को पकड़कर विश्लेषण किया। इसके अलावा वह किसी अन्य स्पष्टीकरण के बारे में नहीं सोच सकता था। लेकिन यहाँ तक कि अगर आप अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहते हैं, तो इस तरह की परेशानी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गू जियानियन ने अपना सिर हिला दिया। बस ताकत की सीमा के साथ एक चैनल स्थापित करें, तो एक के बाद एक को देखने से क्यों परेशान हो? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? थका हुआ रो किंज ने थोड़ी देर के लिए सोचा और थोड़ा मुस्कुराया। ये समझाना भी आसान है। हम यहाँ खंडहर विरासत में लेने जा रहे हैं। खंडहर के मालिक की अवशेष आत्मा हमें ये देखने के लिए देख रही है कि क्या कोई उम्मीदवार जो वह हमारे बीच पसंद करता है। ये सब एक जैसा नहीं है। क्या यह एक सामान्य बात है? यदि कियोंज को पता था कि मौत के बाद शक्तिशाली भिक्षु पूरी तरह से एक और अर्थ में मृत नहीं थे, तो एक मौका हो सकता है कि शेष आत्माएं बच सकें। ये सबसे अच्छा प्रदर्शन था जब मैं पहले अमर लोक्स खंडहर में था। ठीक है, ये होना चाहिए। गू जियानियन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में रहस्यमय टकटकी को याद करते हुए वह अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह असहज भावना का अनुभव कर पाती, उसने महसूस किया कि उसका शरीर थोड़ा गर्म था। उसने अपने माथे को अपने हाथ के पीछे से पोंछा, उसके सामने अपना हाथ रखा और पाया कि यह पसीने से ढका था। वह खुद को बड़बड़ाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब मैं ताकत वास्तव में गर्म वातावरण का सामना करने में असमर्थ है। ऐसा लगता है कि इस जगह के मालिक ने विशेष रूप से इसकी व्यवस्था की है। उद्धरण चिन्ह। एक विशेष व्यवस्था। रो किएगे ने अपना सिर नीचे कर दिया और अपने हाथों में पसीने को देखा, सोच समझकर सोचते हुए। अगर यह वास्तव में उसकी विशेष व्यवस्था थी, तो चीजों को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। यह एक परीक्षण होने की संभावना है और यह हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। इस रेगिस्तान से बाहर निकलें। इस बिंदु पर रो किंज ने अचानक अपना उदास चेहरा बदल दिया और एक बेहोश मुस्कान दिखाई। बेशक ये भी एक अवसर होने की संभावना है। चूंकि कोई परीक्षण है, इसलिए यह आधारहीन नहीं होना चाहिए। इस रेगिस्तान में कुछ होने की संभावना है। एक कीमती बात, यहाँ तक कि इस मालिक की विरासत भी इस दुनिया में आधी शिरकत की एक बड़ी प्रतिष्ठा हो सकती है। इसलिए इसकी समान स्थिति के साथ इसके ऊपर पैतृक क्षेत्र कितना शक्तिशाली है। एकमात्र पैतृक क्षेत्र पहले से ही दुनिया की शीर्ष लड़ाकू शक्ति है और यह खंडहर आधा सम्राट रेड है। रो कियोंज बस कल्पना नहीं कर सकता है कि जब वह विरासत प्राप्त करता है तो उसे किस तरह की गुणात्मक छलांग मिलेगी। तब उसके पास न्यू के घर जाने और न्यू वानवान से मिलने के लिए राजधानी हो सकती है। विज्ञापन। अध्याय 213। ओएसिस। रेगिस्तान जैसे इलाकों में आमतौर पर कुछ प्रकार के मंदिर या आदिवासी इमारतें होती हैं। ये रो किंज का स्टीरियोटाइप है और यह अज्ञात है कि क्या इस खंडहर का लेआउट इस तरह है। रो किंग ने 10,000 मीटर के भीतर आसपास के क्षेत्र का पता लगाने के लिए अपने आध्यात्मिक अर्थ का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसकी मानसिक शक्ति सीमित लग रही थी और वह केवल 100 मीटर के भीतर दूरी देख सकती थी। रो किएगे ने गू जियानियन को देखा और पाया कि दूसरा व्यक्ति भी उसकी आंखों में आश्चर्य से उसे देख रहा था और वह तुरंत समझ गया कि उसके साथ भी यही हुआ। ऐसा लगता है कि हम केवल ये देखने के लिए बहुत कम छोड़ सकते हैं कि क्या हम कुछ सुराग या कुछ और पा सकते हैं। गू जिंजिन ने कहा, हमें किस दिशा में पहले चलना शुरू करना चाहिए? रो किंग ने चारों ओर देखा और वैसे भी दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में रेगिस्तानों के बीच अंतर नहीं देख सका, इसलिए उसने खुद को म्यूट कर दिया। मुझे लगता है कि हमें पूर्व में जाना चाहिए। इस समय गू जियानियन ने बात की। ओह, क्या आपने कुछ सोचा था? रो किंज ने तुरंत खुश होकर गू जियानियन को उत्सुकता से देखा। गूजेआईएनजीएनआईएन के प्रदर्शन ने वास्तव में रो कियोंज को आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी को कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन रो किंग ने जो आश्चर्यचकित किया वह ये था कि उसने अपना सिर हिलाया। मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं थी। ये सिर्फ मेरा अंतर्ज्ञान है। अगर हम इस तरह से जाते हैं तो हमें निश्चित रूप से एक मौका मिलेगा। रो किंज। उन्होंने गू जियानियन को नजरअंदाज कर दिया और सोचना जारी रखा। मंदिरों जैसी इमारतें पूरी तरह से हिट और मिस होती हैं, जबकि जनजातियां जब तक लोगों के निशान हैं तब तक उन्हें होगा। लेकिन वास्तव में ये भी भाग्य की बात है। आखिरकार ये रेगिस्तान बहुत बड़ा है और हर जगह रहने वाले लोगों के निशान होना असंभव है। ऐसा लगता है कि ओएसिस के माध्यम से तोड़ने का एकमात्र तरीका है। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या ओएसिस के पास उसे क्या चाहिए था। कम से कम ये रेगिस्तान में लक्ष्यहीन रूप से भटकने से बेहतर होगा। विज्ञापन। इसके अलावा ओएसिस में राजसी जीवन शक्ति होती है जो मृत रेगिस्तान से 2 चरम सीमा है और इस रहस्यमय परीक्षण में एक सफलता हो सकती है। लेकिन एक ओएसिस कैसे खोजें? जिस तरह रो किंज सोच रहा था, उसने अचानक एक हाथ को अपने कंधे को थपथपाया। रो किंज ने अपने विचारों को दूर कर दिया और ब्रह्म में गू जियानियन को देखा। आपके साथ क्या बात है?
इसके बारे में सोचना बंद करो। अगर आप इसके बारे में सोचना जारी रखते हैं तो ये बेकार है। जल्दी चलना शुरू करना बेहतर है, जिससे इमारत खोजने की संभावना बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप इसे नहीं पा सकते हैं तो यह ऊर्जा बर्बाद करने के लिए यहाँ इंतजार करने से बेहतर है। डू जंगनियन ने कहा, हाँ, अंधे कार्रवाई केवल अधिक नुकसान का कारण होगी। आप इस तरह के एक सरल सत्य को भी नहीं समझते हैं। रुओ किंगे ने अपना सिर हिलाया, डू जियांग पर ध्यान देने के लिए। बहुत आलसी और फिर से सोच में पड़ गए। आप रुओ किंगे के हल्के शब्दों और दूसरे पक्ष के असभ्य व्यवहार को सुनकर डू जियांग अब इसे सहन नहीं कर सकते थे। मैं मानता हूँ कि आप मुझसे थोड़ा अधिक होशियार हैं, लेकिन इतना अपमानजनक होने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? मैं आपका सम्मान नहीं करता। जब उन्होंने ये सुना तो रुओ किंग को खुशी हुई। मैं आपका सम्मान क्यों नहीं करता? अगर यह सिर्फ एक ऐसा सरल शब्द या क्रिया है जो आपको यह महसूस कराती है कि हम आपका सम्मान करते हैं, तो मैं केवल ये कह सकता हूँ कि यह आप बहुत दिखावा कर रहे हैं। अरे नहीं, शायद इसलिए कि मैं बहुत असभ्य हूँ। डू जियांग मूल रूप से कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसका खंडन कैसे किया जाए, क्योंकि किंगसन ने उसके साथ कुछ भी अपमानजनक नहीं किया। ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। लेकिन फिर भी डू जियांग ने अभी भी सोचा था कि किंगसन सिर्फ उसका सम्मान नहीं करता था, वह के बीच संबंध जानती थी खुद और कियंजन। इसलिए उसने अपना आपा नहीं खोया। लेकिन जब वह इस तरह से व्यवहार किया गया था, जब वह इतनी बुरी थी, यहाँ तक कि अगर उसने इसे सहन करने की कोशिश की तो वह थोड़ा असहज महसूस कर रही थी और उदास लग रही थी। लगभग आधी धूप के लिए इसके बारे में सोचने के बाद रुओ कियांग ने आखिरकार एक अधिक विश्वसनीय विधि के बारे में सोचा। यद्यपि वह उसके प्रति कियांगसुन के रवैये से असंतुष्ट था, लेकिन डू जिंजिन भी थोड़ा उत्सुक था जब उसने अपने चेहरे पर उज्ज्वल रूप देखा। क्या आपने एक तरह से सोचा है? हाँ, रुओ किंग ने सिर हिलाया और डू जियांग को देखा। क्या आप जानते हैं कि सजा ड्रैगनफ्लाई ने सांप के गलियारे में कम उड़ता है? भारी बारिश जल्द ही आ जाएगी का मतलब है विज्ञापन। डू जिंजिन ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर अपना सिर हिला दिया। मैंने इस वाक्य के बारे में कभी नहीं सुना। रुओ किंग ने झूठ बोलना जारी नहीं रखा और समझाया, ड्रैगनफ्लाइज कम उड़ते हैं क्योंकि हवा भारी बारिश से पहले बेहद आर्द्र हो जाएगी और हवा में छोटे कीड़े तेजी से या उच्च उड़ान भरने में सक्षम नहीं होंगे यदि वे इन पानी की बूंदों को प्राप्त करते हैं। वे केवल एक ड्रैगनफ्लाई द्वारा खा सकते हैं। इन दो मार्गों में निहित ज्ञान एक साथ संभवतः इसका मतलब है कि हम मनुष्य जानवरों के विभिन्न व्यवहारों के माध्यम से पर्यावरण का न्याय कर सकते हैं। उदाहरण चिन्ह वास्तव में कई उदाहरण हैं जिन्हें सूचीबद्ध किया जा सकता है, जैसे कि जानवरों को हाइबरनेट करना और इतने पर। लेकिन रुओ किंग ने जबरन सूची में जारी रखने के विचार का विरोध किया। अच्छा, आगे क्या? डू जियांग ने सिर हिलाया। रेगिस्तान के जीवों के जीवित रहने का कारण यह है कि उनके पास पानी के स्रोतों को खोजने का एक तरीका है। इसलिए जब तक हम किसी जानवर को जीवित कर सकते हैं और फिर इसके प्यासे होने का इंतजार कर सकते हैं, हम पानी के स्रोत को खोजने के लिए इसका अनुसरण कर सकते हैं। अगर कियांग जी थोड़ा मुस्कुराया। डू जिंजिन ने इस वाक्य के अर्थ को ध्यान से देखा। इसमें निहित ज्ञान को समझने के बाद उसकी आंखें जलती हैं। किंगसन मूल रूप से उसने किंगसन की प्रशंसा करने की योजना बनाई, लेकिन जब उसने दूसरी पार्टी के बदसूरत चेहरे के बारे में सोचा तो उसने तुरंत अपना मन बदल दिया और कहा, टीएसके, मुझे याद आया, मैंने इस वाक्य को दूसरों द्वारा कहा है। मुझे लगता है कि आपने इसे कॉपी किया है। ठीक है, मुझे लगा कि आप इतने स्मार्ट थे। वास्तव में इस वाक्य में एक बड़ी खामियां हैं। अगर कियांग जी सीधे तौर पर यह कहकर पलटवार कर सकते हैं, जब से आपने दूसरों को ये कहते सुना है, जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा था? ये सिर्फ इतना है कि रुओ किंग का ध्यान इस जगह पर नहीं है। मैंने ब्लू स्टार में किसी से यह सच्चाई सुनी है। अगर डू जियांग ने इस वाक्य को सुना है तो क्या इसका मतलब है इस दुनिया में अन्य ट्रांसमीटर हैं? इस बारे में सोचते हुए रुओ कियांग उत्साहित था और एक ही समय में कुछ घबराया हुआ था। मैं उत्साहित हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ साथी ग्रामीण हो सकते हैं, इसलिए मैं खुश हूँ। एक कहावत है कि जब एक साथी ग्रामीण को देखता है तो उसकी आंखें अच्छी तरह से आंसू के साथ होती हैं। केवल ट्रांसमीटर को ट्रांसमीटर का दर्द पता होगा और दूसरे व्यक्ति की होमिकनेस को समझेगा। और घबराहट ये है कि मुझे नहीं पता कि क्या ये ट्रांसमीटर मुझे एक साथी देशवासी के रूप में भी मानता है। इससे भी बदतर स्थिति यह है कि वह खुद को नहीं पहचान पाएगा और वह चिंतित है कि वह अपनी स्थिति को खतरे में डालता है और खुद को मारने के तरीके खोज सकता है। यदि दूसरे पक्ष के पास एक प्रणाली होती है और ये आपके अपने से अधिक मजबूत है। इस बारे में सोचते हुए रुओ किंग के पूरे शरीर को पसीना आने लगा। किंगसन को देखते हुए जो अपने माथे पर लगातार पसीना बहा रहा था, डू जियांग ने अविश्वास में झपकी ली। नहीं दोस्त, ये वास्तव में मैंने कहा है। विज्ञापन अध्याय 214 वह हमें इसे खोजने के लिए नेतृत्व करेगा। नहीं, मैं आपसे झूठ बोल रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सही था। डू जियांग ने किंगसन को अचेतन रूप से देखा। अचानक मुझे लगता है कि मेरे दिल में दूसरे व्यक्ति की छवि रह गई है। हाँ, यह सही है, छवि रह गई। हालांकि डू जियांग को हमेशा किंगसन से नफरत थी, लेकिन उसे अपने दिल में स्वीकार करना पड़ा कि वह उससे ज्यादा चालाक था। इसलिए डू जियांग के दिमाग में कियंजन की छवि एक स्मार्ट और बुद्धिमान व्यक्ति की है, लेकिन अब ये पूरी तरह से रह गया है। तुमने मुझसे झूठ बोला। ये सुनने के बाद रुओ कियांग ने राहत की सांस ली। हालांकि वह थोड़ा निराश महसूस करती थी जब उसे पता चला कि यह खबर झूठी थी। रुओ कियांग ने और भी अधिक खुश महसूस किया। जब तक कोई अन्य ट्रांसमीटर नहीं है, तब तक कोई अप्रत्याशित स्थिति नहीं होगी जो उसके जीवन को खतरे में डाल सकती है। कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार जब वे एक साथी ग्रामीण को देखते थे तो हर कोई आंसू में नहीं गिरता था। रुओ कियांग केवल सबसे खराब स्थिति के लिए योजना बना सकता है। मानव हृदय कुछ ऐसा है जिसके खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए। अपने विचारों को वापस लेने के बाद रुओ कियांग और डू जियांग ने जल्दी से रेगिस्तान में जीवन के निशान की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक चेतना 100 मीटर के भीतर जीवित प्राणियों का पता लगा सकती है। उन दोनों ने बहुत सारे जीवित प्राणियों को केवल आधी छड़ी में धूप में पाया, लेकिन जो लोगों को असहज महसूस करते हैं वह ये है कि वे सभी चींटियों या बिच्छू हैं। इन चींटियों और बिच्छू के पैर दूर तक चढ़ने के लिए बहुत कम हैं। वे केवल भूजल को अपने जल स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं, इसलिए वे रुओ कियांग में नहीं है विचार के दायरे में। हालांकि रेगिस्तान में जीवन बहुत दुर्लभ है, लेकिन कड़ी मेहनत अभी भी भुगतान करती है। लगभग आधे घंटे के बाद रुओ कियांग ने अभी भी विभिन्न जानवरों के बीच एक ऊंट पाया। रुओ कियांग ने तुरंत ऊंट को बांध दिया। विज्ञापन यह महसूस करते हुए कि वह बंधा हुआ था और खाए जाने के जोखिम में ऊंट का पूरा शरीर अचानक कांपने लगा और उसने दो मनुष्यों को उसके सामने की घबराहट वाली आंखों से देखा। रुओ कियांग ने अचानक पता लगाया कि रेत पर पीले तरल का एक पोखर था जहां ऊंट खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह भयभीत और पेशाब कर रहा था। इस दृश्य को देखकर रुओ कियांग ने तुरंत थोड़ा मजाकिया महसूस किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह ऊंट इतना स्मार्ट था और अभी भी डर सकता है। उन्होंने अपने माथे का समर्थन किया और धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ये सिर्फ आपके शरीर में संग्रहित सभी पानी का उपयोग करने के लिए इंतजार कर रहा है। उदाहरण चिन्ह यह एक ऐसा जानवर है जिसने अपनी बुद्धिमत्ता को सक्रिय नहीं किया है। आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? डू जियांग ने जमीन पर पीले तरल के पूल को देखा और घृणा में 5 मीटर की दूरी पर कदम रखा। ऊंट पर पानी के वाष्पीकरण को तेज करने के लिए रुओ कियांग ने बस कुछ सूखे जलाओ लकड़ी को निकाला, इसे ऊंट के चारों ओर रखा और इसे जलाया। आध्यात्मिक दुनिया की ऊर्जा लौ का उपयोग क्यों नहीं करते? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे डर है कि मैं ताकत को पकड़ नहीं सकता और ऊंट को मौत के घाट उतार सकता हूं या उसके शरीर पर कुछ गंभीर नुकसान छोड़ सकता हूं। इस समय का दृश्य इस तरह था। ऊंट एक विशाल लकड़ी की हिस्सेदारी से बंधा हुआ था और वह नहीं चल सकता था। रुओ कियांग द्वारा प्रज्वलित किए जाने के बाद उसके चारों ओर आधे मीटर की त्रिज्या के साथ लकड़ी का एक चक्र जल्दी से जल गया। उसके चारों ओर उग्र आग को देखकर ऊंट का संघर्ष अचानक अधिक तीव्र हो गया। हालांकि आग उसे नहीं जला सकती है जो आग की इतनी बड़ी गेंद का सामना करने पर डरती नहीं है।
क्या अधिक है, भले ही वह उसे जला नहीं सकता है, आग की लपटों की गर्मी उसे समय से गुजरते ही उसका दम घुट सकती है। मौत के खतरे का सामना करते हुए वह अभूतपूर्व ताकत के साथ फूट गया और लकड़ी के विशाल ढेर को खटखटाने की प्रवृत्ति थी। रुओ किंगे ने इस दृश्य को देखा। यद्यपि उसने ऊंट की जीने की इच्छा शक्ति की प्रशंसा की, फिर भी उसने खुद को सोचा, ये कैसे किया जा सकता है? यदि आप भाग जाते हैं तो क्या मुझे अभी भी एक ओएसिस की तलाश करनी चाहिए? फिर एक अदृश्य लहर जारी की गई, जिससे लकड़ी के ढेर को थोड़ा मजबूत किया गया। जब लुओ चो ने इस दृश्य को देखा तो वह तुरंत शाप देना चाहता था। मर्द, तुम दो लानत मनुष्य मुझसे भी अधिक जानवर हैं। यदि आप मेरा मांस खाना चाहते हैं तो आप स्वीकार करेंगे कि मैं कमजोर हूं, इसलिए आप मुझे एक अच्छा आनंद नहीं दे सकते। यदि आप मुझे इस तरह से मौत के घाट उतारना चाहते हैं तो आप नहीं जानते कि यह मेरे लिए बहुत दर्दनाक होगा। विज्ञापन चोक ऊंट धुआं बहने से इतना धमाकेदार था कि वह खांसी करता रहा। लानत है, भले ही आप ब्रेस्ट मांस खाना चाहते हैं, आपको ऐसा करना नहीं है। आप मुझे मार सकते हैं और ब्रेस्ट मांस बना सकते हैं। इस समय लुओ को बेहद हताश महसूस हुआ। वह मजबूत इच्छा शक्ति के साथ फट गया लेकिन जीवित नहीं रहा। उसके लिए सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वह तुरंत मर नहीं सकता था और उसे भुना हुआ दर्द का अनुभव करना पड़ा। ऊंट ने आखिरकार अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मृत्यु के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह बहुत हताश था और अपने भाग्य से इस्तीफा दे दिया था। धूप के लगभग आधे हिस्से को जलाने के बाद गतिहीन ऊंट को देखते हुए रो केन चिंतित था कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन अगर बुखार अधिक समय तक नहीं रहता तो वह थोड़ा चिंतित था कि ऊंट के पास अभी भी उसके शरीर में पर्याप्त पानी था और वह उसे ओएसिस तक नहीं ले जाएगा। आखिरकार एक ऊंट 1 या 2 सप्ताह के लिए खाने या पीने के बिना जा सकता है। यह अपने शरीर में पर्याप्त पानी संग्रहित करना होगा, इसलिए इसे पानी को वाष्पित करने के लिए बहुत पसीना बहाना चाहिए। इस बारे में सोचते हुए रो कियोंज ने कार्रवाई करने का विचार वापस ले लिया। इसे नहीं जलाया जाना चाहिए। तो तुम क्या कर रहे हो के लिए उसने पहले किंगजन से पूछा, लेकिन उसे इसके बारे में चिंता मत करो के साथ बधाई दी गई थी। वह कैसे, जो इतना घमंडी था, इस तरह के गुस्से को सहन कर सकता था? उसके पास पूछने के लिए कोई विकल्प नहीं था। अब मैं आखिरकार मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछें। अब जब मेरे पास समय है तो रो कियोंज ने किसी भी समय को गेज यांग्यान को समझाने में बर्बाद करने की सलाह नहीं दी। मैं ऊंट के शरीर से पानी को वाष्पित कर रहा हूं और बहुत सारा पानी खो रहा हूं। वह प्यासा महसूस करेगा। जब वह प्यासा होता है तो वह स्वचालित रूप से हमें ओएसिस खोजने के लिए ले जाएगा। तेज दिमाग वाला गूंजियानियन का मुंह फिर से चला गया। वह वास्तव में नहीं जानता था कि किंगस्टन के ब्रेन सर्किट के बारे में क्या कहना है। इस तरह के एक विशेषण को वापस पकड़ने में उसे एक लंबा समय लगा। विज्ञापन अध्याय 215 ऊंट और डेजर्ट वुल्फ। लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऊंट को नहीं जलाया जाएगा? गूंजियानियन ने अपनी आंखें बंद होने के साथ गतिहीन ऊंट की ओर इशारा किया। रो किंगे ने अपना सिर घुमाया और पाया कि ऊंट के शरीर के कुछ हिस्से सूज गए थे और महसूस किया कि यह इस तरह नहीं जा सकता है। और इतने लंबे समय तक जलने के बाद यह अनुमान लगाया जाता है कि ऊंट के शरीर में बहुत अधिक पानी वाष्पित नहीं हुआ है और यह निश्चित रूप से जल्द ओएसिस तक चलेगा। इस विचार के साथ भाई रुयन ने जलती हुई लपटों को बुझा दिया, ऊंट के शरीर को लकड़ी की हिस्सेदारी से बचाया और उसे रेत पर रखा। मैंने उसकी सांस की जांच की और पाया कि वह अभी भी सांस ले रहा था। रो कियोंज ने तुरंत राहत महसूस की। चल दर रो किंगे ने उसके बगल में गूंज इंजीनियन को देखा। कहां जाए? गूंज यानियन ने भ्रम में रो केन को देखा। छिपाने के लिए एक जगह खोजें। ये कहने के बाद रो किंगे ने गूंज इंजीनियन को नजरअंदाज कर दिया और लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक दिशा में भाग गया। उसने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया और उसका पूरा शरीर पारदर्शी होने लगा और अंत में शून्य में गायब हो गया। खगोलीय अमर के तहत इस शून्य में किसी व्यक्ति का पता लगाना बिल्कुल असंभव है बिना किसी खेती के अकेले ऊंट को छोड़ दें। जब गूंज यानियन ने इस दृश्य को देखा तो वह तुरंत समझ गया कि रो किंगे क्या करने जा रहा है और उसने अपने उदाहरण का अनुसरण किया और शून्य में छिप गया। यदि कियोंज इंतजार कर रहा है तो इस ऊंट के जागने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अगर कियोंज को पता था कि इस समय ऊंट गंभीर रूप से घायल हो गया था तो उसे निश्चित रूप से पानी और ऊर्जा को तत्काल फिर से भरने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ऊंट पर पानी लगभग वाष्पित हो गया है, इसलिए यदि कियांजी ने यह निष्कर्ष निकालने की हिम्मत की कि पहली बात यह है कि ऊंट जागने के बाद सबसे पहले कर देगा तो निश्चित रूप से पानी और ऊर्जा का एक ओएसिस होगा जो नॉन स्टॉप चलेगा। निश्चित रूप से तथ्य जैसा कि वह उम्मीद करता था, ऊंट की जीवन शक्ति बहुत कठिन है। आधे घंटे से भी कम समय तक इंतजार करने के बाद यूं जाग गया। जागने के बाद वह नहीं जानता था कि कुछ समय के लिए क्या हुआ। एक नुकसान के चारों ओर देख रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्होंने याद किया कि उन दो भयानक मनुष्यों ने उनके साथ क्या किया था और उनकी आंखें अचानक भयभीत हो गईं। ऊंट ने कुछ समय के लिए चारों ओर देखा और पुष्टि करने के बाद कि दोनों मनुष्य चले गए थे, उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि उन्होंने यहाँ लंबे समय तक रहने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने अपने थके हुए शरीर को खींच लिया और एक जगह की ओर बढ़ गया। गुप्त रूप से रो किंगे ने इस सब के बारे में एक स्पष्ट दृश्य देखा। गूंज यानियन को देखा और थोड़ा मुस्कुराया। यह आपकी किस्मत की कोशिश करने और चारों ओर देखने की तुलना में बहुत अधिक कुशल है ना? HMPH बहुत गर्व नहीं है। अगर थोड़ा और समय दिया जाता है तो मैं एक काउंटर मेशर के बारे में सोच सकता हूँ। गूंज यानियन ने अपने होंठों को घुसा दिया और तिरस्कारपूर्वक कहा, यदि कियोंज एक पल के लिए अवाक था तो क्या यह व्यक्ति अधिक विनम्र नहीं हो सकता है? उसे इतनी सख्ती से बोलना था जिससे उसे दूसरे व्यक्ति से और कुछ भी कहने के मूड में नहीं मिला। विज्ञापन यही कारण हो सकता है कि दोनों कम बात करते हैं। इस समय ऊंट पहले से ही कुछ 100 मीटर दूर चला गया था और दृष्टि की रेखा में केवल एक धुंधला बिंदु था। उसे खोने से बचने के लिए रो किंगे ने बारीकी से पीछा किया और प्रतिद्वंद्वी से 10 मीटर की दूरी पर दुबका कर दिया। इस समय ऊंट बहुत मुश्किल से चल रहा था। अत्यधिक थकान के कारण शरीर पर बालों और लाल त्वचा से पसीने के लीक के बारे में परवाह नहीं कर रहा था, लेकिन गति और भी तेज थी। यह निश्चित है कि यदि ऊंट इस गति को बनाए रख सकता है तो यह साधारण बाघों के साथ एक शिखर प्रदर्शन करने में सक्षम होगा। लोटो इतनी तेजी से भागना चाहता है, इसका कारण यह है कि वह जानता है कि दो कमीन जो उसे मौत के घाट उतारना चाहते हैं वे बहुत शक्तिशाली हैं और आकाश में उड़ सकते हैं और पृथ्वी से बच यदि वे तेजी से नहीं चलते हैं तो उन्हें पकड़ने की संभावना है। बेशक ऊंट को उम्मीद नहीं है कि अगर वह तेजी से चलता है तो वह पकड़ा नहीं जाएगा। वह सिर्फ सोचता है कि अगर वह तेजी से चलता है तो पकड़े जाने और यातना देने का मौका बहुत कम होगा। लगभग 1 घंटे तक दौड़ने के बाद इस समय ऊंट शारीरिक और मानसिक थकावट दोनों के कारण बहुत प्यासा महसूस हुआ और खाना चाहता था। उन्होंने अपने होंठों को अनजाने में चाटा और एक प्रकार की मानवशास्त्रीय अभिव्यक्ति ऊंट की आंखों से बाहर निकल गई। भोजन और पानी की इच्छा। रो किंगे जो इस दृश्य को गुप्त रूप से देख रहे थे अचानक और भी अधिक उत्साहित हो गए। इस ऊंट को वास्तव में भोजन और पानी की जरूरत थी, जैसा कि उसने सोचा था। तब उसके पास के ओएसिस के लिए दौड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यदि जानवर एक क्रूर वातावरण में जीवित रहना चाहते हैं तो उनके शरीर कुछ जादुई क्षमताओं को विकसित करेंगे। पानी और भोजन खोजने के लिए विशेष तरीके हैं या सुपर मेमोरी क्षमता है उनके दिमाग में अंतिम जल स्रोत और भोजन के स्थान को याद करते हुए। लेकिन अगर हम इसे गंभीरता से लेते हैं तो वास्तव में ये क्षमताएं इस अर्थ में जादुई नहीं है। वे सिर्फ आनुवंशिक विविधता और जैविक व्यक्तियों के बीच योग्यता के अस्तित्व का परिणाम है। ये कहने के बाद इसका मतलब है कि यह 100% रो कियोंज को ओएसिस के लिए ले जा सकता है। तथ्य यह है कि वास्तव में रो कियोंज अपेक्षित है। इस समय लोटो को पहले से ही उनके दिमाग में एक विचार था, अर्थात जल्दी से ओएसिस में जाने के लिए। लेकिन उसने जल्दी से इस विचार को छोड़ दिया। हालांकि ऊंट मांसाहारी नहीं है, इसलिए भेड़िया पिल्ले के लिए एक खाद्य स्रोत ढूंढना कुछ मुश्किल है। लेकिन उसे इन भिक्षुओं से कैसे निपटना चाहिए? शायद ये खंडहर में नकली दुनिया में पहला कुत्ता है और इस तरह से मानव जाति का सबसे अच्छा दोस्त पैदा हुआ था। सबसे पहले रेगिस्तान भेड़िया अनिश्चित था। ऐसा नहीं है कि डेजर्ट वुल्फ ने शाकाहारी भोजन को स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे लगा कि यह स्वादिष्ट है, लेकिन क्योंकि कोई मांस नहीं था।
फिर भी वह यदि संभव हो तो मांस खाना पसंद करेगा। अलग अलग खिलाने की आदतों के कारण रेगिस्तान भेड़िया को इसे बहुत ही अप्राप्य लगना चाहिए और इसे उल्टी करना चाहते हैं। इसलिए मैंने एक और तरीका चुना जो भेड़िया को शाकाहारी बनने देना था। इसके अलावा उस समय के ऊंट दुनिया से बहुत परिचित नहीं थे और उन्होंने यह नहीं देखा कि भेड़िए अपनी तरह का शिकार करने में कितने क्रूर हैं। जब वह बड़ा हुआ तो उसने पाया कि वह शाकाहारी जीवन का आदी हो गया था और मांस खाने और न खाने के बीच बहुत अंतर नहीं था। विज्ञापन। इस बारे में सोचते हुए लियोटो ने महसूस किया कि ऊर्जा और पीने के पानी की भरपाई माध्यमिक थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी जान बचाने के लिए तब यही है, ये रेगिस्तान भेड़िया शावक चिल्लाता रहता है। यदि उसके माता पिता वास्तव में पास में हैं तो वे निश्चित रूप से जल्द भाग लेंगे। यदि वास्तव में पास में एक वयस्क भेड़िया होता तो वह निश्चित रूप से अपने सभी शिथिलता के साथ बचने में सक्षम नहीं होता और भोजन के रूप में बहुत पहले ही मार दिया जाता। लेकिन जैसे ही वह भाग गया उसके दिमाग ने कुछ गलत किया। वास्तव में ये काफी सरल है क्योंकि उसका एक भाई है, बेहद क्रूर रेगिस्तान भेड़िया। हालांकि यह अप्राप्य था। डेजर्ट वुल्फ ने पाया कि ये अप्राप्य खाद्य पदार्थ वास्तव में काफी भूखे थे, इसलिए धीरे धीरे रेगिस्तानी भेड़िया ने ऊंट को अपनी पहल पर खाने के लिए बल फीडिंग से बदल दिया और बाद में पूरी तरह से शाकाहारी भोजन को स्वीकार कर लिया। एक भेड़िया को देखकर ऊंट को पहले चौंका दिया गया और इस रेगिस्तान से भागना चाहते थे। आखिरकार यहाँ एक रेगिस्तानी भेड़िया शावक था, जिसका अर्थ था कि पास में एक वयस्क रेगिस्तान भेड़िया था। लेकिन एक दिन वह एक मरते हुए रेगिस्तान भेड़िया पिल्ला का सामना करना पड़ा। ऊंट एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन इसे निगलने के बाद इसे थूकना मुश्किल था, इसलिए मुझे हार माननी पड़ी। क्योंकि यह ऊंट का रिफ्लेक्स चाप थोड़ा लंबा था, इसलिए यह महसूस करने से पहले शावक को देखने में कई मिनट लगे कि पास में एक वयस्क भेड़िया हो सकता है और फिर भागने के लिए चुना। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने इसे भूलने का फैसला किया। सबसे पहले वह शाकाहारी जीवन के लिए इस्तेमाल किया गया था और मारने के लिए अनिच्छुक था। दूसरे, वह जानता था कि उसे केवल अन्य जानवरों द्वारा खाया जा सकता है, इसलिए वह जानवरों का शिकार करने की ताकत कैसे रख सकती है। ऊंट को अभी भी अपनी ताकत पर अधिक आत्मविश्वास था। बहुत आत्मजागरूक ऊंट ने शावक में लेने के लिए चुना, क्योंकि वह नहीं जानता था कि क्या ये मनुष्य उसे पकड़ने में सक्षम होंगे, भले ही वह बहुत दूर भागे। अरे नहीं, अधिक सटीक होने के लिए ऊंट एक अच्छा दोस्त है। आदेश देने के लिए नहीं, ससुर ऊंट जिन्होंने उन्हें निराश किया उन्हें निराश महसूस हुआ। रेगिस्तान वुल्फ ने आखिरकार मांस खाना छोड़ दिया। हालांकि ऊंट स्मार्ट नहीं है, फिर भी वे अपनी स्थिति जानते हैं और आत्मा जागरूक हैं। इसके अलावा लियोटो ने उस समय बहुत अकेला महसूस किया और वह ये भी कामना करता था कि वह अपनी तरफ से एक और साथी हो सकता है। रेगिस्तान भेड़िया सोच रहा था कि जब वह बड़ा हुआ और उसके पास शिकार करने की ताकत थी तो उसे अब इन अविश्वसनीय चीजों को नहीं खाना होगा। यह ऊंट एक कुंवारी है। जब वह थोड़ा ऊंट था और अकेले रहता था तो वह बहुत अकेला था। उसने सोचा कि क्या उसे शिकार की भावना की भी कोशिश करनी चाहिए, मांस खाने के लिए पहला ऊंट बने। लेकिन क्योंकि शावक के मिनटों में रोने के दौरान ऊंट ने पहले ही उसके लिए कुछ सहानुभूति विकसित की थी और पास में कोई अन्य भेड़िए नहीं थे, जिसका मतलब केवल ये था कि शावक को छोड़ दिया गया था। लेकिन क्योंकि वह वास्तव में भूखा था और ऊंट ने फूलगोभी और फल को उसके मुंह में मजबूर कर दिया, उसके पास इसे निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विज्ञापन। अध्याय 216। एक छूने वाला पुनर्मिलन। बाद में डेजर्ट वुल्फ बड़ा हुआ और अलग अलग जानवरों की अपनी आदतें थीं और प्रत्येक के पास अपनी चीजें भी थीं जो वे करना चाहते थे। यद्यपि वह उसे छोड़ने के लिए बहुत अनिच्छुक था, ऊंट ने आखिरकार उसे छोड़ दिया और रेगिस्तान में एक अकेला घूमने वाले में मुड़कर अकेले आगे बढ़ता रहा। एलैम को अब बच्चों को जन्म देना चाहिए था। लियोटो ने सोचा। कई खूबसूरत तस्वीरें उनके दिमाग में दिखाई दी और उनके मुंह के कोने मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा ऊपर कर रहे थे। शरण लेने के इस अवसर के साथ वह एक लैंप पर एक अच्छा नजर भी ले सकता है। ऊंट ने आखिरकार अपना मन बना लिया, अपनी स्मृति के अनुसार बाईं ओर एक निश्चित दिशा बदल दी और सरपट दौड़ गई। रो कियोंज, जो इस दृश्य को गुप्त रूप से देख रहा था, अचानक थोड़ा हैरान महसूस हुआ। यह अचानक दिशा क्यों बदल गया? मुझे लगता है कि वह बस बचकर आपसे दूर रहना चाहता था, शैतान। अब जब लियोटो ने यह सुनिश्चित किया है कि वह सुरक्षित है तो उसे पता चलता है कि उसे पानी की भरपाई करने की आवश्यकता है, इसलिए वह दिशा और सिर को ओएसिस में बदल देता है। दूजे ने विश्लेषण किया। रो कियोंज ने सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने दूसरी पार्टी को देखा, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने जो कहा वह इस बात समझ में आया। तो चलो जारी रखते हैं। ठीक उसी तरह रो किंज और गुंजियानियन ने लियोटो का अनुसरण करना जारी रखा। लगभग आधे घंटे बीत गए। हम कई चट्टानों के साथ एक रेगिस्तान में आए। रो किंज ने पाया कि यहाँ का तापमान बाहर के रेगिस्तान की तुलना में बहुत कम लग रहा था और यह उतना गर्म नहीं था। विज्ञापन। जमीन सभी रेत नहीं है, कई सूखी और फकी हुई मिट्टी है। दौड़ने के बाद मैं एक गुफा में आया और ऊंट अंदर चला गया। प्रवेश करने के बाद ऊंट ने एक बड़े भेड़िया को देखा जिसमें पीले और काले बालों के घोंसले के साथ एक पत्थर की आंखें बंद हो गईं। मौसम अब गर्म है, लेकिन पत्थर बेहद ठंडे हैं। ये देखा जा सकता है कि बड़ा भेड़िया बहुत आराम से सोता है। समय समय पर वह अपने पंजे के साथ निगल को खरोंच देगा और फिर एक संतुष्ट मुस्कान उसके चेहरे पर दिखाई देगी। लियोटो को थोड़ा अजीब लगा। एक साल से अधिक समय तक उसे न देखने के बाद एक लैंग इतना वजन कैसे हासिल कर सकता है? हालांकि इस जगह लैंग में केवल एक पुरुष भेड़िया था और वह बता सकता था कि उसके सामने भेड़िया स्पष्ट रूप से एक पुरुष था, इसलिए यह उसके अलावा कोई अन्य भेड़िया नहीं हो सकता था। अलम को लग रहा था कि उसके दिल में कुछ है। ऊंट दिखाई देने के तुरंत बाद वह सतर्क हो गया और अपनी आंखें खोल दी। हालांकि जब उन्होंने देखा कि आने वाला आंकड़ा एक ऊंट था तो उसकी आंखें अचानक अविश्वास में चौड़ी हो गईं। उसने ऊंट को खाली देखा। ऐसा लगता है कि एक दोस्त को देखना जो लंबे समय से चला गया है, इसलिए अविश्वसनीय। इस समय ऊंट भी अलम की आंखों में घूर रहा था और दो अलग अलग जानवरों ने एक दूसरे को इस तरह देखा। अचानक दोनों जानवरों को अपने दिलों में कुछ महसूस हुआ और एक दूसरे की ओर भाग गया। एक दूसरे को इन वर्षों के लिए अपनी लालसा व्यक्त करने के लिए एक गहरा और लंबा गले मिला। लियोटो बहुत उत्साहित था क्योंकि वह तुरंत इस करीबी दोस्त को गले लगा सकता था जिसे उसने लंबे समय तक नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही वह भाग गया उसने अचानक देखा कि कुछ गलत था। अब जब दोनों के बीच की दूरी करीब थी तो वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसके सामने भेड़िया उसके चेहरे पर परिचित निशान नहीं था, लेकिन अलम के चेहरे पर एक निशान था। ऊंट ने अचानक महसूस किया कि उसे लगता है कि वह गलती से भेड़िया को मान्यता देता है। विज्ञापन। वह समझ गया कि दूसरी पार्टी की आंखें उसे घूर रही थीं। इसका कारण एक करीबी दोस्त का अविश्वास नहीं था जिसने उसे लंबे समय तक नहीं देखा था, लेकिन शिकार उसके दरवाजे पर आ गया और वह हैरान और अवाक था। दूसरा व्यक्ति सोच रहा होगा, दुनिया में ऐसा बेवकूफ ऊंट कैसे हो सकता है? मैं उसकी ओर भाग गया कि वह उसे गर्म गले न दे, लेकिन उसे शीतलता और उत्साह की भावना देने के लिए। सब खत्म हो गया। ऊंट ने जल्दबाजी में कार को रोक दिया, चारों ओर घूम गया और गुफा के बाहर की ओर भाग गया, लेकिन पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह 2 कदम चला उसे रेगिस्तान भेड़िया द्वारा जमीन पर फेंक दिया गया। बस जब रेगिस्तान भेड़िया ऊंट को एक घातक झटका देने वाला था तो वह हिचकिचाया। क्या इस तरह के एक बेवकूफ ऊंट खाने से मेरे आईक्यू प्रभावित होंगे? इन गंदा चीजों के बारे में सोचना बंद करने के लिए अपना सिर हिलाने के बाद उसने अपने पंजे के साथ ऊंट को चाकू मार दिया ताकि उसे ठंडी भावना महसूस हो सके। लेकिन इस समय रो किएगे ने एक्शन लिया और रेगिस्तान के भेड़िया को लात मारी। थोड़ी देर बाद वह 10 मीटर दूर गिर गया। रो किएगे की नजरें उस ऊंट पर गिर गईं, जो जमीन पर पड़ी थी और अभी भी हिल रही थी और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। मैंने आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए एक ओएसिस खोजने के लिए कहा, लेकिन आप पर्याप्त भाग्यशाली हैं कि गर्मी प्रदान करने के लिए वुल्फ की मांद में जाने की पहल करें। गुंजियानियन रो कियोंज के बगल में दिखाई दिया और अपने होंठों को घुमाया। देखो, तुम क्या समय बर्बाद कर रहे हो? मुझे पहले से ही पता था कि आपकी विधि काम नहीं करेगी। बस जब उन दोनों को निराशा हुई तो गुफा के बाहर से नक्शे कदम पर विस्फोट हुआ।
थोड़ी देर के बाद उसके मुंह में एक लकड़ी के बक्से के साथ एक रेगिस्तानी भेड़िया और उसके चेहरे पर निशान गुफा से बह गए। काफी खुश लग रहा है। विज्ञापन अध्याय 217 मानचित्र अलंग ऊंट जो मूल रूप से इतना भयभीत था कि इसके पैर कमजोर थे, अचानक रेगिस्तान भेड़िया को गुफा में प्रवेश करते हुए देखकर उत्साहित हो गए। ये रेगिस्तान भेड़िया वास्तव में वह भेड़िया था जो उसने दिन रात के बारे में सोचा था। ऊंट को नहीं पता था कि उसे कैसे ताकत मिली, लेकिन वह अचानक खड़ा हो गया और बैंफोन अलंग की ओर भाग गया। अलंग बहुत सतर्क थे और उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनकी दिशा से एक प्राणी चल रहा था और उनकी आंखें ऊंट पर जमकर तय की गईं। लेकिन बस एक पल के लिए इसे देखने के बाद पूरे भेड़िया को मौके पर दम लग गया। यह ऊंट उसका लाभार्थी है, भले ही वह इंसान नहीं है। प्रतिक्रिया करने के बाद उसकी आंखें तुरंत कोमल हो गईं और वह ऊंट की ओर भाग गया। ऊंट अचानक बंद हो गया और अलंग को ध्यान से देखने के बाद कुछ समय के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसने इस बार सही तरीके से देखा था, वह उसकी तरफ भाग गया और उसके सिर को छूने वाले बालों ने उसके लिए अपनी लालसा व्यक्त की। अलंग ने भी अपने सिर को ऊंट के खिलाफ रगड़ दिया और समय समय पर अपने बालों को कंघी करने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाल दिया। अलंग की आंखें अनजाने में रो की नगे और गूंज इंजन पर गिर गईं और भेड़िया अचानक सतर्क हो गया। उसने ऊंट को उसके खिलाफ झुकते हुए धकेल दिया और इन दो लोगों को देखा। अजीब इंसान। लुओ को पहले तो हैरान कर दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने एक लैंग के शातिर टकटकी पर ध्यान दिया तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत था। मैंने उसकी टकटकी का पालन किया और जब मैंने रो की नगे और बू जियानियन को देखा तो वह हैरान रह गया। क्या ये दो मनुष्य नहीं हैं जिन्होंने उसे अपहरण कर लिया है? वे यहाँ क्यों हैं? यहाँ तक कि अगर हम उसे उसके निशान के आधार पर पा सकते हैं तो यह इतनी जल्दी संभव नहीं होगा। ये केवल सामने के पैर और पीछे के पैर के बीच का अंतर है। ऊंट हैरान था, इन दो भयानक मनुष्यों ने उसे इतनी जल्दी कैसे पाया? विज्ञापन लेकिन सौभाग्य से उन्होंने अलंग पाया है। अलंग हमेशा बेहद क्रूर रहा है और वह निश्चित रूप से इन दो निहत्थे मनुष्यों को आसानी से मार सकता है। आकाश में उड़ान भरने और पृथ्वी से बचने के लिए ऊंट ने इस फंक्शन को गंभीरता से नहीं लिया। पक्षी बहुत ऊंची उड़ सकते हैं, लेकिन वे अभी भी उसके अलंग को हरा नहीं सकते। ये स्पष्ट था कि उन्होंने उस दृश्य पर ध्यान नहीं दिया था जहां रो केगे ने रेगिस्तानी भेड़िया को 10 मीटर दूर अपने चेहरे पर कोई निशान नहीं दिया था। लुतुओ ने अलंग को देखा और अपना सिर रो केने की ओर झुका दिया, जैसे कि कहना, अलंग आओ। इतने सालों तक एक साथ रहने के बाद अलंग ने लुतुओ के विचारों को तुरंत समझा, अपना सिर हिलाया और फिर रो केन की ओर बढ़े। इस दृश्य को देखकर रो कियोंज ने तुरंत थोड़ा मजाकिया महसूस किया। क्या ये कैदी अपनी स्थिति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है? एक चूहे खाने वाली बिल्ली का बुरा स्वाद उसके दिल में पैदा हुआ और उसने तुरंत एक भयभीत रूप दिखाया। एक के साथ गूंज इंजन के पीछे छिपकर उसके चेहरे पर डरावनी देखो। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हम निहत्थे हैं और हम निश्चित रूप से इसे हरा नहीं पाएंगे। क्रूर भेड़िया, हम सब उसके द्वारा खाया जाएगा। GUJIANGNIAN। क्या आप जानते हैं कि मैं इस समय कितना अवाक हूँ? रो किंगे के भयभीत रूप को देखकर लुतुओ को तुरंत बहुत खुशी हुई। यह वही था जो उसने सोचा था। ये दो इंसान जो आकाश में उड़ सकते थे और पृथ्वी से बच सकते थे, वास्तव में कागज के बाघ थे, इसलिए वे केवल बहुत प्रतिरोध थे। बिना उसे धमका सकते थे। एक सक्षम शाकाहारी जानवर वास्तव में शक्तिहीन है। अलंग ने रो किंगे के भयभीत रूप को देखा और उसकी आभा अचानक मजबूत हो गई और वह उन दोनों की ओर तेजी से और तेज हो गया। ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है, हम मरने जा रहे हैं। रो कियोंज ने अपने विद्यार्थियों में भेड़िया की बढ़ती छाया को देखते हुए गू जंगनियन के पीछे छिप गए। अंत में वह अभिभूत हो गया और निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन मैदान पर सभी के साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ। बस जब अलंग के पंजे ने गू जिंजिन की त्वचा को छुआ तो एक भारी निशान अपेक्षित रूप से फाड़ दिया गया था। इसके बजाय अलंग ने अपने पंजे को पीछे छोड़ दिया और दर्द की एक चीख को बाहर कर दिया, जैसे कि उसने जो छुआ था वह नर्म मांस और रक्त नहीं था, लेकिन एक कठोर सील की दीवार। विज्ञापन मेरे हाथों को गंदा करें, ये बुरी किस्मत है। गू जियानियन की आंखें ठंडी थीं क्योंकि उन्होंने एक लैंग को देखा था जो अभी भी जमीन पर था और अभी तक अपने होश में नहीं आया था। उन्होंने बिजली की गति के साथ दर्जनों मीटर की दूरी पर एक दीवार को लात मारी। एक विशाल प्रभाव के बाद शिखर टूटे हुए पत्थरों के कारण धुएं और धूल से भरा हुआ था। जब धुआं और धूल ऊपर चली गई तो आप देख सकते थे कि अलंग का आधा शरीर पत्थर की दीवार में अंतर्निहित था और इसे खोदना शायद असंभव था। ये सब हो रहा है। ऊंट की ठुड्डी अचानक जमीन पर गिर गई और उसकी आंखें पत्थर में अंतर्निहित एक लैंग पर खाली हो गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि उसने जो कल्पना की थी उससे थोड़ा अलग लगता है। मैंने इसे गलत देखा होगा। ऊंट ने अपनी खुर उठाई और उसकी आंखों को छुआ, फिर पत्थर की दीवार की दिशा में देखा और पाया कि पत्थर की दीवार में एम्बेडेड एक वास्तव में उसका अलंग था, अन्य दो मनुष्यों को नहीं। ऊंट तुरंत अपने घुटनों पर एक क्लॉ के साथ गिर गया, जमीन पर नीचे देखा। वह जानता था कि अब न केवल वह अमानवीय यातना का सामना करेगा, बल्कि अलंग को भी उसके साथ भयानक दर्द होगा। यह वह था जिसने आहलैंग को नुकसान पहुंचाया। निराशाजनक लुतुओ को जमीन पर लेटते हुए देखते हुए रो किंगे ने उसके दिल में थोड़ा मजाकिया महसूस किया। यह ऊंट खुद से इतना नफरत करता था कि वह उसे भेड़िया की मांग में लुभाना चाहता था और उसके साथ मर गया। लेकिन अब जब मेरे दिल में आशा बिखर गई है तो मैं ऐसी निराशा दिखाऊंगा। उन्होंने अब ऊंट पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जमीन पर गिरने वाले बॉक्स पर चले गए। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने इसे उठाया। ये देखना चाहता था कि अंदर क्या था। जब बॉक्स खोला जाता है तो पहली चीज जो देखने में आती है वह कागज का एक बड़ा टुकड़ा है। विज्ञापन अध्याय 218 मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। कागज का मुख्य शरीर मुख्य रूप से पीला है और इस पर कई स्थान चिन्हित हैं। एक पेड़ को कुछ स्थानों पर चित्रित किया गया है और जिस क्षेत्र में पेड़ को चित्रित किया गया है वह स्पष्ट रूप से हल्का नीला है, जो सबसे अधिक संभावना है कि एक ओएसिस का प्रतिनिधित्व करता है। रो कियोंज ने अचानक महसूस किया कि यह एक नक्शा था, इसलिए मैंने फिर से नक्शे को देखा और जल्द ही मुझे सबसे विशिष्ट जगह मिली। एक महल के समान एक तस्वीर निचले बाएं कोने में नक्काशी की गई है। ये है। रो किएगे ने उस तस्वीर को करीब से देखा जो एक महल जैसा दिखता था। एक पल के लिए विचार में थोड़ा खोया हुआ महसूस करता था। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि यह विशेष रूप से क्या है। अगर कियोंज सुनिश्चित है कि यह महल क्या प्रतिनिधित्व करता है तो यह एक रेगिस्तान मंदिर या अन्य प्रकार की इमारत की संभावना है। यह नक्शा एक पूर्ण खजाना है। रो किंगे ने नक्शा को दूर रखा और बॉक्स में फुंसी जारी रखी। नक्शे के अलावा उन्हें एक प्राचीन अर्धचंद्राकार जेड पत्थर और एक अजीब चील को रंग के साथ उकेरा गया। चील। रो किंगे ने अपने हाथ में चील पकड़ लिया और उसे पता लगाने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का इस्तेमाल किया और पाया कि यह एक चील नहीं था, लेकिन एक खगोलीय अमर स्तर के कानून के हथियार थे। बेकार सामान। रो किंगे ने अपना सिर हिलाया। वह निश्चित रूप से अपनी वर्तमान दृष्टि के साथ उसे नीचे देखेगा। इसी समय यह भी साबित करता है कि जो चीजें प्राप्त करना बहुत आसान है वे आमतौर पर अच्छे उत्पाद नहीं है। रो कियोंज ने अनुमान लगाया कि इस बॉक्स में सबसे मूल्यवान चीज होनी चाहिए मानचित्र, और इस बॉक्स को स्थापित करने का उद्देश्य भिक्षुओं को अवसर देना नहीं था। असली उद्देश्य भिक्षुओं को यह बताना है कि इस रेगिस्तान क्षेत्र में स्थिति क्या है। लेकिन डेजर्ट वुल्फ को यह बॉक्स कैसे मिला? रो किंज ने इन सभी चीजों को आत्मा की अनुभूति में एकत्र किया और उसकी आंखें दीवार में एम्बेडेड रेगिस्तानी भेड़िया पर गिर गईं और उसकी आंखें थोड़ी संकीर्ण हो गईं। लेकिन अब इस बारे में सोचने का समय नहीं है और इसका पता लगाने में कोई बड़ा महत्व नहीं है और यह अनुमान लगाना आसान है। रेगिस्तानी भेड़िया के पिछले दृश्य के साथ संयुक्त रूप से अपने मुंह में एक बॉक्स के साथ झूलते हुए यह सबसे अधिक संभावना है कि इसे दुर्घटना से उठाया गया था और फिर वापस गुफा में ले जाया गया था। हालांकि अगर कियांजी ने गलत अनुमान लगाया तो डेजर्ट वुल्फ ने वास्तव में बहुत समय पहले इस बॉक्स को उठाया था, लेकिन ये चुपके से बाहर छिपा हुआ था और उसने केवल अपनी तरह पर भरोसा करने के बाद बॉक्स को बाहर निकालने की हिम्मत की। विज्ञापन रो किंज ने यहाँ छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अभी भी ऊंट की प्रशंसा करने की योजना बनाई।
आखिरकार वह इस ऊंट की वजह से सफल होने में सक्षम था। रो केगे ने लो तक चला गया। इस भयानक इंसान को उसके सामने सीधे चलते हुए देखकर ऊंट इतना भयभीत था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसके दिमाग में उसने पहले से ही हजारों अमानवीय यातनाओं की कल्पना की थी जो उसे पीड़ित हो सकता है। उसने अपने दांत पीस लिए और उसका दिल अचानक क्रूर हो गया। वह खड़ा हो गया और उसके बगल में पत्थर की दीवार की ओर बढ़ा। वह रो किंगे को मारने के लिए नहीं भागता था, वह पहले हड़ताल करना चाहता था और खुद के लिए एक मौका हासिल करना चाहता था। उसकी भीड़ का असली उद्देश्य खुद को मारना था, क्योंकि जब तक वह मारा जाता है वह स्वतंत्र होगा और ये दो भयानक मनुष्य अब उसके शरीर को यातना नहीं दे पाएंगे। ऊंट को भागते हुए देखकर रो किंग पहले से थोड़ा चकित था, लेकिन उसे पत्थर की दीवार की ओर भागते हुए देखने के बाद वह थोड़ा चिंतित थी कि वह गलती से उसे मौत के घाट उतार देगा, इसलिए उसने जल्दी से उसे बचाया और उसे नीचे ढकेल दिया। जमीन पर लुथो ने महसूस किया कि वह व्यर्थ था और उसे अमानवीय यातना के अधीन किया जाएगा और उसने तुरंत दुख के आंसू बहाए। आप अभी भी क्यों रो रहे हैं? रो किंग ने एक पल के लिए भ्रमित अपना सिर खरोंच दिया। इस समय गू जियानियन उसके पास चला गया, उसकी ठुड्डी को पकड़े हुए और विश्लेषण करते हुए, मुझे लगता है कि यह ऊंट मौत की मांग कर रहा है क्योंकि इसने मेरी शक्तिशाली ताकत देखी है और जानता है कि यह पहले से ही हमारे लिए खतरा है। बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं केवल निराशा में मर सकता हूँ। रो किंगे ने सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि गू जियानियन ने जो कहा वह काफी उचित था। यह अफसोस की बात है कि आप मुझे हरा नहीं सके। रो केगे ने मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। थोड़ी देर के बाद उसकी अभिव्यक्ति जल्दी से गंभीरता से लौट आई। तो हमें इस ऊंट के साथ क्या करना चाहिए? हम यहाँ बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकते। इसके बजाय ऊंट को एक गोली दी गई जिससे निर्वाण और पुनर्जन्म हो सकता है। देखो, अब जब हम उसके बगल में स्क्वाट कर रहे हैं तो वह आत्महत्या करने की हिम्मत करता है। क्या आपको लगता है कि आप अभी भी हमारे जाने के बाद इसका ध्यान रख सकते हैं? गू जियानियन ने ऊंट को जमीन पर दबाया और एक स्नेह के साथ किंगजन को देखा। अंत में वह सही समय का इंतजार कर रहा था। इस समय न तो रो किंगे और न ही गू जियानियन ने उसे देखा। अब जब मैंने गे जियानियन को ये कहते हुए सुना कि वह दूसरी पार्टी को मारना चाहता है तो उसे नहीं पता था कि एक पल के लिए क्या कहना है। लेकिन लो को उम्मीद नहीं थी कि वह जिस क्षण से बाहर निकला वह आसानी से गू जियानियन द्वारा पकड़ा गया था, जो अच्छी तरह से तैयार था। ये बिजली की गति के साथ फिर से पत्थर की दीवार को हिट करना था। रो की संभवतः उसकी देखभाल करने के लिए खाली समय नहीं हो सकता है। जबकि दो लोग संवाद कर रहे थे और उनका ध्यान उस पर नहीं था, लो ने एक बार फिर से अपने दिल में एक साहसिक निर्णय लिया। उसकी आंखों में आंसू के साथ ऊंट को देखते हुए, यहाँ तक कि गू जियानियन जो हमेशा अलग थलग था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ता महसूस कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस ऊंट में इस तरह का स्वभाव होगा। वह अब मौत से डरता नहीं है। वह क्यों रो रहा है? इसका कारण यह है कि यह जानकर कि मुझे बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं है। उद्धरण चिन्ह विज्ञापन। और उनका मानना है कि जब तक वह एक उत्कृष्ट अवसर को जब्त कर लेता है तब तक वह उन दोनों की प्रतिक्रिया से पहले खुद को सफलतापूर्वक मार पाएगा के रूप में कि क्या वह इसका पता लगा सकता है। यह उसका कोई भी व्यवसाय नहीं है। ठीक उसी तरह ऊंट चुपचाप इंतजार कर रहा था। गू जियानियन ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, बस उसे मार डालो। आखिरकार अगर हम मर नहीं सकते तो यह ऊंट निश्चित रूप से बहुत होगा सच। यदि वह भोजन के बारे में नहीं सोचता है तो वह अंततः मौत के घाट उतार देगा, इसलिए हम उसे एक खुशहाल जीवन दे सकते हैं। चलो। धूप की आधी छड़ी के बाद दोनों लोगों ने गुफा को छोड़ दिया और नक्शे पर चिन्हित स्थान की ओर बढ़े, क्योंकि यह लो था जिसने रो केने को नक्शा पाने में मदद की और रो कियांजी ने लो को एक जीवन रक्षक अमृत दिया जो शायद ही कभी उनके जीवन में देखा गया था। ये पहले से ही व्यवस्थित था। गू जियानियन ने कई मार्शल आर्ट उपन्यास पढ़े हैं और वे हमेशा दुनिया में ग्रज और ग्रजेस के शौकीन रहे हैं। हालांकि वह जानता था कि सफलता की आशा पतली थी। जब तक वह सफल रहा, यह अनगिनत यातनाओं को पीड़ित करने से बेहतर होगा। रो कियोन आखिरकार जियांग मियांग को मारने में विफल रही क्योंकि उसने योजना बनाई थी। यह रो किंगे को पता नहीं था कि क्या कहना है और असहाय रूप से आहीं भरी। इसे भूल जाओ, शायद समय बीतने के साथ वह इसका पता लगाएगा, ये सब बाहर निकाल देगा और फिर सामान्य पर लौट आएगा और जीवित रहना जारी रखेगा। रो केन ने कहा। दो मनुष्यों को गैर रोकते हुए देखकर लो ने अपने दिमाग में सोचा कि ये दोनों संवेग सोच रहे थे कि पहले खुद को कैसे यातना दी जाए, और उनकी आंखों से गिरने वाले छोटे मोती की गति अचानक थोड़ी तेज हो गई। इस समय ऊंट आसानी से तीन चीता की घेराबंदी से बच सकता था, क्योंकि यह ऊंट वैसे भी उसके लिए एक बड़ी मदद थी। इसलिए उसने कभी भी दूसरे व्यक्ति को मारने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन इसके बजाय दूसरे व्यक्ति को बहुत पुरस्कृत करना चाहता था। गू जियानियन यह नहीं बता सकता था कि किंगजन जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखें गुस्से में घुमाया। नहीं, मैं वास्तव में इस ऊंट को बेहतर महसूस करने के लिए आपको मारने की योजना बना रहा हूँ। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना रो कियोंज इस ऊंट को नहीं मारता। जब वह ये सुनता था तो रो किंज थोड़ा स्तब्ध था। क्या आपके शब्द भी दिए गए हैं? आखिरकार इस ऊंट का उद्देश्य उसे भेड़िया की मांग को लुभाने के लिए उसके साथ मरना था। अब जब वह जानता था कि उसे बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं थी तो उसके लिए उदास आंसू बहाना सामान्य था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ऊंट इतना मजबूत ऊंट होगा। रो केगे ने खुद को बड़बड़ाया। ऊंट के लिए के रूप में आप कैसे जानते हैं कि वह भोजन या चाय की परवाह नहीं करता है? जीत हाथ में थी। वह एक युवा व्यक्ति की तरह था जो अपने सपने का पीछा कर रहा था। उसकी आंखें दृढ़ थीं और उसका शरीर उन क्षमता के साथ फट गया था जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था और प्रकाश की एक धारा की तरह बाहर निकला था। गू जियानियन को देखते हुए, जिनकी आंखें सहानुभूति और प्रशंसा से भरी थीं, रो केगे ने अचानक थोड़ा मजाकिया महसूस किया। क्या आप उस ऊंट की इच्छा को पूरा करने के लिए खुद को मारना चाहते हैं? विज्ञापन। अध्याय 219 पाइथन प्रतिमा। रो कियोंज और गू जियानियन जल्द ही नक्शे पर दर्शाए गए महल के स्थान पर पहुंचे, जो देखने में आता है वह एक सुनहरा मंदिर है। मंदिर लगभग 5 मीटर ऊंचा और 10 मीटर से अधिक चौड़ा है। दरवाजा खुला है और दरवाजे के दोनों किनारों पर सोने से बने 2 लंबे कॉलम हैं जो हॉल के ऊपर और नीचे से जुड़ते हैं। तुम पहले जाओ। रो कियोंज ने उनके बगल में गू जियानियन को देखा। मुझे पहले क्यों? इस बात की क्या बात है? गू जियानियन ने कुछ भ्रम के साथ किंगजन को देखा। क्या यह आदमी भी जानता है कि अब महिलाओं के लिए विनम्र कैसे होना चाहिए? ये वास्तव में दुर्लभ है। यदि आप पहले जाते हैं, अगर कोई खतरा है तो मेरे लिए मुसीबत में उतरना इतना आसान नहीं होगा। रो कियोंज ने धैर्यपूर्वक समझाया। गू JIANGNIAN। अच्छा आदमी, अगर आपके साथ कुछ नहीं होता है तो ये ठीक होगा अगर मेरे साथ कुछ होता है ना? तुम इतने स्वार्थी क्यों हो? हालांकि अपने इंद्रियों पर वापस आने के बाद गू जियानियन ने यह भी महसूस किया कि यह वाक्य एक मजाक था और किंगसन उसका मजाक उड़ा रहा था। वह अचानक अपने दिल में असहज महसूस करती थी और प्रतिद्वंद्वी की कमर को जमकर पिन कर दिया, जिससे किंगसन दर्द में गहरी सांस ले लेता था। रो कियोंज ने परेशानी जारी रखने का इरादा नहीं किया और पहले मुख्य हॉल में चले गए। हालांकि जब वह हॉल के दरवाजे पर चला गया तो वह अभी भी एक पल के लिए संकोच करता था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हॉल में कोई खतरा नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ समय के लिए अपने आध्यात्मिक भावना का उपयोग करने के बाद वह सावधानी से अंदर चला गया। गू जियानियन ने भी उसके पीछे निकटता से पीछा किया। मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद ये दरवाजे के प्रकाश प्रसार वाले हिस्से को छोड़कर लगभग पूरी तरह से अंधेरा था। यदि एक तेल दीपक कियांजी के हाथ में दिखाई दिया तो ये जल्दी से अंधेरे स्थान को रोशन कर देता है। उसने कुछ समय के लिए आसपास के वातावरण को देखा। रो किंज ने पाया कि अंततम हॉल के बीच में एक गोल्डन पाइथन की मूर्ति थी। विज्ञापन। रो कियोंज ने सोचा इसके बारे में थोड़ी देर के लिए और पाइथन की मूर्ति के करीब पहुंचने और इसे करीब से देखने का फैसला किया। जब वह पाइथन की प्रतिमा में आया तो उसे नहीं पता था कि क्या ये रो कियोंज का
अपना भ्रम था, लेकिन उसने हमेशा महसूस किया कि पाइथन की मूर्ति की आंखें उसे हिल रही थीं और उसे घूर रही थीं। लेकिन ये सिर्फ एक भावना है, क्योंकि पाइथन की मूर्ति का सिर रो किंच के शरीर से अधिक है, इसलिए रो किंच प्रतिमा के करीब पहुंचने के बाद अपना पूरा चेहरा नहीं देख सकता है। लेकिन जैसे ही रो किंगे ने चला, उसे किसी कारण से अपने दिल में एक अकथनीय उतार चढ़ाव महसूस हुआ। रो किंगे ने कुछ लंबी सांसें ली, फिर गू जियानियन को देखा और कहा, ये पाइथन की मूर्ति एक जीवित चीज लगती है। रो किंगे ने इन शब्दों को छोड़ने के बाद वह महल के बाहर निर्णायक रूप से भाग गई। लेकिन बस जब उसका हाथ मूर्ति को छू गया तो कुछ अप्रत्याशित अचानक हुआ। लोगों को अक्सर अज्ञात चीजों का आंतरिक डर होता है, यहाँ तक कि आदरणीय के रूप में शक्तिशाली उनके जीवन को बचाना असंभव है। क्या गलत है? क्या कुछ हुआ? गू जियानियन ने भ्रम में पूछा जब उसने किंगसन को अपनी तरफ से पीछे हटते हुए देखा। दूसरे शब्दों में, यदि आप यहाँ मरते हैं तो आप वास्तव में मृत हैं और पुनर्जन्म या पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। यह आधे साम्राज्य के खंडहर है और यह कोई मजाक नहीं है। यदि वे वास्तव में किसी भी खतरे का सामना करते हैं तो वे वास्तव में गिरने का खतरा होगा। उसके हाथ में स्पर्श ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि पाइथन की मूर्ति का शरीर कांप गया। रो किंगे इसके प्रति बहुत संवेदनशील था, इसलिए उसने अपना हाथ वापस ले लिया और जीवन की किसी भी सांस के बिना पाइथन की मूर्ति को देखने के लिए कुछ कदम पीछे ले गए। सही, बस मजाक कर रहे हैं। क्या होगा अगर उसका जीवन चला जाने पर उसका इंतजार कर रहा है? मुझे लगता है कि मूर्ति की आंखें मुझे देख रही हैं। लेकिन जब उसने चलती पाइथन की मूर्ति के बारे में सोचा तो उसके शरीर में एक ठंडी भावना बढ़ गई और उसने जल्दी से कियांगसन का पीछा किया और गुफा से बाहर भाग गया। एक जीवित चीज, गू जियानियन ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर दी और डिस्प्ले में किंगसन को देखा। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप मजाक नहीं कर रहे हैं? ये बुराई नहीं है, ये है विज्ञापन। वह नहीं जानती थी कि क्या कुछ होगा, लेकिन जब तक उसके साथ कुछ नहीं हुआ तब तक ये ठीक होगा। रो किंगे ने सबके बाद थोड़ा असहज महसूस किया और पाइथन की मूर्ति को देखना जारी रखने के मूड में नहीं था। उन्होंने गू जियानियन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पूछा, क्या अजगर की आंखें हिलती थीं? गू जियानियन एक पल के लिए थोड़ा गूंगा था। जाहिर तौर पर कियांजन को इतना निर्णायक होने की उम्मीद नहीं थी। यद्यपि उन्हें गू जियानियन से एक नकारात्मक जवाब मिला, लेकिन रो किंगे ने अभी भी किसी कारण से थोड़ा असहज महसूस किया। इसके अलावा जब मेरा हाथ मूर्ति को छूता है तो मुझे हमेशा लगता है कि उसका शरीर कांपता है। यहाँ तक कि रो कियांज खुद थोड़ा अविश्वसनीय था। वह इस तरह का विचार कैसे ले सकता था? गू जियानियन ने सिर हिलाया। तो आपको क्यों लगता है कि वह एक जीवित प्राणी है? रो किंज की अभिव्यक्ति गंभीर थी। क्या आपको लगता है कि अब मजाक करने का समय है? आप तब भी मजाक करेंगे जब आपका जीवन खतरे में हो सकता है। चलो जल्दी से दौड़ते हैं, हमारा जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर कियांज को अभ्यास करने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है तो सिस्टम पर भरोसा करते हुए वह एक दिन दुनिया के शीर्ष पर पहुंच सकता है। क्या ये सिर्फ वहां रहना बेहतर नहीं है? परेशान क्यों होना? यदि कियांज किसी भी धन को बर्बाद नहीं करेगा तो वह जमा कर सकता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि एक अच्छा जीवन जीना कैसे है। जैसा कि उन्होंने बात की, वह मूर्ति को आध्यात्मिक अंगूठी में भरने वाले थे। एक सांप की आवाज उसके बीच टूटने की आवाज मेरे कानों में बजती हुई लग रही थी। गू जियानियन ने महसूस किया कि यह वाक्य थोड़ा भ्रमित करने वाला था और उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? सोने का इतना बड़ा टुकड़ा निश्चित रूप से बहुत सारे पैसे लेगा। शायद यह मेरी कल्पना है। रो किंगे ने कुछ और बार पाइथन की मूर्ति को देखा। जितना अधिक उसने इसे देखा उतना ही संतुष्ट हो गया। उसने सिर हिलाया और कहा, अब से तुम मेरे हो जाओगे। यदि कियांज पहले पाइथन की प्रतिमा में चला गया था और इसे ध्यान से देखा तो गू जियानियन अधिक सतर्क था और दरवाजे पर छिप गया था। जब तक उसे किसी भी खतरे का सामना करना पड़ा वह जल्द से जल्द भाग सकता है। गू जियानियन ने अपनी गर्दन से ठंडे पसीने को पोंछा और एक पल के लिए थोड़ा डर महसूस किया। विज्ञापन अध्याय 220 प्राचीन ग्रीन पाइथन। रो किंगे को कुछ अजीब लगा, इसलिए वह रुक गई और इसके बारे में सोचा। आश्चर्य है कि इन अजीब घटनाओं के साथ क्या हो रहा है, लेकिन यह निश्चित है कि यह सब निश्चित रूप से पाइथन की मूर्ति के कारण होता है। सभी निरीक्षणों के बाद ये पाया गया कि एक प्राचीन राक्षसी जानवर हरे रंग के अजगर को इस प्रतिमा के अंदर सील कर दिया गया था। मूर्ति के अंदर सील रो कियांज थोड़ा गूंगा था। ये प्रतिमा वास्तव में एक शक्तिशाली पैतृक कानून हथियार है जिसमें सीलिंग का प्रभाव है। एक ही स्तर के भिक्षु इसे नहीं तोड़ सकते। मेजबान पर दिखाई देने वाली विभिन्न घटनाओं से संकेत मिलता है कि सील हरे पाइथन मेजबान से मदद मांग रहा है। रो किंगे ने अपना सिर घुमाया और महल में देखा, आह भरी और कहा, कृपया मदद करें, लेकिन मैं आपको भी नहीं बचा सकता। एक सांप की आवाज उसके बीच से बाहर निकलती थी, फिर से मेरे कानों में लग रही थी। उन्होंने कहा कि यह ठीक है कि आप उसे अब नहीं बचा सकते हैं, लेकिन आप इस प्रतिमा को दूर ले जा सकते हैं और बाद में उसे बचाते हैं। आप उसे बचाने के बाद आप उसके उद्धारकर्ता होंगे और उसका जीवन मेजबान से संबंधित होगा। इस प्रणाली में एक अनुवाद फंक्शन भी है जो वास्तव में उपयोग करना आसान है। रो किंज ने उसके दिल में आह भरी। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद रो कियांज ने आखिरकार पाइथन के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। ठीक है, मैं आपको बचा सकता हूँ। वह सिर्फ सहमत था, उसे बचाने के लिए दृढ़ नहीं था। चुनाव अभी भी उसके हाथों में था, उसे बचाने के लिए या नहीं बाद में निर्धारित किया जा सकता है। पाइथन स्वाभाविक रूप से यह जानता है। इन शब्दों को कहने के बाद वह एक बहुत ही निष्क्रिय स्थिति में गिर जाएगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। वह बहुत लंबे समय से सो रहा है। यदि कियांज पहला जीवित प्राणी है जिसका सामना वह तब से हुआ है जब वह इतने लंबे समय से सो रहा है, वह वास्तव में निश्चित नहीं है कि वह तब तक बनी रह सकती है जब तक कि अगला जीवित प्राणी दिखाई नहीं देता। और यहाँ तक कि अगर वहाँ है तो क्या यह उसे सील को तोड़ने में मदद करने में सक्षम नहीं हो सकता है? और भले ही यह संभव हो, यह तैयार नहीं हो सकता है। लेकिन पाइथन की मूर्ति को स्वीकार करने के बाद रो किंज को पता नहीं था कि आगे क्या करना है। विज्ञापन रो किंज एक पल के लिए दंग रह गया, फिर उसके हाथ में आध्यात्मिक अंगूठी को छुआ। क्या आप बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। जब वह ये सुनता है तो रो किंज तुरंत खुश हो गया। ये पता चला कि सांप अपना दिल खरीदना चाहता था और अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। उन्होंने इसे दूर रखने से पहले दूसरे पक्ष की पसंद की दोबारा जांच की होगी। फिर मैं आपको ध्यान की विधि सिखाना शुरू कर दूंगा। आपको ध्यान से सुनना होगा। अजगर ने बात करना बंद कर दिया और इस बिंदु पर पहुंच गया। यदि कियांज की समझ बहुत मजबूत है तो पाइथन ने जो कहा उसके अनुसार वह धीरे धीरे जल्द ही एक अच्छी स्थिति में प्रवेश करेगा। किंग पाइथन की असहाय आवाज ने लग रहा था, यदि आप वास्तव में मुझे बचाने के लिए तैयार हैं तो अकेले एक गुप्त कौशल चलो। सभी मार्शल आर्ट और यहाँ तक कि संसाधनों को अपने हाथों में क्यों नहीं डालें? एक सांप की आवाज उसके बीच टूटने की आवाज एक बार फिर मेरे कानों में लग रही थी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? रो किंज ने भ्रमित पूछा। जिंगजिनजू वह क्या है? रो कियांज थोड़ा भ्रमित था। अब एकमात्र सफलता यह महल है, लेकिन रो कियांज को यहाँ कुछ भी उपयोगी नहीं लगता है। अपने पैरों के साथ बैठो, अपनी सांस पकड़ो और ध्यान केंद्रित करो। यदि यह सामान्य समय होता तो रो किंग केवल थोड़ा हंसना चाहता था, लेकिन अब वह थोड़ा अवाक महसूस करता है। हालांकि लंबे समय तक इसे देखने के बाद रो कियांज इन रनों में कोई अर्थ नहीं देख सके। एक मानसिक विधि है कि हमारे कबीले के केवल मुख्य सदस्य अभ्यास कर सकते हैं। किंग पाइथन ने चुपचाप कहा। वह बहुत ठंडा और अभिमानी है, इसलिए उसने सिर्फ 2 शब्दों के साथ जवाब दिया। ऐसा लगता है कि वह अभी भी एक अलग सांप है। आपने जो कहा उससे यह एक गुप्त कौशल नहीं है। आप वास्तव में मुझे सिखाने के लिए तैयार हैं। विज्ञापन घटना के माध्यम से सार देखें और स्थिति का पता लगाने के लिए किंग जिंजी का उपयोग करें। महिला आवाज फिर से दिमाग में आए, इसलिए वह केवल एक शर्त लगा सकता है कि उसके सामने वाला मानव उसे सील को तोड़ने में मदद करने के लिए चुनेगा, और इस मानव के लिए उसकी मदद नहीं करने का कोई कारण नहीं था। रो किंज ने सिर हिलाया और फिर हॉल में पत्थर की दीवार पर चला गया जैसा कि किंग पाइथन ने कहा। उन्होंने ध्यान से देखा और पाया कि यहाँ कई रंग बनाए गए थे।
कर सकना। अच्छा, किंग पाइथन ने एक सकारात्मक जवाब दिया। अच्छा, मेरे लिए रुको, उससे क्या हुआ? वह ऐसे लोगों या प्राणियों से क्यों मिला जो या तो ठंडे या घमंडी थे? तो मैंने आपकी सुनहरी प्रतिमा को दूर कर दिया। रो किंच का लहजा सवालों से भरा था। अपने शरीर और दिमाग को खाली करें, अपने दिल की धड़कन, रक्त के प्रवाह को महसूस करें और अपने शरीर में सब कुछ महसूस करें। इस बार सिस्टम के बोलने के लिए इंतजार किए बिना एक स्पष्ट और ठंडी महिला आवाज रो किंच के दिल में दिखाई दी। कई रहस्यमय हेमबाद महल के अंदर पत्थर की दीवार पर नक्काशी की गई। हालांकि मुझे नहीं पता कि वे किस लिए हैं, उन्हें वही होना चाहिए जो आपको चाहिए का, क्योंकि मैं पहले पाइथन की प्रतिमा से आकर्षित था। मैंने इन विवरणों को नोटिस नहीं किया था। बस जब रो किए गए मुसीबत में था तो एक संदेश को बाहर निकालने वाले सांप की आवाज फिर से सुनी गई। ठीक है, मैं सुनूंगा, रो कियोंज ने सिर हिलाया। लेकिन रो कियोंज ने इस ट्रिक को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। ठीक है, मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। रो किंच ने गूंजंगनियन पर नजर डाली, फिर हॉल में चले गए, मंच पर पाइथन की मूर्ति को नीचे ले गए और फिर उन्हें किया गया। संभवतः प्राचीन काल की ये बातें आपकी बहुत मदद की होंगी। बोआ कंस्ट्रक्टर ने इस वाक्य को जोड़ा और उनके शब्द कियांजी जैसे प्रलोभनों से भरे हुए थे। विज्ञापन